ए कंप्लीट वर्ल्ड हिस्ट्री यानी कि विश्व इतिहास का मास्टर वीडियो। इस वीडियो में हम वर्ल्ड हिस्ट्री के सभी चैप्टर को पूरी तरह से समझेंगे जो सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए पहला टॉपिक 18वीं सदी से पहले की दुनिया और सामंतवाद से स्टार्ट करते हैं। तो सामंतवाद या जिसे हम फ्यूडलिज्म कहते हैं, ये व्यवस्था आखिर थी क्या और ये आई कहां से? असल में ये व्यवस्था एक मजबूरी से पैदा हुई थी। अच्छा। आप सोचिए, जब रोमन साम्राज्य का पतन हुआ तो पूरे यूरोप में कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं बची, मतलब हर तरफ एक तरह की अराजकता थी। तो इसी माहौल से बचने के लिए सामंतवाद का जन्म हुआ। अच्छा, तो ये एक तरह का मतलब सुरक्षा के बदले कुछ देने वाली व्यवस्था थी? बिल्कुल, ये एक सशर्त स्वामित्व यानी कंडीशनल ओनरशिप पर आधारित थी। कहने को तो सारी जमीन का मालिक राजा होता था, पर वो अपनी जमीन अपने वफादार सामंतों, जिन्हें लॉर्ड्स कहते थे, उन्हें देता था। और शर्त क्या होती थी? शर्त थी वफादारी और सैन्य सेवा। जब भी राजा को जरूरत पड़े, लॉर्ड को अपनी सेना के साथ हाजिर होना पड़ता था। ये तो एक पूरा पिरामिड जैसा सिस्टम लगता है। हाँ, ये पूरा पदानुक्रम था। सबसे ऊपर राजा, फिर उसके नीचे लॉर्ड्स, लॉर्ड्स के नीचे होते थे नाइट्स जो पेशेवर सैनिक थे, और इस पिरामिड के सबसे निचले हिस्से में, मतलब सबसे बड़े आधार पर थे किसान, जिन्हें सर्फ्स कहा जाता था। हाँ, सर्फ। और उनकी हालत बहुत खराब थी। वो किसान कम और बंधुआ मजदूर ज्यादा थे। उन्हें जमीन छोड़कर जाने की भी आजादी नहीं थी। मतलब कोई सोशल मोबिलिटी नहीं थी। एक किसान का बेटा हमेशा किसान ही रहेगा। बिल्कुल, कोई सामाजिक गतिशीलता नहीं थी। समाज पूरी तरह से कठोर था। इसी वजह से कई इतिहासकार इस पूरे काल को अंधकार युग या डार्क एजेस भी कहते हैं। और इस व्यवस्था में अर्थव्यवस्था कैसी थी? अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ग्रामीण थी और आत्मनिर्भर। गांव अपनी जरूरत की हर चीज खुद पैदा करते थे। व्यापार लगभग खत्म हो चुका था, इसलिए बड़े शहर भी विकसित नहीं हुए। सब कुछ ठहरा हुआ था। तो ये तो हुआ सामंतवाद, लेकिन समाज पर एक और बहुत बड़ी ताकत का नियंत्रण था, चर्च का। हाँ, और ये दोनों मतलब सामंतवाद और चर्च एक दूसरे को मजबूत करते थे। 6वीं शताब्दी तक आते आते यूरोप के शासकों ने पोप को ईसाई जगत का प्रमुख मान लिया, और इसके बाद तो चर्च की शक्ति बेहिसाब बढ़ गई। मतलब राजा से भी ज्यादा? कई मामलों में राजा से भी ज्यादा। चर्च का शासन करने का तरीका बड़ा दिलचस्प था। वो एक सिद्धांत पर काम करते थे कि लोगों को अज्ञानी रखो ताकि उन पर आसानी से शासन किया जा सके। इसलिए उन्होंने तर्क और विज्ञान को कभी बढ़ावा नहीं दिया। बिल्कुल नहीं, बल्कि उसे दबाया। सवाल पूछने को गुनाह बना दिया गया था। चर्च जो कहता था वही परम सत्य था। और इसी वजह से भ्रष्टाचार भी बहुत ज्यादा बढ़ गया होगा। भ्रष्टाचार तो चरम पर था। चर्च में पद पैसे देकर खरीदे जा सकते थे। धार्मिक अनुष्ठानों के लिए भी पैसे लिए जाते थे, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण था लेटर्स ऑफ इंडल्जेंस। अच्छा, ये क्षमा पत्र वाला मामला, मतलब आप पैसे दीजिए और आपके पाप धुल जाएंगे। ये तो हाँ, सुनने में अजीब लगता है, पर यही होता था। चर्च का दावा था कि इन पत्रों को खरीदने से व्यक्ति के सारे पाप माफ हो जाएंगे। ये उनके लिए पैसा बनाने की एक बहुत बड़ी मशीन थी। और अगर कोई इन बातों पर सवाल उठाता था तो उसे जिंदा जला दिया जाता था। डर बनाए रखने के लिए समाज में चुड़ैलों और दूसरे अंधविश्वासों को भी खूब बढ़ावा दिया गया। तो एक तरफ सामंतों का शारीरिक नियंत्रण और दूसरी तरफ चर्च का मानसिक, एक परफेक्ट जेल की तरह। सही कहा, और इसी वजह से इस दौर को अंधकार युग कहा जाता है। तो फिर ये सब बदला कैसे? इस ठहरे हुए पानी में पहली हलचल कैसे हुई? ये बदलाव आया व्यापार से। 7वीं शताब्दी के आसपास जब पश्चिमी यूरोप के राजाओं का संपर्क अरब जगत से हुआ, तो वो उनकी जीवन शैली देखकर हैरान रह गए। अच्छा। उन्हें एहसास हुआ कि दुनिया कितनी आगे है और वो कितने पीछे है। बस यहीं से पूर्व के साथ यानी एशिया के साथ व्यापार बढ़ने लगा। और जैसे जैसे व्यापार बढ़ा, यूरोप के अंदर भी चीजें बदलने लगी। बिल्कुल, व्यापार के लिए बाजारों की जरूरत पड़ी, और बाजारों के आसपास नए शहर और कस्बे बसने लगे। इसी समय एक कृषि क्रांति भी हुई, जिससे उत्पादन बढ़ा। अब लोगों के पास पेट भरने के अलावा भी पैसा बचने लगा था। और यहीं से एक नए वर्ग का उदय हुआ होगा, व्यापारी वर्ग का। एकदम सही, मर्चेंट क्लास। और यही वो वर्ग था जिसने सब कुछ बदल दिया। यहीं से मर्केंटाइल कैपिटलिज्म का भी उदय हुआ, जिसका सीधा सा मतलब था कम दाम में सामान खरीदो और उसे ऐसे बाजार में बेचो जहां ज्यादा दाम मिल सके। तो मतलब अब अर्थव्यवस्था का आधार जमीन नहीं बल्कि पैसा बन रहा था। हाँ, और जैसे ही अर्थव्यवस्था मुद्रा आधारित हुई, जमीन का महत्व अपने आप कम हो गया। तो इसका सीधा असर सामंतवाद पर पड़ा होगा। पूरी तरह से सामंतवाद की तो पूरी व्यवस्था ही जमीन पर टिकी थी। जब पैसा ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया तो सामंतों की शक्ति खत्म होने लगी। तो इस तरह सामंतवाद का ढांचा टूटने लगा। हाँ, और इसी के साथ चर्च की पकड़ भी कमजोर होने लगी, क्योंकि ये जो नया व्यापारी वर्ग था, ये पढ़ा लिखा था। ये चर्च की अंधविश्वासी बातों को आसानी से मानने वाला नहीं था। और यहीं से पुनर्जागरण और धर्म सुधार जैसे आंदोलनों की जमीन तैयार हुई। बिल्कुल, इन्हीं विचारकों ने चर्च की सत्ता पर सीधा हमला किया। लोगों ने सवाल पूछना शुरू कर दिया। ये एक तरह की बौद्धिक क्रांति थी। तो हम कह सकते हैं कि 18वीं सदी आते आते सामंतवाद और चर्च का वो जो दोहरा शिकंजा था, वो काफी हद तक टूट चुका था। हाँ, वो बहुत कमजोर हो चुका था, और इसी बदली हुई जमीन पर अमेरिकी क्रांति और दूसरी बड़ी घटनाओं की नींव रखी गई। पुरानी व्यवस्था खत्म हो रही थी और एक नई दुनिया जन्म ले रही थी। चलिए अब अगला अध्याय देखते हैं, विश्व इतिहास में पुनर्जागरण और धर्म सुधार। हम सीधे मुद्दे पर आते हैं। मेरा पहला सवाल है कि 6वीं से 14वीं सदी तक का जो यूरोपीय काल था, उसे अंधकार युग या डार्क एजेस क्यों कहते हैं? देखिए, उसे अंधकार युग कहने की एक बहुत बड़ी वजह है। उस दौरान सामंतवाद मतलब फ्यूडलिज्म अपने चरम पर था। अच्छा। और उससे भी ज्यादा चर्च का समाज पर इतना ज्यादा दबदबा था कि मानवीय तर्क और अधिकारों पर कोई ध्यान ही नहीं था। मतलब शक्ति किसी एक के हाथ में नहीं थी। बिल्कुल नहीं, शक्ति पूरी तरह विकेंद्रीकृत थी। वो सामंती प्रभु मतलब फ्यूडल लॉर्ड्स और चर्च के हाथों में बटी हुई थी। तो इस अंधकार के बाद कह सकते हैं उजाला कैसे हुआ? ये पुनर्जागरण या रेनेसा, इसका असल मतलब क्या है? रेनेसा का शाब्दिक अर्थ है पुनर्जन्म, रीबर्थ। पुनर्जन्म। हाँ, ये वो दौर था जब यूरोप एक तरह से अंधकार युग की गहरी नींद से जागा। इसका मुख्य उद्देश्य था 6वीं सदी से पहले का जो प्राचीन ग्रीक और रोमन ज्ञान था, जो कला और संस्कृति थी, उसे फिर से जीवित करना। तो ये आंदोलन कब और कहां शुरू हुआ? इसकी शुरुआत हुई 14वीं सदी में इटली से। इटली से ही क्यों? क्योंकि इटली उस समय व्यापार का एक बहुत बड़ा केंद्र था। तो नए विचार, नया पैसा सब वहीं आ रहा था। ये आंदोलन वहां से शुरू होकर 17वीं सदी तक पूरे यूरोप में फैल गया। तो क्या ये सिर्फ पुरानी कला को वापस लाने तक ही मतलब उतना ही था? नहीं, शुरुआत में उद्देश्य वही था, पर ये बहुत जल्दी एक ऐसा आंदोलन बन गया जिसने कला, धर्म, विज्ञान, राजनीति मतलब हर क्षेत्र में नए विचारों को जन्म दिया। इस आंदोलन के मूल सिद्धांत या विशेषताएं क्या थी? मतलब परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या याद रखना जरूरी है? देखिए, सबसे पहला और सबसे जरूरी था मानववाद, ह्यूमैनिज्म। मानववाद, प्रकृति को समझना शुरू किया। ये तो बहुत बड़ा बदलाव था। इसका मतलब अंधविश्वासों को भी चुनौती दी गई होगी। बिल्कुल, यहीं से दूसरी विशेषता आती है तर्कसंगत सोच, रैशनल थिंकिंग। लोगों ने सवाल करना शुरू किया। वो कहने लगे कि हम उसी पर विश्वास करेंगे जो हम देख सकते हैं, जिसे हम साबित कर सकते हैं। और मुझे लगता है भाषा का भी इसमें कोई रोल रहा होगा। बहुत बड़ा रोल। पहले जो भी पवित्र ग्रंथ थे वो सब लैटिन में थे, जिसे कुछ ही लोग समझ पाते थे। हाँ, सिर्फ पादरी वर्ग। रेनेसा के दौरान इन ग्रंथों का स्थानीय भाषाओं में अनुवाद किया गया, ताकि आम लोग भी उन्हें पढ़ और समझ सकें। सही कहा। और जब लोगों ने खुद पढ़ा तो उनकी सोच बदली। और कला में इसका क्या असर दिखा? जैसे आपने लियोनार्डो दा विंची और माइकल एंजेलो का जिक्र किया। हाँ, तो कला में पहले सिर्फ धार्मिक विषय होते थे, स्वर्ग, नरक, संत। इन कलाकारों ने उसकी जगह मानव रूपों और प्रकृति को अपनी कला का केंद्र बनाया। अच्छा, मतलब अब राजनीति को भी धर्म से अलग करने की बात होने लगी। हाँ, धर्मनिरपेक्षता की शुरुआत, सेक्युलरिज्म। ये विचार सामने आया कि राज्य चर्च से ऊपर है, उसके अधीन नहीं। और एक और चीज, भाग्यवाद का विरोध। मतलब किस्मत में जो लिखा है उसे मानने से इनकार। बिल्कुल, ये विचार खारिज कर दिया गया। इसकी जगह कर्म और प्रयास के महत्व पर जोर दिया गया। तो इस पूरे आंदोलन का यूरोप पर एक स्थायी प्रभाव क्या पड़ा? सबसे बड़ा प्रभाव तो ये हुआ कि चर्च का दबदबा धीरे धीरे कम होने लगा। और कला संस्कृति में? उसमें धार्मिक प्रतीकों को भी मानवीय रूप में देखा जाने लगा। और मैकियावेली जैसे विचारकों ने राज्य यानी स्टेट की अवधारणा दी, जिसमें राज्य को ही सर्वोच्च माना गया। तो इसने आगे के लिए रास्ता तैयार किया। हाँ, इसने दो और बहुत बड़े आंदोलनों को जन्म दिया। एक वैज्ञानिक क्रांति और दूसरा धर्म सुधार, रिफॉर्मेशन। तो चलिए
चलिए पहले वैज्ञानिक क्रांति पर बात करते हैं। वैज्ञानिक क्रांति ने उसने तर्क और तर्कवाद पर और भी ज्यादा ध्यान दिया। इसने चर्च द्वारा दिए गए ब्रह्मांड के जो सिद्धांत थे उन्हें सीधे सीधे खारिज कर दिया। जैसे कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है। हाँ बिल्कुल, उस थ्योरी को। इसमें मुख्य योगदान किसका था? इसकी शुरुआत मानी जाती है निकोलस कोपर्निकस की सूर्य केंद्रित थ्योरी से, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। कि सूर्य केंद्र में है, पृथ्वी नहीं। जी, बाद में केपलर ने गणित की मदद से ग्रहों की गति को समझाया और फिर न्यूटन आए जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज की। और इस वैज्ञानिक सोच का अगला कदम क्या था? मतलब इसका सामाजिक असर क्या हुआ? वैज्ञानिक क्रांति ने ज्ञानोदय यानी एनलाइटनमेंट को जन्म दिया। ज्ञानोदय? हाँ, ज्ञानोदय के 3 मुख्य विचार थे। स्वशासन मतलब सेल्फ रूल, ठीक है, बुनियादी मानवाधिकार बेसिक ह्यूमन राइट्स, और लोकतंत्र। और इन्हीं विचारों ने फिर 18वीं सदी में अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रांतियों की नींव रखी होगी। आपने बिल्कुल सही जोड़ा है, उन्हीं की नींव रखी। और दूसरा उपउत्पाद था धर्म सुधार। ये क्या था? ये 16वीं सदी में कैथोलिक चर्च के प्रभुत्व के खिलाफ एक सीधा विरोध था। इसे प्रोटेस्टेंट सुधार भी कहते हैं ना? हाँ बिल्कुल। तो इसमें क्या हुआ? इसमें मार्टिन लूथर जैसे सुधारकों के नेतृत्व में पूरे यूरोप में नए प्रोटेस्टेंट चर्च स्थापित किए गए। पहला चर्च जर्मनी में बना शायद। हाँ, जर्मनी ने, और वहाँ के राजाओं ने इसका पूरा समर्थन किया। क्यों? क्योंकि वो चर्च से सत्ता अपने हाथों में लेना चाहते थे। बिल्कुल, ये उनके लिए एक बड़ा राजनीतिक मौका था। तो इन प्रोटेस्टेंट चर्चों में अलग क्या था? सबसे बड़ा अंतर था भाषा का। वो लैटिन की जगह स्थानीय भाषा इस्तेमाल करते थे। अच्छा। तो जब आम लोग अपनी भाषा में चर्च में बात करने लगे, प्रार्थना करने लगे, तो उनमें एक एकता, एक अपनेपन की भावना पैदा हुई। और यहीं से यूरोप में राष्ट्रवाद यानी नेशनलिज्म का बीज पड़ा। सही पकड़ा आपने, यहीं से इसकी शुरुआत हुई। इस विरोध पर कैथोलिक चर्च की क्या प्रतिक्रिया थी? वो चुप तो नहीं बैठे होंगे। बिल्कुल नहीं, उन्होंने प्रति धर्म सुधार यानी काउंटर रिफॉर्मेशन शुरू किया। उसमें क्या किया उन्होंने? सोल्जर्स ऑफ जीसस जैसे संगठन बनाए गए ताकि अनुयायियों को वापस कैथोलिक चर्च में लाया जा सके। और इसका अंतिम परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम बहुत भयानक हुआ। यूरोप में भयानक धार्मिक युद्ध हुए कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच। लाखों लोग मारे गए। इन युद्धों से बचने के लिए मैंने पढ़ा है बड़ी संख्या में प्रोटेस्टेंट उत्तरी अमेरिका चले गए, यूएसए। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। वो लोग वहां चले गए और इन्हीं लोगों ने बाद में प्रतिनिधित्व और अधिकारों के लिए ब्रिटिश शासन के खिलाफ अमेरिकी क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बिल्कुल। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो पुनर्जागरण, वैज्ञानिक क्रांति और धर्म सुधार, इन सब ने मिलकर उस नींव को तैयार किया जिस पर 18वीं सदी की आधुनिक दुनिया का निर्माण हुआ। बिल्कुल। अंधकार युग के सामंतवाद और चर्च के प्रभुत्व को इन्हीं आंदोलनों ने चुनौती दी और उसी से तर्क, मानवाधिकार और राष्ट्रवाद जैसे आधुनिक विचार पैदा हुए। अब अगला चैप्टर देखते हैं, अमेरिकी क्रांति। हाँ, तो ये एक ऐसा ऐतिहासिक इवेंट था जिसने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया। सही बात है। यहाँ यूरोपीय ही यूरोपीय लोगों के खिलाफ लड़ रहे थे। बिल्कुल, जो समय के साथ अमेरिकी बन गए थे और फिर उन्होंने यूरोपियों से ही अपनी आजादी छीनी। हाँ, और इसी क्रांति के बाद आज के मॉडर्न स्टेट की नींव पड़ी, जैसे मानवाधिकार, फेडरलिज्म और फ्री स्पीच यानी बोलने की आजादी। तो चलिए समझते हैं कि ये सब कैसे हुआ। देखिए, इसकी शुरुआत होती है क्रिस्टोफर कोलंबस से। वो निकले तो थे भारत और एशिया का समुद्री रास्ता खोजने, लेकिन गलती से उत्तरी अमेरिका पहुंच गए और उन्होंने इस नई जमीन को नाम दिया डिस्कवरी ऑफ न्यू वर्ल्ड। लेकिन ये कहना कि उन्होंने एक नई जमीन खोजी, ये पूरी तरह से सही नहीं है। हाँ, सही बात है। अमेरिका तो पहले से ही था, वहाँ मूल निवासी रहते थे। जी, जिन्हें रेड इंडियंस कहा जाता था। कोलंबस को तो यही लगा था कि वो इंडिया पहुंच गए हैं, इसीलिए उन्होंने वहाँ के लोगों को इंडियंस कह दिया। अच्छा। तो जब यूरोप को इस नई जमीन के बारे में पता चला तो ब्रिटेन से लोग वहाँ जाकर बसने लगे और उन्होंने मूल निवासियों को उनकी जमीन से हटा दिया होगा। हाँ, उन्हें बेदखल कर दिया और धीरे धीरे वहाँ यूरोपीय लोगों की बस्तियां मतलब कॉलोनीज बनने लगी। और जो क्रांति हुई तब तक ऐसी 13 कॉलोनीज बन चुकी थी। जी, और इन्हीं 13 कॉलोनीज ने मिलकर ब्रिटेन के खिलाफ विद्रोह किया था। एक जरूरी फैक्ट ये भी है कि सबसे आखिर में जो कॉलोनी बनी वो जॉर्जिया थी 1732 में। हाँ, और फिर इन कॉलोनीज ने 1776 में खुद को आजाद घोषित कर दिया। युद्ध चला 1775 से 1783 तक और फिर ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन हुई, जिससे अमेरिका आधिकारिक तौर पर आजाद हो गया। तो किसी भी क्रांति को समझने के लिए उसके कारण जानने जरूरी है। अमेरिकी क्रांति के 3 मुख्य कारण थे, है ना? राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक। हाँ, राजनीतिक कारणों की बात करें तो उस समय अमेरिका का पूरा पॉलिटिकल कंट्रोल ब्रिटेन के हाथ में था। सबसे ऊंचा पद गवर्नर का होता था और उसे ब्रिटेन से अपॉइंट किया जाता था। तो जो पहली पीढ़ी के लोग यूरोप से अमेरिका आए उन्हें इससे कोई खास दिक्कत नहीं थी, लेकिन उनकी अगली पीढ़ियों के अंदर ये भावना आने लगी कि भाई हम तो अमेरिकन हैं, तो हम पर ब्रिटेन शासन क्यों कर रहा है। और यहीं से वो आजादी बनाम साम्राज्यवाद का संघर्ष शुरू हुआ। बिल्कुल। अब आते हैं सामाजिक कारणों पर। 1600-1700 के दशक में यूरोपीय समाज बहुत कंजर्वेटिव था, धर्म पर आधारित। कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच लगातार झगड़े चलते रहते थे। हाँ, तो इस धार्मिक उत्पीड़न से भागकर बहुत से लोग अमेरिका आ गए। और क्योंकि अलग अलग जगहों से लोग आए तो अमेरिका में एक खुली और लिबरल सोसाइटी बन रही थी। जी, वहाँ यूनिवर्सिटीज बन रही थी जहाँ लॉजिक और साइंस पर जोर दिया जा रहा था। तो 1730 आते आते एक नई पहचान बन गई, हम अमेरिकन हैं। हाँ, और ये समाज ब्रिटेन के रूढ़िवादी समाज से बिल्कुल अलग था। वो खुद को सेल्फ मेड मानते थे और व्यापार के जरिए आर्थिक रूप से भी जुड़ रहे थे। सही। अब बात करते हैं आर्थिक कारणों की, जो शायद सबसे बड़ा कारण माना जाता है, मर्केंटाइलिज्म की नीति। हाँ, ब्रिटेन ने मर्केंटाइलिज्म की नीति अपनाई थी, जिसका मतलब था इंपोर्ट कम से कम करो और एक्सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा। और इसके लिए उन्होंने अमेरिका का आर्थिक शोषण शुरू कर दिया। हाँ, कई तरह के एक्ट्स लागू किए, जैसे एक था नेविगेशन एक्ट 1681 का। अच्छा, इसमें क्या था? इसके हिसाब से अमेरिकी सामान सिर्फ ब्रिटेन के जहाजों से ही भेजा जा सकता था, तो किराया मनमाना हो गया। ओके। फिर एक आया एन्यूमरेटेड कमोडिटीज एक्ट 1660 में। इसके तहत चीनी, तंबाकू, कपास जैसी चीजें सिर्फ ब्रिटेन को ही एक्सपोर्ट की जा सकती थी, चाहे कहीं और बेहतर दाम मिल रहा हो। हाँ, और तो और आयरन एक्ट, हैट एक्ट, वूल एक्ट, इन एक्ट के जरिए अमेरिकियों को इन चीजों के उत्पादन से ही रोक दिया गया, ताकि वो ये सब ब्रिटेन से इंपोर्ट करने पर मजबूर हो जाएं, जबकि ठंडे मौसम के कारण वहां इन चीजों की बहुत जरूरत थी। बिल्कुल। तो इस शोषण के खिलाफ पहली बार आवाज कब उठी? पहली कोशिश हुई 1754 में अल्बनी प्लान ऑफ यूनियन के तहत। 7 कॉलोनीज एक साथ आई। उनका नारा था ज्वाइन और डाई। हाँ, जुड़ो या मरो। हालांकि ये प्लान पास नहीं हो पाया क्योंकि फ्रांस के हमले का डर था, पर ये एकता की पहली कोशिश जरूर थी। मामला तब और बिगड़ा जब 7 ईयर वॉर हुआ 1756 से 1763 तक। ये तो ब्रिटेन और फ्रांस के बीच एक तरह का वर्ल्ड वॉर था। जी, ब्रिटेन जीत तो गया, लेकिन युद्ध में उसका बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो गया। और उस नुकसान की भरपाई के लिए उन्होंने अमेरिका पर टैक्स का बोझ और बढ़ा दिया। हाँ, कई नए एक्ट्स लाए गए, जैसे करेंसी एक्ट। इससे अमेरिकियों को अपनी करेंसी इस्तेमाल करने से रोक दिया। एक क्वार्टरिंग एक्ट भी था। हाँ, जिसके तहत अमेरिकी कॉलोनियों को ब्रिटिश सैनिकों के रहने का खर्च उठाना पड़ता था। और फिर आया 1765 का स्टैम्प एक्ट। ये बहुत बड़ा कदम था। अखबारों समेत सभी कानूनी और कागजी दस्तावेजों पर स्टैंप लगाना अनिवार्य कर दिया, जिससे हर काम महंगा हो गया। हाँ, और इसके खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुए। और यहीं से वो मशहूर नारा सामने आया, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। मतलब जब ब्रिटिश संसद में हमारा कोई प्रतिनिधि ही नहीं है तो हम टैक्स क्यों दें? बिल्कुल। विरोध इतना हुआ कि स्टैंप एक्ट हटाना पड़ा। लेकिन ब्रिटेन ने फिर भी अपनी बात ऊपर रखी। हाँ, उन्होंने डिक्लेरेटरी एक्ट पास कर दिया, जिसमें ये कहा गया कि ब्रिटेन की संसद को कॉलोनियों के लिए कोई भी कानून बनाने का पूरा अधिकार है। मतलब ये तो सीधी सीधी दादागिरी थी। एक तरह से हाँ। इसके बाद आया टाउनशेंड एक्ट, जिसमें चाय, कागज, सीसे जैसी
जैसी चीजों पर टैक्स लगा दिया। विरोध और तेज हो गया होगा। बहुत ज्यादा। और इसी के चलते 5 मार्च 1770 को बॉस्टन मैसेकर हुआ। हाँ, जहां ब्रिटिश सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चला दी। जी। इसके बाद ब्रिटेन ने चाय को छोड़कर बाकी सभी टैक्स तो हटा दिए। लेकिन चाय पर टैक्स का विरोध जारी रहा और फिर 1773 में हुई बॉस्टन टी पार्टी। हाँ, इसमें प्रदर्शनकारियों ने ब्रिटिश जहाजों पर चढ़कर चाय की सारी पेटियां समुद्र में फेंक दी। इस घटना से तो ब्रिटेन बौखला गया होगा। बहुत ज्यादा। और उन्होंने 1774 में इनटॉलरेबल एक्ट्स पास किए, मतलब असहनीय कानून। इसके तहत बॉस्टन का बंदरगाह बंद कर दिया गया और किसी भी तरह की राजनीतिक मीटिंग पर भी रोक लगा दी गई। इस दमनकारी कानून के जवाब में ही फिर 1774 में 12 कॉलोनीज ने मिलकर फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस का आयोजन किया। हाँ, और ब्रिटेन का विरोध करने का फैसला किया और ब्रिटेन ने इसे बगावत माना और युद्ध की घोषणा कर दी। अमेरिकी सेना का नेतृत्व किया जॉर्ज वॉशिंगटन ने और ब्रिटिश सेना का लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। फ्रांस और स्पेन ने भी अमेरिका का साथ दिया था। हाँ, ब्रिटेन से अपनी पुरानी दुश्मनी के कारण। आखिर में 1781 में यॉर्कटाउन में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सरेंडर कर दिया और फिर 1783 में ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन हुई और अमेरिका को एक आजाद देश घोषित कर दिया गया। इस क्रांति का महत्व ये था कि जब दुनिया के ज्यादातर देशों में राजशाही थी, मोनार्की थी, तब अमेरिका में एक लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक व्यवस्था स्थापित हुई। हाँ, रिपब्लिक, मतलब देश का प्रमुख वंशानुगत नहीं होगा। और यहीं से मानवाधिकार, बोलने की आजादी और संघवाद जैसे सिद्धांतों की शुरुआत हुई जो आज मॉडर्न स्टेट्स की रीढ़ है। तो चलिए अगला चैप्टर देखते हैं, अमेरिकी गृह युद्ध। जी, गृह युद्ध, जिसे इंट्रा स्टेट वॉर भी कहते हैं, मतलब किसी देश के भीतर का ही संघर्ष। और ये चला था 1861 से 1865 तक, सही है? बिल्कुल। ये लड़ाई थी अमेरिका के उत्तरी राज्यों, जिन्हें हम यूनियन कहते हैं, और दक्षिणी राज्यों के बीच। हाँ, और युद्ध के दौरान वो जो 11 दक्षिणी राज्य थे वो तो यूनियन से अलग हो गए थे। जी, उन्होंने अपना एक अलग संगठन बना लिया था, कॉन्फेडरेशन। और इस युद्ध में नुकसान बहुत हुआ था। बहुत ज्यादा। आप अंदाजा लगाइए, लगभग 6,20,000 लोगों की जानें गईं। बाप रे, तो इसके कारण क्या थे? मतलब इतनी बड़ी लड़ाई की नौबत क्यों आई? देखिए, इसका सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा कारण था आर्थिक असमानता। आर्थिक असमानता किस तरह की? 1850 के दशक में मतलब औद्योगिक क्रांति तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन इसका जो फायदा था वो ज्यादातर उत्तरी राज्यों को ही मिल रहा था। अच्छा। उत्तर में इंडस्ट्री, फैक्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, इन सब पर जोर था। और दक्षिणी राज्य? वो पूरी तरह से कृषि पर ही निर्भर रहे। तो ये जो विकास का असंतुलन था, इसने दक्षिणी राज्यों में एक तरह का असंतोष पैदा कर दिया। समझ गया। और दूसरा कारण? वो तो जाहिर है, दास्ता यानी स्लेवरी। बिल्कुल, ये दूसरा और बहुत ही अहम कारण था। उत्तरी राज्यों में औद्योगिकरण की वजह से दासों की जरूरत आप कह सकती हैं खत्म हो गई थी। तो वहां दास्ता को खत्म कर दिया गया। जी, लेकिन दक्षिणी राज्यों की जो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी वो तो पूरी तरह दासों पर ही टिकी थी। वो लोग तो ब्रिटेन को दासों का निर्यात भी करते थे ना, जिससे उनको रेवेन्यू मिलता था। हाँ, बिल्कुल। तो जब उत्तरी राज्यों ने ये कहना शुरू किया कि पूरे देश से दास्ता खत्म होनी चाहिए, तो दक्षिणी राज्यों को डर लगने लगा। उन्हें लगा कि उनकी पूरी अर्थव्यवस्था ही ठप हो जाएगी। सही बात। और इसी डर के बीच तीसरा कारण सामने आया, अब्राहम लिंकन का चुनाव। एग्जैक्टली। 1860 में रिपब्लिकन पार्टी के अब्राहम लिंकन ने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा और उनका घोषणा पत्र साफ था कि अगर वो जीते तो पूरे अमेरिका से दास्ता को समाप्त कर देंगे। जी। और जैसे ही वो जीते, दक्षिणी राज्यों का डर हकीकत में बदलने लगा और उन्होंने यूनियन से अलग होने का फैसला कर लिया। बिल्कुल। जैसे ही 1860 में लिंकन चुनाव जीते, दक्षिणी राज्यों ने तुरंत कन्फेडरेशन बनाया और अलग होने की घोषणा कर दी। युद्ध की शुरुआत कैसे हुई? युद्ध तब शुरू हुआ जब कन्फेडरेशन की सेना ने फोर्ट समटर पर हमला कर दिया। लेकिन शुरुआत में तो सबको लगा होगा कि नॉर्थ मतलब यूनियन आराम से जीत जाएगा। वो मजबूत थे, उनके पास इंडस्ट्री थी। यही सबने सोचा था, क्योंकि उत्तरी राज्य औद्योगिक और सैन्य रूप से काफी मजबूत थे, जबकि दक्षिणी राज्य वो तो सिर्फ कृषि पर निर्भर थे। पर ऐसा हुआ नहीं। 1861 में बैटल ऑफ बुल रन हुई और उसमें कन्फेडरेशन की सेना ने यूनियन की सेना को हरा दिया। अच्छा। हाँ, इस हार ने ये साफ कर दिया कि ये लड़ाई लंबी चलने वाली है। इसके बाद फिर एक साल बाद 1862 में बैटल ऑफ एंटीटम हुई। उसका कोई खास नतीजा नहीं निकला। तो फिर टर्निंग पॉइंट क्या था? युद्ध का रुख कैसे बदला? युद्ध का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था लिंकन का इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन, मुक्ति उद्घोषणा। जी। इसके तहत लिंकन ने एक बहुत बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि दक्षिणी राज्यों में रहने वाले सभी दास अब आजाद हैं और वो चाहे तो यूनियन की सेना या नौसेना में शामिल हो सकते हैं। बिल्कुल। और इस घोषणा ने सब कुछ बदल दिया। कैसे? बड़ी संख्या में दास दक्षिणी राज्यों को छोड़ने लगे, वो यूनियन की सेना में शामिल होने लगे। इससे युद्ध का जो पड़ा था वो पूरी तरह से यूनियन की तरफ झुक गया। तो ये एक मास्टर स्ट्रोक था। हाँ, एक तरह से। इसके बाद 1863 में हुई बैटल ऑफ गेटिसबर्ग। इसमें तो कन्फेडरेशन की बहुत बुरी हार हुई थी। बहुत बुरी तरह से। ये युद्ध का एक और निर्णायक मोड़ साबित हुआ। और फिर अंत में 1865 में युद्ध खत्म हो गया। जी। वर्जीनिया के एपोमाटॉक्स कोर्ट हाउस में कन्फेडरेशन के जनरल रॉबर्ट ई ली ने यूनियन की सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और गृह युद्ध समाप्त हुआ। हाँ। तो इस युद्ध के परिणाम क्या हुए? मतलब इसका असर क्या पड़ा अमेरिका पे? इसके कई दूरगामी परिणाम हुए। सबसे पहला और सबसे बड़ा तो यही था कि पूरे अमेरिका से दास्ता को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया। ये तो होना ही था। और दूसरा ये कि औद्योगिक क्रांति का विकास जो अब तक सिर्फ उत्तर में था वो दक्षिणी राज्यों तक भी पहुंचा। अच्छा, तो इससे वो जो आर्थिक असमानता थी वो खत्म होने लगी। जी, धीरे धीरे। और तीसरा परिणाम मुझे लगता है वो सैन्य शक्ति से जुड़ा है। बिल्कुल सही। युद्ध के दौरान हथियारों और उपकरणों की जरूरत को पूरा करने के लिए अमेरिका में बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रीज लगाई गई। और इसी औद्योगिक और सैन्य शक्ति ने अमेरिका को आगे चलकर मदद की। हाँ, प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में एक निर्णायक भूमिका निभाने में इसी शक्ति ने मदद की और अमेरिका एक सुपर पावर के रूप में स्थापित हुआ। और चौथा और शायद सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह था, इस युद्ध ने उस बहस को हमेशा के लिए खत्म कर दिया कि क्या राज्य यूनियन से अलग हो सकते हैं। मतलब ये तय हो गया कि अमेरिकी यूनियन अविनाशी है। बिल्कुल, उसे तोड़ा नहीं जा सकता। और राज्यों का क्या? साथ ही ये भी स्थापित हुआ कि अमेरिका में राज्य भी अविनाशी है। इसका मतलब ये कि यूनियन सरकार राज्यों की सीमाओं को नहीं बदल सकती, जैसा कि उदाहरण के लिए भारत में संभव है। तो चलिए अब अगला चैप्टर देखते हैं, फ्रांसीसी क्रांति। देखिए, अक्सर हम सोचते हैं कि क्रांतियां बस इतनी सी बात होती हैं कि जनता राजा से तंग आ गई और उसे गद्दी से उतार दिया, लेकिन फ्रांसीसी क्रांति ये इससे कहीं ज्यादा जटिल थी। ये घटना नहीं बल्कि घटनाओं की एक श्रृंखला थी। बिल्कुल सही कहा आपने। ये कोई सीधी लाइन में नहीं चली। पहले राजशाही को सीमित करने के लिए नेशनल असेंबली बनी, फिर उसे हटाकर मतलब गणतंत्र बनाने वाला नेशनल कन्वेंशन आया, और उसके बाद तो वो आतंक का दौर आया जिसे रेन ऑफ टेरर कहते हैं। जी। फिर एक कमजोर सी डायरेक्टरी ने शासन किया और आखिर में एंट्री हुई एक ऐसे सैनिक की जिसने पूरे यूरोप का नक्शा ही बदल दिया, नेपोलियन बोनापार्ट। और इसी 10 साल के उथल पुथल ने दुनिया को समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व जैसे विचार दिए हैं, है ना, जो आज हमारे संविधानों की नींव है। तो फिर सवाल ये उठता है कि फ्रांस में हालात इतने विस्फोटक हुए कैसे? चलिए इसके कारणों की गहराई में उतरते हैं। किसी भी बड़े बदलाव की जड़ें समाज में होती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस समय के फ्रांसीसी समाज की। ये कैसा दिखता था? मतलब इसमें कौन लोग थे? तो देखिए, 18वीं सदी का फ्रांसीसी समाज एक पिरामिड की तरह था। ये 3 हिस्सों में बटा था जिन्हें एस्टेट कहा जाता था। 3 एस्टेट? हाँ। सबसे ऊपर पहला एस्टेट यानी चर्च के पादरी,
उनके नीचे दूसरा स्टेट जिसमें सारे कुलीन लोग, जमींदार और वो राज दरबार के बड़े अधिकारी थे। और फिर था तीसरा स्टेट जिसमें बाकी सब आ गए। हाँ, बाकी सब। और सबसे मेरा मतलब है फ्रांस की लगभग 98% आबादी। 98%? जी, इसमें भी बहुत विविधता थी। एक तरफ थे पढ़े लिखे अमीर व्यापारी और वकील जिन्हें बॉर्गीज कहते थे, और दूसरी तरफ थे किसान, मजदूर, कारीगर यानी आम जनता। ये तो अविश्वसनीय है। मतलब देश की 98% आबादी एक तरफ और मुट्ठी भर 2% लोग दूसरी तरफ। और सारी जमीन, सारा पैसा, सारे अधिकार उन्हीं 2% के पास थे। और यही सबसे बड़ी समस्या थी। ये व्यवस्था टूटने के लिए ही बनी थी। दिलचस्प बात यह है कि क्रांति की चिंगारी सबसे गरीब किसानों के नहीं बल्कि तीसरे एस्टेट के सबसे अमीर और पढ़े लिखे बॉर्गीज वर्ग ने लगाई थी। अच्छा। हाँ, उनके पास पैसा तो था लेकिन समाज में वो समान और राजनीतिक अधिकार नहीं थे। वो दूसरे स्टेट के कुलीनों जैसी इज्जत चाहते थे। तो ये क्रांति सिर्फ पेट की भूख की नहीं थी बल्कि आकांक्षाओं और सम्मान की भी लड़ाई थी। मतलब ये सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि एक सामाजिक टकराव भी था। लेकिन आर्थिक पहलू भी तो बहुत बड़ा था, खासकर टैक्स का मसला। टैक्स का मसला तो इस पूरी कहानी का केंद्र है। सबसे बड़ी और चुभने वाली असमानता यही थी कि पहले और दूसरे स्टेट को लगभग कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। कुछ भी नहीं, लगभग कुछ भी नहीं। सारा का सारा बोझ तीसरे स्टेट पर था। इसे ऐसे समझिए कि एक किसान अपनी कमाई का 10% हिस्सा चर्च को तिथीज के रूप में देता था और उसके बाद जो बचता था उस पर राज्य को सीधे टैल देना पड़ता था। और ये तो सिर्फ सीधे टैक्स हुए। अप्रत्यक्ष करों का क्या था? वो तो और भी ज्यादा थे। नमक जैसी जरूरी चीजों पर भारी टैक्स था, तंबाकू पर टैक्स था। मतलब एक आम आदमी की मेहनत की कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा उसके हाथ से चला जाता था, जबकि कुलीन वर्ग और चर्च आराम की जिंदगी जी रहे थे। ये सिर्फ अन्यायपूर्ण नहीं था, ये अपमानजनक था। और इस सबके बीच राजा लुई 16 क्या कर रहे थे? उनका शाही खजाना तो खाली होता जा रहा था। बिल्कुल, लुई 16 ने अपने पूर्वजों से एक दिवालिया राज्य विरासत में पाया था। ऊपर से उन्होंने अमेरिकी क्रांति में ब्रिटेन के खिलाफ अमेरिका की मदद करने में अंधाधुंध पैसा खर्च कर दिया। इससे फ्रांस पर कर्ज और बढ़ गया और रही सही कसर वर्साई के महल में होने वाली शाही फिजूल खर्ची ने पूरी कर दी। तो जब खजाना खाली हो गया तो राजा ने और टैक्स लगाने का सोचा होगा। हाँ, और यहीं से संकट और गहरा गया। उनके एक मंत्री ने एक बहुत क्रांतिकारी सुझाव दिया कि अब पहले और दूसरे एस्टेट पर भी टैक्स लगाया जाए। और वो लोग तो कभी नहीं माने होंगे। बिल्कुल नहीं। कुलीन वर्ग ने अपनी सुविधाओं को छोड़ने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि नई टैक्स लगाने का अधिकार सिर्फ एस्टेट जनरल को है, जो कि फ्रांस की एक तरह की संसद थी जिसकी बैठक पिछले 175 सालों से नहीं हुई थी। तो उन्होंने सोचा कि राजा ऐसा कभी नहीं करेगा और वो बच जाएंगे। लेकिन इसी माहौल में कुछ नए विचार भी तो हवा में तैर रहे थे, है ना? निश्चित रूप से ये ज्ञानोदय का दौर था। जॉन लॉक और जीन जैक्स रूसो जैसे दार्शनिकों के विचार फ्रांस में तेजी से फैल रहे थे। वो तर्क, समानता और व्यक्तिगत अधिकारों की बात कर रहे थे। वो इस विचार पर सवाल उठा रहे थे कि किसी को सिर्फ इसलिए विशेष अधिकार क्यों मिलने चाहिए क्योंकि वो एक खास परिवार में पैदा हुआ है। सफलता ने इन विचारों को और बल दिया होगा। लोगों ने देखा कि पूरी कॉलोनी ने अपने राजा के खिलाफ विद्रोह करके एक गणतंत्र बना लिया है। उन्हें लगा होगा कि अगर अमेरिका ऐसा कर सकता है तो हम क्यों नहीं। बिल्कुल, इन विचारों ने तीसरे स्टेट खासकर पढ़े लिखे बोर्गीज को एक वैचारिक आधार दिया। अब उनके पास सिर्फ शिकायतें नहीं थी बल्कि एक वैकल्पिक व्यवस्था का सपना भी था। तो अब मंच तैयार था। एक तरफ दिवालिया हो चुका राजा, दूसरी तरफ टैक्स देने से इनकार करता कुलीन वर्ग और तीसरी तरफ अधिकारों की मांग करती और गुस्से से भरी आम जनता। इसी विस्फोटक स्थिति में राजा ने 175 साल बाद स्टेट जनरल की बैठक बुलाई। जी, 5 मई 1789 को वर्साई में ये बैठक शुरू हुई। लेकिन शुरू होने से पहले ही इसमें एक बड़ी समस्या थी, वोटिंग का तरीका। वोटिंग का तरीका? हाँ, परंपरा के अनुसार हर एस्टेट अलग अलग बैठता था और हर एस्टेट का सिर्फ एक वोट गिना जाता था। अरे ये तो सरासर धांधली है। इसका मतलब तो ये हुआ कि पहला और दूसरा स्टेट हमेशा हाथ मिला लेंगे और उनके 2 वोट तीसरे स्टेट के 1 वोट पर हमेशा भारी पड़ेंगे। मतलब तीसरे स्टेट की आवाज का कोई मतलब ही नहीं रहा। तीसरे स्टेट ने यही कहा। उन्होंने मांग की कि तीनों एस्टेट को एक साथ बैठाया जाए और हर सदस्य को एक वोट देने का अधिकार हो। जब राजा ने उनकी ये बात नहीं मानी तो तीसरे एस्टेट के प्रतिनिधियों ने बैठक का बहिष्कार कर दिया। और फिर उन्होंने वो किया जो फ्रांसीसी इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गया। जी, 20 जून को ये सभी प्रतिनिधि पास के एक इंडो टेनिस कोर्ट में इकट्ठा हुए। वहां उन्होंने शपथ ली कि वे तब तक यहाँ से नहीं हटेंगे जब तक फ्रांस के लिए एक नया संविधान नहीं बना लेते जो राजा की शक्तियों को सीमित करे। इतिहास में इसे टेनिस कोर्ट की शपथ के नाम से जाना जाता है। ये एक क्रांतिकारी कदम था। पहली बार जनता के प्रतिनिधियों ने खुद को राष्ट्र की आवाज यानी नेशनल असेंबली घोषित कर दिया था। जब राजा ने ये सब देखा तो उसने जरूर सेना को इकट्ठा करना शुरू किया होगा। हाँ, राजा ने पेरिस के आसपास सेना तैनात करनी शुरू कर दी। इससे लोगों में अफवाहें फैलने लगी कि राजा नेशनल असेंबली को भंग करने वाला है। डर और गुस्से का माहौल बन गया। लोगों को लगा कि अगर अपनी रक्षा करनी है तो हथियार चाहिए। और हथियार कहाँ मिलेंगे? किले में। बिल्कुल। और उस समय पेरिस में शाही तानाशाही का सबसे बड़ा प्रतीक था बैस्टिल का किला। वो सिर्फ एक किला या जेल नहीं था, वो राजा की निरंकुश शक्ति का प्रतीक था। इसलिए 14 जुलाई 1789 को एक गुस्साई भीड़ ने उस पर हमला कर दिया। उनका मकसद हथियार लूटना था, लेकिन इस प्रक्रिया में उन्होंने जुल्म के एक बहुत बड़े निशान को मिटा दिया। बैस्टिल के पतन को ही फ्रांसीसी क्रांति की औपचारिक शुरुआत माना जाता है। इस घटना के बाद तो राजा पर दबाव बहुत बढ़ गया होगा। उसने नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी, उसे देनी पड़ी। इसके बाद नेशनल असेंबली ने तेजी से काम करना शुरू किया। उन्होंने मनुष्य और नागरिक के अधिकारों की घोषणा जारी की। ये एक अद्भुत दस्तावेज था जिसमें कहा गया कि सभी मनुष्य स्वतंत्र और समान पैदा हुए हैं। फिर 1791 में उन्होंने फ्रांस का पहला लिखित संविधान बनाया। तो क्या इसका मतलब है कि राजशाही खत्म हो गई? पूरी तरह से नहीं। इस संविधान ने फ्रांस को एक संवैधानिक राजतंत्र बना दिया। मतलब राजा तो रहेगा लेकिन उसकी शक्तियां कानून द्वारा सीमित होंगी। सत्ता अब राजा के हाथ से निकलकर नेशनल असेंबली के पास आ गई थी। लेकिन मुझे लगता है क्रांति कभी इतनी सीधी नहीं होती। क्रांतिकारियों के बीच भी तो मतभेद शुरू हो गए होंगे। बिल्कुल, यहीं से क्रांति और ज्यादा जटिल और खूनी होने लगी। क्रांतिकारियों में मोटे तौर पर 2 गुट बन गए। एक थे नरम दल वाले जिरोंडिन, जो संवैधानिक राजतंत्र से खुश थे, लेकिन दूसरा गुट था गरम दल वालों का, जैकोबिन्स, जिनका नेता था मैक्सिमिलियन रॉब्सबेरी। जी, उनका मानना था कि जब तक राजा का अस्तित्व है क्रांति सुरक्षित नहीं है। वे राजशाही को पूरी तरह खत्म करके एक गणतंत्र बनाना चाहते थे। और धीरे धीरे सत्ता जैकोबिन्स के हाथ में आ गई। हाँ, जब राजा लुई 16 ने देश से भागने की कोशिश की तो लोगों का उस पर से भरोसा पूरी तरह उठ गया। जैकोबिन्स और ज्यादा शक्तिशाली हो गए। उन्होंने नेशनल असेंबली को भंग करके एक नई सभा नेशनल कन्वेंशन का चुनाव करवाया। इस कन्वेंशन ने आते ही पहला काम यह किया कि राजशाही को खत्म कर दिया और फ्रांस को एक गणतंत्र घोषित कर दिया। और फिर राजा लुई 16 पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया और जनवरी 1793 में उन्हें गुलिटीन से मृत्युदंड दे दिया गया। एक राजा को उसकी प्रजा द्वारा फांसी देना, ये तो पूरे यूरोप के लिए चौंकाने वाली घटना रही होगी। और यहीं से आतंक के राज की शुरुआत होती है ना? हाँ, राजा की मृत्यु के बाद जैकोबिन नेता रॉबेस्पियरे के हाथ में असीमित शक्ति आ गई। उसका मानना था कि एक सच्चा गणतंत्र बनाने के लिए आतंक जरूरी है। उसका तर्क था कि क्रांति के दुश्मनों को बेरहमी से कुचल देना चाहिए ताकि सद्गुण का राज स्थापित हो सके। ये तो बहुत खतरनाक सोच है।
मतलब एक अच्छे मकसद के लिए बुरे से बुरे रास्ते अपनाएंगे। और उसने यही किया। उसने कमिटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी बनाई, जिसका काम क्रांति के दुश्मनों को ढूंढना और उन्हें सजा देना था। हजारों लोगों को, जिनमें कुलीन, पादरी और यहाँ तक कि उसके अपने साथी क्रांतिकारी जो उससे सहमत नहीं थे, उन्हें भी गिलोटीन से मौत के घाट उतार दिया गया। तो एक तरफ रॉबेस्पियर ने क्रांति को बचाने के नाम पे हजारों लोगों को मार दिया, लेकिन आखिर में वो खुद ही इसका शिकार हो गया। जी, लोग आतंक से थक चुके थे। रॉबेस्पियर के अपने ही साथियों को डर लगने लगा था कि अगला नंबर उनका हो सकता है। इसीलिए जुलाई 1794 में कन्वेंशन के सदस्यों ने खुद रॉबेस्पियर को गिरफ्तार कर लिया और अगले ही दिन उसे भी उसी गिलोटीन पर चढ़ा दिया गया। आतंक के राज के खत्म होने के बाद क्या हुआ? क्या फ्रांस में स्थिरता आई? नहीं, अभी नहीं। आतंक के बाद एक 5 सदस्यों की कमेटी ने शासन संभाला, जिसे डायरेक्टरी कहा गया। लेकिन ये सरकार बेहद भ्रष्ट और कमजोर थी। फ्रांस में अराजकता का माहौल था। इसी समय फ्रांस की सेनाएं यूरोप में युद्ध लड़ रही थीं और एक युवा प्रतिभाशाली जनरल नेपोलियन बोनापार्ट एक के बाद एक जीत हासिल कर रहा था। वो फ्रांस में एक हीरो बन गया। और थके हुए, अस्थिरता से परेशान देश अक्सर एक मजबूत नेता की तलाश करते हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। 1799 में नेपोलियन इटली में युद्ध जीतकर फ्रांस लौटा। उसने देखा कि डायरेक्टरी की सरकार बिल्कुल अलोकप्रिय है। उसने सेना की मदद से तख्ता पलट कर दिया और खुद सत्ता पर काबिज हो गया। इसी घटना के साथ फ्रांसीसी क्रांति के 10 साल के तूफानी दौर का अंत माना जाता है। तो इस पूरी उथल पुथल, इतने खून खराबे का आखिर नतीजा क्या निकला? इसका फ्रांस और दुनिया पर क्या असर पड़ा? इसका असर बहुत गहरा और दूरगामी था। सबसे पहले तो फ्रांस के अंदर वो सदियों पुरानी 3 एस्टेट वाली सामंती व्यवस्था हमेशा के लिए खत्म हो गई। जन के आधार पर मिलने वाले विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए। और राजनीतिक तौर पर इसने राजशाही की जड़ हिला दी। बिल्कुल, फ्रांस में पूर्ण राजशाही का अंत हो गया। हालांकि बाद में नेपोलियन सम्राट बना और फिर से राजशाही लौटी, लेकिन वो पुरानी वाली बात कभी नहीं रही। क्रांति ने ये विचार स्थापित कर दिया कि सत्ता का स्रोत राजा नहीं बल्कि देश की जनता है। और इस क्रांति का सबसे बड़ा असर शायद ये था कि इसने राष्ट्र की परिभाषा ही बदल दी। ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। पहली बार देश का मतलब राजा या उसका साम्राज्य नहीं, बल्कि वहाँ रहने वाले नागरिक थे। आज हम जो नागरिकता और नागरिक अधिकारों की बात करते हैं, उसकी आधुनिक जड़ें यही हैं। और फ्रांस की सीमाओं के बाहर स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का नारा तो पूरी दुनिया में गूंजा। हाँ, ये विचार फ्रांस से निकलकर पूरे यूरोप और फिर दुनिया भर में फैल गए। इसने जर्मनी और इटली जैसी जगहों पर राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलनों को प्रेरित किया। और वो इंसान जो तानाशाही और असमानता के खिलाफ लड़ रहा था, उसने फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरणा ली। तो कुल मिलाकर ये सिर्फ एक देश में सरकार बदलने की कहानी नहीं है, ये आधुनिक दुनिया की शुरुआत की कहानी है। लेकिन इसके साथ एक चेतावनी भी जुड़ी हुई है। फ्रांसीसी क्रांति ने हमें मानवाधिकारों की भाषा दी, लेकिन साथ ही उसने हमें क्रांतिकारी आतंक का खाका भी दिखाया। इसने दिखाया कि कैसे स्वतंत्रता और समानता के महान आदर्शों के नाम पर भयानक अत्याचार किए जा सकते हैं। ये एक बहुत जरूरी बात है। ये क्रांति हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि समाज में बड़े बदलाव लाने की इच्छा और उन बदलावों को हासिल करने के लिए अपनाए गए तरीकों के बीच का संतुलन कैसे बनाया जाए। शायद यही इस क्रांति का सबसे स्थायी सबक। अब अगला चैप्टर देखते हैं, नेपोलियन बोनापार्ट। हाँ, तो ये कहानी शुरू होती है 1789 से, जब फ्रांसीसी क्रांति हुई। फ्रांस में अंदरूनी तौर पर बहुत अस्थिरता थी और बाहर वो लगातार युद्ध हार रहे थे। मतलब माहौल बिल्कुल अराजक था। बिल्कुल, और इसी माहौल में सेना को एक नए जनरल की जरूरत थी और वो मिला नेपोलियन बोनापार्ट के रूप में। एक दिलचस्प बात यह है कि उसकी हाइट सिर्फ 5 फुट 2 इंच थी। उस जमाने में एक जनरल के लिए ये कमी मानी जा सकती थी। हाँ, लेकिन उसने अपनी लीडरशिप से, अपने जोश से सेना में एक नई जान फूंक दी। तो जब वो 1799 में फ्रांस वापस आया और फिर 1815 तक समझिए उसी का शासन रहा। इसी को हम नेपोलियन युग कहते हैं। और फ्रांस के अंदर भी तो सरकारें बदल रही थी। पहले नेशनल असेंबली, फिर कन्वेंशन और उसके बाद डायरेक्टरी, है ना? सही कहा। और जो डायरेक्टरी का शासन था वो भ्रष्टाचार के लिए बहुत बदनाम हो चुका था। लोग तंग आ चुके थे। और नेपोलियन उस वक्त फ्रांस के बाहर लड़ रहा था। हाँ, वो उन राजशाही वाले देशों से लड़ रहा था जिन्हें डर था कि क्रांति के विचार उनके देश में ना फैल जाए। और 1796 में उसने एक बहुत बड़ी जीत हासिल की। ऑस्ट्रिया को हराया था ना? हाँ, उसने ऑस्ट्रिया को हराया और उसके बाद जो कैंपो फॉर्मियो की संधि हुई, उससे फ्रांस को ऑस्ट्रिया के कई इलाके मिल गए। तो जो डायरेक्टरी थी वो चाहती थी कि नेपोलियन ब्रिटेन पर सीधा हमला करे, लेकिन वो जानता था कि ये मुमकिन नहीं है। बिल्कुल, वो एक शानदार रणनीतिकार था। उसे पता था कि ब्रिटेन की नौसेना बहुत ज्यादा मजबूत है, सीधा हमला करना मतलब एक तरह से आत्महत्या थी। तो उसने एक अलग ही रास्ता निकाला, मिस्र का। हाँ, मिस्र अभियान 1798 में। उसका प्लान था कि ब्रिटेन के भारत के साथ जो व्यापार का रास्ता है उसे ही काट दिया जाए। ये तो बहुत ही दादी चाल थी। तो जमीन पर पिरामिड के युद्ध में वो जीत भी गया, लेकिन समंदर पर नील नदी के युद्ध में ब्रिटिश सेना ने फ्रांसीसी बेड़े को तबाह कर दिया। तो एक तरह से मिस्र में फंस गया था। हाँ, लेकिन 1799 में वो किसी तरह फ्रांस वापस आ गया और यहाँ पर लोग उसे एक हीरो की तरह देख रहे थे। तो उसने मौके का फायदा उठाया। पूरी तरह से उसने डायरेक्टरी को खत्म कर दिया और खुद को पहला कौंसिल घोषित कर दिया। और फिर 1804 में तो उसने खुद को सम्राट ही घोषित कर दिया। सम्राट बनने के बाद उसका पहला निशाना कौन था? वापस ऑस्ट्रिया। 1800 में मरेंगो का युद्ध हुआ, जिसमें उसने इटली में ऑस्ट्रियाई सेना को बुरी तरह हराया और उन्हें वहां से बाहर निकाल दिया। और ये इटली के एकीकरण के लिए भी बड़ा कदम साबित हुआ, है ना? हाँ, अनजाने में ही सही। और ब्रिटेन के साथ उसने एमियंस की संधि कर ली, एक तरह का टाइम आउट, ताकि वो अपनी सेना और नौसेना को और मजबूत कर सके। और यहीं से शुरू होते हैं नेपोलियनिक वॉर 1803 से 1815 तक। हाँ, और इसमें सबसे बड़ी जीत थी 1805 की ऑस्ट्रेलिट्स का युद्ध। यहाँ उसने ऑस्ट्रिया और रूस दोनों की मिलीजुली सेना को एक साथ हराया। इस जीत ने तो उसकी एक अजय वाली छवि बना दी। बिल्कुल, यूरोप में ये मिथक बन गया कि नेपोलियन को हराया ही नहीं जा सकता। लेकिन ब्रिटेन अभी एक बड़ी चुनौती था। तो जमीन पर जीतने के बाद उसने ब्रिटेन के लिए क्या सोचा? उसने सोचा कि अगर सैन्य रूप से नहीं तो आर्थिक रूप से उसे कमजोर किया जाए, और इसी सोच के साथ 1806 में उसने कॉन्टिनेंटल सिस्टम लागू किया। ये क्या था? एक तरह का व्यापार प्रतिबंध। हाँ, ब्रिटेन के खिलाफ एक ट्रेड बैन। उसने यूरोप के सभी बंदरगाहों को ब्रिटेन के साथ व्यापार करने से रोक दिया। मकसद ये था कि व्यापार बंद होने से ब्रिटेन के पास पैसा नहीं आएगा, और जब ऐसा नहीं होगा तो उसकी नौसेना और सेना दोनों कमजोर हो जाएंगी। ये तो हुई युद्ध की बात है, लेकिन उसे फ्रांसीसी क्रांति का बच्चा और विनाशक दोनों कहा जाता है। ये थोड़ा विरोधाभासी लगता है। हाँ, और यही उसे समझने की कुंजी है। उसने क्रांति के समानता के सिद्धांत को तो बनाए रखा, मतलब नौकरियां जन के आधार पर नहीं बल्कि योग्यता के आधार पर दी जाती थी। ये तो बहुत बड़ी बात थी। लेकिन इसके बदले में उसने स्वतंत्रता को सीमित कर दिया, प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी। उसका मानना था कि देश में स्थिरता के लिए लोगों का सवाल पूछना बंद करना जरूरी है। शिक्षा पर भी उसने राज्य का नियंत्रण स्थापित किया। हाँ, ताकि वो अपनी विचारधारा को बढ़ावा दे सके। और न्यायिक सुधारों के बारे में क्या? नेपोलियनिक कोड के बारे में बहुत सुना है। वो उसका शायद सबसे बड़ा योगदान था। उसने फ्रांस के सभी पुराने बिखरे हुए कानूनों को एक साथ मिलाकर एक कोड बनाया, एक रूल बुक। और इसमें क्या खास है? इस कोड ने जन के आधार पर मिलने वाले सारे विशेषाधिकार खत्म कर दिए, धार्मिक स्वतंत्रता दी और सरकारी नौकरियां योग्यता के आधार पर तय की। मतलब कानून के सामने सब बराबर। हाँ, उसने आपराधिक, सैन्य और वाणिज्यिक अदालतें भी बनाई। वो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करता था, पर यह जरूरी नहीं था कि कानून हमेशा निष्पक्ष हो। और आर्थिक सुधार? उसने फ्रांस, इटली और जर्मनी के बीच मुक्त व्यापार को बढ़ावा दिया। इंग्लैंड से मुकाबला करने के लिए औद्योगिकरण पर जोर दिया। सड़कें और नहरें भी बनवाई ना? हाँ, उसका मानना था कि ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क किसी भी देश के विकास के लिए रीढ़ की हड्डी की तरह होता है। तो यहाँ तक तो सब ठीक चल रहा था, उसका पतन कहाँ शुरू हुआ? शुरुआत हुई स्पेन पर आक्रमण से 1808 में। उसने स्पेन पर हमला किया और अपने एक रिश्तेदार को वहां का राजा बना दिया। लेकिन स्पेन के लोगों ने इसे स्वीकार नहीं किया। बिल्कुल नहीं, स्पेन की जनता ने गुरिल्ला युद्ध शुरू कर दिया। फ्रांसीसी सेना इस तरह की लड़ाई के लिए तैयार नहीं थी। तो ये उसकी एक नैतिक हार थी। हाँ, और इस घटना ने बाकी यूरोपीय देशों को यह दिखा दिया कि नेपोलियन
नेपोलियन को हराया जा सकता है। इसके बाद रूस ने भी कॉन्टिनेंटल सिस्टम से खुद को अलग कर दिया, जिससे नाराज होकर नेपोलियन ने रूस पर हमला कर दिया और ये उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। और फिर वालिवजे का युद्ध 1813 में, हाँ, जिसे राष्ट्रों का युद्ध भी कहते हैं। इसमें ऑस्ट्रिया, रशिया, रूस और स्वीडन की संयुक्त सेना ने नेपोलियन को हरा दिया और उसे देश निकाला दे दिया गया। लेकिन वो फिर वापस आया 1815 में, जिसे हम 100 दिन कहते हैं। उसने अपनी खोई हुई सत्ता वापस पाने की कोशिश की और फिर हुई उसकी अंतिम हार। वाटरलू का युद्ध 1815 में, ये उसकी आखिरी हार थी। इसके बाद उसे अटलांटिक महासागर में एक बहुत दूर के द्वीप पर भेज दिया गया। और वहीं 1821 में उसकी मृत्यु हो गई। हाँ, लेकिन उसके शासन ने इटली और जर्मनी में राष्ट्रवाद की भावना जगा दी थी। उसके कार्यों ने ही इन देशों के भविष्य के एकीकरण के बीज बोए, जिनका प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा। चलिए तो अब अगला चैप्टर देखते हैं, जर्मनी का एकीकरण। हाँ, जर्मनी का एकीकरण। ये कहानी शुरू होती है एक ऐसे नक्शे से जहां जर्मनी नाम का कोई एक देश था ही नहीं। बस 300 से ज्यादा छोटे बड़े राज्य और रियासतें थी। बिल्कुल, सब बिखरे हुए। और हमारी आज की चर्चा इसी पर है कि ये टुकड़े एक होकर यूरोप की सबसे बड़ी ताकत कैसे बने। और इस कहानी की शुरुआत, जहां तक मुझे पता है, एक ऐसे इंसान से होती है जिसका जर्मनी से कोई सीधा लेना देना भी नहीं था। सही, नेपोलियन बोनापार्ट। एक फ्रांसीसी। उसने जर्मनी के एकीकरण की नींव कैसे रखी, ये थोड़ा अजीब लगता है। ये मतलब अनजाने में हुआ। जब नेपोलियन पूरे यूरोप पर कब्जा कर रहा था तो उसके लिए इन 300 छोटे-छोटे जर्मन राज्यों को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था। हाँ, प्रशासनिक तौर पे तो बहुत सिर दर्द रहा होगा। तो उसने अपनी आसानी के लिए इन सबको मिलाकर 39 राज्यों का एक ग्रुप बना दिया, जिसे कहा गया कन्फेडरेशन ऑफ द राइन। अच्छा। उसने तो सोचा भी नहीं होगा कि इस एक कदम से वो जर्मन राष्ट्रवाद का बीज बो रहा है। और उसने इन राज्यों के बीच व्यापार को भी तो आसान बना दिया था, फ्री ट्रेड। हाँ, और उसका असर बहुत गहरा पड़ा। पहली बार इन राज्यों के व्यापारियों को एक दूसरे के साथ बिना टैक्स के, बिना रोक-टोक के व्यापार करने का मौका मिला। तो अर्थव्यवस्था मजबूत होने लगी। बिल्कुल, और यहीं से राष्ट्रवाद की पहली भावना जगी। मतलब लोगों में एकता की भावना किसी झंडे या नक्शे के लिए नहीं आई, पैसे के लिए आई। हाँ, अपने व्यापार के लिए, अपनी जेब के लिए। एक तरह से राष्ट्रवाद पेट से शुरू हुआ, दिल से नहीं। ये बहुत दिलचस्प बात है। लेकिन फिर तो नेपोलियन हार गया। 1815 में वियना की कांग्रेस हुई, तो यूरोप के बड़े नेताओं ने संघ का क्या किया? उन्होंने इसे तोड़ा नहीं। वो समझ गए थे कि 300 राज्यों में वापस जाना अब मुमकिन नहीं है, लेकिन उन्होंने इसका कंट्रोल ऑस्ट्रिया को सौंप दिया। ऑस्ट्रिया को, जो उस समय की एक बड़ी रूढ़िवादी ताकत था। बिल्कुल, और ये जर्मन राष्ट्रवादियों के लिए बहुत बड़ा झटका था। उन्हें लगा कि एक विदेशी ताकत उन पर राज कर रही है। और यहीं से खेल में दूसरा बड़ा खिलाड़ी भी तो सामने आता है, रशिया। सही, रशिया जो इन जर्मन राज्यों में सबसे ताकतवर था। अब मैदान में दो दावेदार थे, एक तरफ ऑस्ट्रिया जो कोई बदलाव नहीं चाहता था, और दूसरी तरफ रशिया जो औद्योगिक रूप से बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था और नेतृत्व चाहता था। हाँ, दोनों के बीच एक तरह का कोल्ड वॉर शुरू हो गया। इसी माहौल में रशिया ने 1818 में एक बहुत बड़ा कदम उठाया, ज़ोलवेरेन। ये क्या था? ज़ोलवेरेन एक कस्टम यूनियन था, मतलब एक कॉमन मार्केट। अच्छा। लेकिन इसकी सबसे खास बात ये थी कि रशिया ने जानबूझकर ऑस्ट्रिया को इससे बाहर रखा। ओ, तो ये एक साफ संदेश था। एकदम साफ कि जर्मनी का आर्थिक भविष्य रशिया के साथ है, ऑस्ट्रिया के साथ नहीं। और इसका नतीजा क्या निकला? जबरदस्त। व्यापार आसमान छूने लगा, रेलवे लाइनें बिछी, नई नई फैक्ट्रियां लगी। आर्थिक तरक्की इतनी तेज थी कि लोगों को अब अपने अपने राज्यों के अलग अलग राजनीतिक कानून चुभने लगे। मतलब तरक्की रुकावट बन रहे थे। हाँ, उन्हें लगा कि अगर और अमीर बनना है तो एक देश और एक कानून होना ही चाहिए। आर्थिक एकता, राजनीतिक एकता की मांग कर रही थी। इसी माहौल में 1848 में बर्लिन में क्रांति भी हुई थी, है ना? हाँ, हुई थी। लोगों ने एक यूनिफाइड जर्मनी और नागरिक अधिकारों की मांग की, पर वो असफल हो गई। क्यों? वो असफल क्यों हुई? क्योंकि क्रांतिकारियों ने रशिया के राजा को एकीकृत जर्मनी का सम्राट बनने का ताज ऑफर किया, लेकिन राजा ने मना कर दिया। मना कर दिया। क्यों? उसे डर था कि अगर उसने ताज पहना तो ऑस्ट्रिया सीधा युद्ध छेड़ देगा। और दूसरा, वो जनता के बनाए संविधान के तहत अपनी शक्तियों को कम नहीं करना चाहता था। अच्छा, तो क्रांति फेल हो गई, लोगों की उम्मीदें भी टूट गई। हाँ, लोगों ने उम्मीद छोड़ दी थी। उन्हें लगा कि बातचीत से या क्रांति से ये काम नहीं होगा। और जब लगता है कि कहानी खत्म हो गई, तभी एंट्री होती है ओटो वॉन बिस्मार्क की। बिल्कुल। 1860 के दशक में रशिया का चांसलर बना। और उसकी वो मशहूर नीति, ब्लड एंड आयरन। इसका असल मतलब क्या था? क्या वो सिर्फ युद्ध ही चाहता था? देखिए, ब्लड एंड आयरन का मतलब सिर्फ तोपें और तलवारें नहीं था। आयरन का मतलब था उद्योग और सेना की ताकत। और ब्लड का मतलब था उस ताकत को इस्तेमाल करने की इच्छा शक्ति, मतलब विल पावर। बिस्मार्क का मानना था कि जर्मनी का एकीकरण भाषणों से नहीं बल्कि रशिया की सैन्य ताकत और कूटनीति से होगा। तो उसके पास एक मजबूत सेना थी और ज़ोलवेरेन से आया हुआ पैसा भी। उसकी हिट लिस्ट पर कौन था? रणनीति बिल्कुल साफ थी। 3 दुश्मन थे, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस, और उसे एक एक करके तीनों को रास्ते से हटाना था। शुरुआत हुई डेनमार्क से 1864 में, श्लेस्विग और होल्स्टीन के इलाकों को लेकर। हाँ, लेकिन यहाँ बिस्मार्क का दिमाग देखिए। डेनमार्क को हराने के लिए उसने अपने सबसे बड़े दुश्मन ऑस्ट्रिया के साथ गठबंधन कर लिया। क्या? अपने सबसे बड़े दुश्मन के साथ? ये तो बहुत बड़ा जोखिम था। यही तो बिस्मार्क की कूटनीति थी। उसने ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर डेनमार्क को आसानी से हरा दिया। जीत के बाद श्लेस्विग रशिया ने रख लिया और होल्स्टीन ऑस्ट्रिया को दे दिया। ये तो दोस्ती जैसा लग रहा है। पर ये दोस्ती नहीं थी, ये भविष्य के युद्ध का बीज था। उसे पता था कि इन दो इलाकों को लेकर ऑस्ट्रिया से झगड़ा होना तय है। उसने युद्ध का बहाना खुद ही तैयार कर लिया। कमाल है। तो इसके 2 साल बाद 1866 में ऑस्ट्रिया की बारी आई। हाँ, लेकिन युद्ध से पहले उसने कूटनीति से ऑस्ट्रिया को बिल्कुल अकेला कर दिया। फ्रांस को कुछ जमीन का लालच देकर न्यूट्रल कर दिया, रूस से दोस्ती कर ली। तो जब युद्ध शुरू हुआ, ऑस्ट्रिया की मदद के लिए कोई नहीं आया। कोई नहीं। रशिया की आधुनिक सेना ने ऑस्ट्रिया को सिर्फ 7 हफ्तों में हरा दिया। प्राग की संधि के बाद ऑस्ट्रिया जर्मन मामलों से हमेशा के लिए बाहर हो गया। अब हिट लिस्ट पर सिर्फ एक नाम बचा था, फ्रांस। फ्रांस, जो उस समय का सुपर पावर था। वो कभी नहीं चाहता था कि उसकी सीमा पर एक ताकतवर और एकीकृत जर्मनी खड़ा हो। तो युद्ध तो होना ही था। हाँ, लेकिन बिस्मार्क चाहता था कि युद्ध की शुरुआत फ्रांस करे ताकि दुनिया की नजर में रशिया पीड़ित लगे। इसलिए उसने फ्रांस को उकसाना शुरू किया। और यहीं पर वो एम्स टेलीग्राम वाली घटना हुई। बिल्कुल, इतिहास का शायद सबसे असरदार फेक न्यूज वही है कि रशिया के राजा ने फ्रांसीसी राजदूत से मुलाकात का ब्यौरा एक सामान्य टेलीग्राम से बिस्मार्क को भेजा। बिस्मार्क ने उस टेलीग्राम के शब्दों को ऐसे बदला कि ऐसा लगने लगा जैसे रशिया के राजा ने फ्रांसीसी राजदूत की बहुत बेइज्जती की हो, और फिर उसे सारे अखबारों में छपवा दिया। और इसका वही असर हुआ जो वो चाहता था। बिल्कुल, फ्रांस में जनता गुस्से से भड़क गई, उनकी सरकार पर युद्ध का दबाव बना और उन्होंने रशिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। ये वही गलती थी जिसका बिस्मार्क इंतजार कर रहा था। और इस युद्ध में फ्रांस की बहुत बुरी हार हुई। और फिर आता है इस कहानी का अंतिम दृश्य। 18 जनवरी 1871, पेरिस के बाहर वर्साई का शीश महल, जो कभी फ्रांस की शान हुआ करता था। उसी शीश महल में हारे हुए फ्रांस को और अपमानित करने के लिए जर्मनी के सभी राजाओं ने रशिया के राजा विल्हम प्रथम को एकीकृत जर्मन साम्राज्य का सम्राट घोषित किया। और इस तरह वो जर्मनी जो सदियों से 300 टुकड़ों में बटा था, यूरोप का। अब अगला चैप्टर देखते हैं, इटली का एकीकरण। तो 19वीं सदी से पहले का जो इटली था वो आज जैसा बिल्कुल नहीं था। बिल्कुल नहीं। वो कई छोटे बड़े राज्यों में, साम्राज्यों में, यहाँ तक कि पोप के अपने राज्य में बटा हुआ था। लेकिन इन सब बिखरे हुए टुकड़ों को कोई चीज तो जोड़ती होगी। हाँ, एक धागा था। वो था रोमन साम्राज्य की एक महान विरासत और एक साझा संस्कृति। तो सवाल यही था कि ये जो सिर्फ एक भौगोलिक अभिव्यक्ति है, वो एक असल राष्ट्र कैसे बना? और इस बदलाव की शुरुआत जहाँ तक मुझे पता है नेपोलियन के आने से हुई थी। हाँ, 1799 में। देखिए, नेपोलियन का मकसद इटली को एक करना तो बिल्कुल नहीं था। उसका मकसद तो फ्रांस का साम्राज्य फैलाना था। बिल्कुल, उसने इटली के कई इलाकों पर कब्जा किया और उन्हें फ्रांसीसी प्रशासन के तहत लाया। लेकिन ऐसा करके उसने अनजाने में वो काम कर दिया जो सदियों से नहीं हुआ था। क्या मतलब? उसने अलग अलग राज्यों के बीच की दीवारें गिरा दी, एक जैसे कानून लागू किए, व्यापार के रास्ते खोले, एक तरह से
पहली बार लोगों में हम इटालवी हैं वाली भावना जगने लगी। ये तो बड़ी दिलचस्प बात है। लेकिन फिर नेपोलियन की हार हुई और 1815 में वियना कांग्रेस हुई। जी। वहाँ यूरोप की बड़ी ताकतों ने बैठकर नक्शा फिर से बनाया। तो उन्होंने इटली के साथ क्या किया? उन्होंने वही किया जो हमेशा करते थे, उन्होंने इटली को फिर से केक के टुकड़ों की तरह आपस में बांट लिया। अच्छा, उत्तरी हिस्से ऑस्ट्रिया को दे दिए, दक्षिण में फ्रांसीसी राजवंश को बिठा दिया। इटली के लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ा धोखा था। उन्हें लगा कि वो एक गुलामी से निकलकर दूसरी में फंस गए हैं। और इसी गुस्से ने राष्ट्रवाद की चिंगारी को आग में बदल दिया होगा। बिल्कुल, और इस आग को एक आंदोलन की शक्ल देने के लिए 3 बड़े किरदार सामने आए। हाँ, जिन्हें इटली के एकीकरण का दिल, दिमाग और तलवार कहा जाता है। सही। पहले थे जुसेपे मेज़नी, उन्हें एकीकरण का दिल या आत्मा कहते हैं। वो एक आदर्शवादी थे जिन्होंने यंग इटली जैसा आंदोलन चलाया। फिर थे काउंट कैव्यूर, एकीकरण के दिमाग। हाँ, वो पीडमोंट सार्डिनिया के प्रधानमंत्री थे, एक बहुत ही चतुर और व्यवहारिक डिप्लोमेट। और आखिर में जुसेपे गैरिबाल्डी, एकीकरण की तलवार, वो एक करिश्माई फौजी लीडर थे अपनी रेड शर्ट सेना के साथ। तो इस एकीकरण को अगर हम चरणों में देखें तो ये पीडमोंट सार्डिनिया राज्य के नेतृत्व में हुआ है ना? हाँ बिल्कुल, इसकी शुरुआत तो मतलब 1820-30 के दशक से ही हो गई थी, जब कार्बोनारी जैसी गुप्त समितियां बनी। हाँ, जिनका मकसद विद्रोह करना था। फिर 1831 में मेज़नी ने यंग इटली बनाया। गैरिबाल्डी भी इससे जुड़े थे, लेकिन वो ये शुरुआती विद्रोह जो थे उन्हें दबा दिया गया। तो असली मोड़ आया 1852 के बाद, जब काउंट कैव्यूर प्रधानमंत्री बने। सही। कैव्यूर बहुत दूर की सोचते थे। उन्होंने सबसे पहले अपने घर को यानी पीडमोंट सार्डिनिया को एक मॉडल राज्य बनाया। मॉडल राज्य से क्या मतलब है आपका? मतलब उन्होंने आर्थिक सुधार किए, नागरिक अधिकार दिए, प्रेस को स्वतंत्रता दी। वो इटली के बाकी राज्यों को एक तरह से दिखा रहे थे कि देखो, अगर तुम हमारे साथ जुड़ोगे तो तुम्हारा भविष्य भी ऐसा ही आधुनिक और समृद्ध होगा। ये तो हुई घरेलू तैयारी, लेकिन इटली के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा तो ऑस्ट्रिया था। बिल्कुल, और यहीं पर कैव्यूर का दिमाग, उनकी डिप्लोमेसी काम आई। उन्होंने एक बहुत बड़ा दांव खेला, क्रीमियन युद्ध वाला। हाँ, 1854 का क्रीमियन युद्ध। इस युद्ध से पीडमोंट का कोई लेना देना नहीं था। फिर भी कैव्यूर ने अपनी सेना ब्रिटेन और फ्रांस की मदद के लिए भेज दी, सिर्फ इसलिए ताकि वो इन बड़े देशों का विश्वास जीत सके। बिल्कुल, और उनका ये दांव सफल रहा। 1856 के पेरिस शांति सम्मेलन में कैव्यूर ने इटली की समस्या को एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया। और फिर उन्होंने फ्रांस के साथ वो गुप्त संधि की। हाँ, फ्रांस के शासक नेपोलियन तृतीय के साथ ये तय हुआ कि अगर ऑस्ट्रिया पीडमोंट पर हमला करता है तो फ्रांस उसकी मदद के लिए आएगा। अब मंच तैयार था। तो एकीकरण का पहला चरण कैसे शुरू हुआ? कैव्यूर ने जानबूझकर ऑस्ट्रिया के नियंत्रण वाले लंबाड़ी में विद्रोह को हवा दी। जब ऑस्ट्रिया ने हमला किया तो संधि के मुताबिक फ्रांस मदद के लिए आ गया और उन्होंने ऑस्ट्रिया को हरा दिया। हाँ, और लंबाड़ी को पीडमोंट सार्डिनिया में मिला लिया गया। ये एकीकरण की पहली बड़ी जीत थी। इस जीत का असर तो आसपास के राज्यों पर भी पड़ा होगा। पड़ना ही था। मध्य इटली के राज्यों जैसे परमा, मोडेना, टस्कनी में भी विद्रोह हो गए। वहाँ जनमत संग्रह कराया गया, प्लेबिसाइट। जी, और लोगों ने भारी बहुमत से पीडमोंट के साथ जुड़ने का फैसला किया। तो अब उत्तर और मध्य इटली एक हो चुके थे, लेकिन दक्षिण का क्या? नेपल्स और सिसिली? हाँ, वहाँ फ्रांस के ही राजवंश का शासन था, तो कैव्यूर सीधे हमला नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने गैरिबाल्डी को भेजा। बिल्कुल, यहीं पर तलवार की एंट्री होती है। कैव्यूर ने गैरिबाल्डी को दक्षिण जाने के लिए प्रोत्साहित किया और गैरिबाल्डी ने अपनी सिर्फ 1000 रेड शर्ट्स वाली सेना के साथ कमाल कर दिया। कुछ ही महीनों में उन्होंने पूरे दक्षिणी इटली को जीत लिया। हाँ, और उसे भी एकीकृत कर दिया। लेकिन फिर 1861 में कैव्यूर की मृत्यु हो गई। अब एकीकरण का काम किसने संभाला? अब कमान सार्डिनिया के राजा विक्टर इमैनुअल द्वितीय ने संभाली। अब 2 बड़े इलाके बचे थे, वेनेशिया और रोम। तो वेनेशिया का एकीकरण कैसे हुआ? विक्टर इमैनुअल ने इस बार प्रशिया के बिस्मार्क के साथ संधि की। जब 1886 में प्रशिया और ऑस्ट्रिया का युद्ध हुआ तो इटली ने प्रशिया का साथ दिया। बदले में इटली को वेनेशिया का क्षेत्र मिल गया। अब सिर्फ आखिरी पहेली बची थी, रोम, और ये सबसे मुश्किल थी, है ना? बहुत मुश्किल, क्योंकि रोम पर पोप का नियंत्रण था और उसकी सुरक्षा फ्रांसीसी सेना कर रही थी। मतलब रोम पर हमला करना मतलब पूरी कैथोलिक दुनिया से दुश्मनी मोड़ लेना। सही। तो इटली सही मौके का इंतजार कर रहा था और वो मौका मिला 1870 में, जब फ्रांस और प्रुशिया का युद्ध हुआ। बिल्कुल, फ्रांस को अपनी सेना रोम से वापस बुलानी करी। जैसे ही फ्रांसीसी सेना हटी, इटली की सेना ने रोम में प्रवेश कर लिया। हाँ, और रोम को इटली की राजधानी बना दिया गया। लेकिन पोप का क्या हुआ? क्या इसे कैथोलिक नाराज नहीं हुए? उनकी नाराजगी को कम करने के लिए एक बहुत चतुर समाधान निकाला गया। पोप को रोम शहर के अंदर ही एक छोटा सा स्वतंत्र क्षेत्र दे दिया गया, वैटिकन सिटी। जी, वैटिकन सिटी, और पोप को उस क्षेत्र का शासक मान लिया गया। इस तरह इटली का एकीकरण पूरा हुआ। तो इस तरह आदर्शवाद, कूटनीति और तलवार के दम पर एक बिखरा हुआ देश आखिरकार एक राष्ट्र बन गया। हाँ, इटली एक देश तो बन गया, लेकिन क्या सभी इटालवी एक हो पाए, ये एक अलग सवाल है। एकीकरण के बाद भी अमीर औद्योगिक उत्तर और गरीब खेतिहर दक्षिण के बीच का फासला बना रहा। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि हमने इटली तो बना लिया, अब हमें इताली बनाने हैं। शायद एकीकरण एक मंजिल नहीं बल्कि एक सफर है जो आज भी किसी न किसी रूप में जारी है। अब अगला चैप्टर देखते हैं, औद्योगिक क्रांति। एक ऐसा बदलाव जिसने सचमुच हमारी आज की दुनिया की नींव रखी। हाँ। हम आज जिस तरह जीते हैं, काम करते हैं, यहाँ तक कि सोचते हैं, उसकी जड़ें कहीं न कहीं इसी क्रांति में है। बिल्कुल, ये सिर्फ मशीनों की कहानी नहीं है, ये उस कहानी की पड़ताल है कि हमारी दुनिया मॉडर्न कैसे बनी और हमने इसकी क्या कीमत चुकाई। बिल्कुल, और ये कहानी शुरू होती है एक छोटे से द्वीप से, इंग्लैंड। कमाल की बात है कि ये क्रांति पहले इंग्लैंड में हुई, फिर पूरे यूरोप, अमेरिका और धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल गई। तो सबसे बड़ा और दिलचस्प सवाल यही है कि आखिर इंग्लैंड ही क्यों? हाँ, जर्मनी, फ्रांस या चीन क्यों नहीं? ऐसा क्या खास था इंग्लैंड में? चलिए इसी पर बात करते हैं। पहला जवाब तो आप कह सकते हैं नक्शे में ही छिपा है। उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन। हाँ बिल्कुल, वो यूरोप की मुख्य भूमि से इंग्लिश चैनल के जरिए कटा हुआ है। मतलब एक तरह से पानी की एक खाई उसे बाकी सबसे अलग करती है। और इसका फायदा क्या हुआ? इसका फायदा ये हुआ कि उस वक्त इंग्लैंड के लिए ये एक वरदान साबित हुई। सोचिए, 18वीं और 19वीं सदी में पूरा यूरोप जल रहा था। अच्छा। कहीं फ्रेंच रेवोल्यूशन की आग थी तो कहीं नेपोलियन की लड़ाइयां चल रही थी। जर्मनी और इटली जैसे देश तो बन ही रहे थे, वहां भारी उथल पुथल थी। तो इन सब के बीच इंग्लैंड अपनी उस खाई के पीछे काफी हद तक महफूज बैठा था। बिल्कुल, मतलब जब बाकी सब तलवारें भांज रहे थे तब इंग्लैंड हथौड़े चला रहा था, अपनी इंडस्ट्रीज बना रहा था। सही बात है। उसे अपनी सारी ऊर्जा और पैसा जंग में झोंकने की जरूरत नहीं पड़ी, तो उसने उसे विकास और नई तकनीक पर लगाया। सही, लेकिन सिर्फ सुरक्षित होने से तो फैक्ट्रियां नहीं लगती, उनके लिए कच्चा माल भी तो चाहिए। और वो भी इंग्लैंड की जमीन में भरपूर था, खासतौर पर लोहा और कोयला। अच्छा। ये उस दौर के पेट्रोल और स्टील थे। ये दोनों ही औद्योगिक क्रांति के सबसे जरूरी तत्व थे और इंग्लैंड में ये न सिर्फ मौजूद थे बल्कि बहुत आसानी से निकाले जा सकते थे। मतलब खदानें ज्यादा गहरी नहीं थी। हाँ, तो एक मजबूत नींव तैयार हो चुकी थी, शांति भी थी और संसाधन भी। तो भूगोल ने एक मजबूत स्टेज तैयार कर दिया, लेकिन स्टेज पर परफॉर्म करने के लिए पैसा और लोग भी तो चाहिए। ये पैसा कहाँ से आया? क्या इसका जवाब खेतों में छिपा है? मैंने पढ़ा है कि औद्योगिक क्रांति से ठीक पहले एक कृषि क्रांति भी हुई थी। आपने बिल्कुल सही पकड़ा है। ये दोनों क्रांतियां आपस में जुड़ी हुई हैं। औद्योगिक क्रांति से ठीक पहले इंग्लैंड के खेती करने के तरीके पूरी तरह बदल गए। कैसे? नई तकनीकें आई, बेहतर औजार बने, फसलों को रोटेट करने का सिस्टम आया। इसका नतीजा ये हुआ कि पैदावार में जबरदस्त उछाल आया। मतलब जमीन उतनी ही थी लेकिन फसल कई गुना ज्यादा हो गई थी। सही, और ज्यादा फसल का मतलब है ज्यादा मुनाफा। तो जमींदार और बड़े किसान अचानक बहुत अमीर हो गए। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती, एक किसान जो पीढ़ियों से जमीन पर काम कर रहा है, वो अचानक किसी नई जोखिम भरी फैक्ट्री में पैसा क्यों लगाएगा? बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ दो बातें हुई।
पहली, इस मुनाफे से एक नया पूंजीपति वर्ग पैदा हुआ जिनके पास इतना अतिरिक्त पैसा था कि वो उसे कहीं और लगाना चाहते थे। वो सिर्फ जमीन से बंद कर नहीं रहना चाहते थे। बिल्कुल। और दूसरी बात, खेती में मशीनों के आने से बहुत सारे खेतीहर मजदूर बेरोजगार हो गए। अच्छा। ये लोग गांव से शहरों की तरफ भागे काम की तलाश में, तो अब आपके पास फैक्ट्री में लगाने के लिए पैसा भी था और उन फैक्ट्रियों में काम करने के लिए सस्ते मजदूरों की फौज भी। वाह, मतलब कृषि क्रांति ने औद्योगिक क्रांति के लिए पैसा भी दिया और मैन पावर भी। ये तो एक साइकिल बन गई। पर इंग्लैंड की कहानी में एक और बहुत बड़ा और शायद सबसे विवादास्पद एंगल है उसका औपनिवेशिक साम्राज्य। हाँ, ये बहुत जरूरी है। क्या ये कहना गलत होगा कि ब्रिटेन की फैक्ट्रियों का धुआं भारत जैसे गुलाम देशों के शोषण की आग से उठ रहा था? ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, बल्कि ये उस कहानी का एक बेहद अहम हिस्सा है। ब्रिटेन की कॉलोनियों ने इस क्रांति के लिए दो तरह से ईंधन का काम किया। दो तरह से। पहला, वहां से कच्चा माल मिलता था बेतहाशा और बहुत ही सस्ता, जैसे भारत से कपास, वेस्ट इंडीज से चीनी। तो इंग्लैंड को अपनी फैक्ट्रियों को 24 घंटे चलाने के लिए कभी कच्चे माल की कमी नहीं हुई? कभी नहीं। और दूसरा फायदा शायद और भी बड़ा था। वो क्या? जब उस सस्ते कपास से इंग्लैंड की मिलों में कपड़ा बनता था तो उस महंगे तैयार माल को बेचने के लिए उन्हें बाजार ढूंढने की जरूरत नहीं थी। वो बना बनाया बाजार भी तो यही कॉलोनियां थी। बिल्कुल, ये एक परफेक्ट बिजनेस मॉडल था, है ना? अपने गुलाम देश से ₹1 का कच्चा माल लो, उसे अपनी फैक्ट्री में प्रोसेस करके ₹10 का माल बनाओ और फिर उसी गुलाम देश को वो माल खरीदने पर मजबूर करो। इस दोहरी लूट ने ब्रिटेन में इतनी दौलत पैदा की जिसकी कोई हद नहीं थी और इसी दौलत ने नए नए उद्योगों में निवेश को और बढ़ावा दिया। सही। तो अब हमारे पास भूगोल है, पैसा है, मजदूर है और कच्चा माल भी। लेकिन इस सब को जोड़ने के लिए एक मजबूत सिस्टम की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल। मतलब सामान को खदान से फैक्ट्री और फैक्ट्री से बाजार तक पहुंचाने का नेटवर्क। और 1800 आते आते इंग्लैंड ने वो नेटवर्क भी तैयार कर लिया था। उन्होंने सड़कों और नहरों का एक शानदार जाल बिछा दिया था। अच्छा। मैनचेस्टर जैसे औद्योगिक शहर लिवरपूल जैसे बंदरगाहों से जुड़ चुके थे। इससे लॉजिस्टिक्स यानी सामान को लाने ले जाने का खर्च और समय दोनों बहुत कम हो गए। और जाहिर है जब ये सब हो रहा था तो पैसे के लेन देन को संभालने के लिए एक मजबूत बैंकिंग सिस्टम भी खड़ा हो गया होगा। हाँ, लंदन स्टॉक एक्सचेंज बन चुका था। ये बैंक उस दौर के वेंचर कैपिटलिस्ट की तरह थे। वे नए आइडिया और नई मशीनों पर दांव लगा रहे थे और उनका यही दांव औद्योगिक क्रांति को और तेज कर रहा था। तो असल में ये पांचों कारण अलग अलग नहीं थे बल्कि एक दूसरे को मजबूत कर रहे थे। बिल्कुल, एक दूसरे से जुड़े हुए थे। भूगोल ने सुरक्षा दी, खेती से जो पैसा आया उसने बैंकों को ताकत दी, बैंकों ने फैक्ट्रियों में पैसा लगाया और इन फैक्ट्रियों को चलाने के लिए उपनिवेशों से कच्चा माल आया जिसे बेहतरीन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क के जरिए पहुंचाया गया। ये एक ऐसा इकोनॉमिक इंजन बन गया था जिसे रोकना नामुमकिन था। बिल्कुल सही। ये एक परफेक्ट स्टॉर्म था जहां सारी परिस्थितियां एक साथ एक ही जगह पर आकर मिल गई। तो हमने ये तो समझ लिया कि ये क्रांति इंग्लैंड में ही क्यों हुई। अब बात करते हैं कि इस क्रांति को असल में चलाया किसने। मतलब वो आविष्कार कौन से थे जिन्होंने दुनिया बदल दी? आविष्कार तो सैकड़ों हुए, लेकिन अगर हम कुछ गेम चेंजर्स की बात करें तो शुरुआत कपड़ा उद्योग से करनी होगी। ठीक है। 1764 में जेम्स हरग्रीव्स नाम के आविष्कारक ने एक मशीन बनाई, स्पिनिंग जेनी। स्पिनिंग जेनी। ये बहुत साधारण सी मशीन थी, लेकिन इसने सूत काटने की रफ्तार को 8 गुना बढ़ा दिया। जो काम पहले 8 लोग करते थे अब एक अकेला इंसान कर सकता था। इसका मतलब कपड़ा अचानक बहुत ज्यादा और बहुत सस्ता हो गया होगा। बिल्कुल, आम आदमी के लिए भी फैशन और नए कपड़े खरीदना आसान हो गया होगा। हाँ, इसने कपड़ा उद्योग में एक बाढ़ ला दी। लेकिन स्पिनिंग जेनी तो सिर्फ एक इंडस्ट्री तक सीमित थी। असली तूफान तो तब आया जब जेम्स वॉट ने स्टीम इंजन को बेहतर बनाया। अच्छा, स्टीम इंजन। स्टीम इंजन इस पूरी क्रांति का दिल था। मैं तो कहूंगी कि स्टीम इंजन सिर्फ एक मशीन नहीं था, ये उस दौर का इंटरनेट था, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसने हर इंडस्ट्री को पूरी तरह से बदल दिया। बहुत अच्छी एनालॉजी है। बिल्कुल यही हुआ। कपड़ा मिले, लोहे के कारखाने, कोयले की खदानें, शराब की भट्टियां, ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां स्टीम इंजन का इस्तेमाल न हो रहा हो। इसने इंसान को पहली बार जानवरों या प्रकृति की ताकत से आजाद कर दिया। बिल्कुल, अब आप फैक्ट्री कहीं भी लगा सकते थे और उसे 24 घंटे चला सकते थे। इसने उत्पादन की क्षमता को उस स्तर पर पहुंचा दिया जिसकी पहले कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। और जब उत्पादन इतनी तेजी से बढ़ा तो व्यापार भी बढ़ा होगा और व्यापार के लिए चाहिए तेज रफ्तार कम्युनिकेशन। सही। संदेशों का जल्दी पहुंचना। यहीं पर टेलीग्राफ और बाद में टेलीफोन का आविष्कार आता है। सोचिए, इससे पहले एक जरूरी खत को लंदन से भारत पहुंचने में महीनों लग जाते थे। महीनों? हाँ, टेलीग्राफ ने उस दूरी को कुछ मिनटों में समेट दिया। अब एक व्यापारी लंदन में बैठकर भारत में कपास का भाव पता कर सकता था और तुरंत सौदा कर सकता था। इसने दुनिया के व्यापार करने का तरीका ही बदल दिया। इसने दुनिया को सही मायनों में छोटा कर दिया। और इन सभी आविष्कारों स्पिनिंग जेनी, स्टीम इंजन, रेलवे, टेलीग्राफ की नींव में दो ही चीजें थीं, लोहा और कोयला। मशीनों और पटरियों के लिए लोहा और उन्हें चलाने की ऊर्जा के लिए कोयला। सही कहा। ये दोनों इस नई औद्योगिक दुनिया के बिल्डिंग ब्लॉक्स थे। इनके बिना ये क्रांति महज एक सपना रह जाती। हमने अब तक विकास, तरक्की, आविष्कार और मुनाफे की बात की। ये सब कहानी का एक पहलू है, चमकदार पहलू। लेकिन चलिए सिक्के का दूसरा पहलू भी देखते हैं, क्योंकि इस चमक दमक के पीछे एक बहुत ही अंधेरा सच भी छिपा था जिसकी परछाई आज भी हम पर पड़ती है। और उस अंधेरे की सबसे गहरी मार पड़ी मजदूरों पर। फैक्ट्री मालिकों का सिर्फ एक मकसद था, मुनाफा। ज्यादा से ज्यादा मुनाफा। हाँ, इस होड़ में उन्होंने इंसान को भी एक मशीन का पुर्जा समझ लिया। मजदूरों से दिन में 14 से 16 घंटे काम करवाया जाता था, वो भी खतरनाक और जानलेवा माहौल में। तनख्वाह इतनी कम होती थी कि गुजारा करना मुश्किल था, इसलिए मर्दों के साथ साथ औरतों और छोटे छोटे बच्चों को भी काम पर लगा दिया जाता था। बिल्कुल। सुरक्षा का तो कोई इंतजाम ही नहीं था, कब कोई मशीन हाथ काट दे या खदान धंस जाए कोई भरोसा नहीं था। कल्पना कीजिए, एक 8 साल का बच्चा जो दिन के 14 घंटे एक अंधेरी धूल भरी कोयले की खदान में सिर्फ इसलिए रेंग रहा है ताकि वो मशीनों तक कोयला पहुंचा सके जो उसके हाथ से बने कपड़े से भी ज्यादा कीमती है। ये उस दौर की एक आम हकीकत थी। हाँ, इंसान की जिंदगी की कोई कीमत नहीं थी। और इसी शोषण ने एक और बड़ी समस्या को जन्म दिया, समाज में बढ़ती खाई। बिल्कुल। क्रांति से पहले जब समाज ज्यादातर खेती पर निर्भर था तब अमीर और गरीब के बीच फर्क तो था, लेकिन शायद इतना बड़ा नहीं था। लेकिन औद्योगिक क्रांति ने इस खाई को एक गहरी खाई में बदल दिया। एक तरफ थे मुट्ठी भर फैक्ट्री मालिक जो रातों रात बेहिसाब अमीर हो रहे थे, और दूसरी तरफ थी मजदूरों की विशाल आबादी जो और गरीब होती जा रही थी। सही। आज हम दुनिया में जो जबरदस्त आर्थिक असमानता देखते हैं उसकी जड़ें इसी दौर में। यहीं से समाज दो हिस्सों में बंटना शुरू हुआ, पूंजीपति और मजदूर। और इस क्रांति का एक तीसरा असर ऐसा है जिसका खामियाजा आज पूरी दुनिया भुगत रही है, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन। हाँ, ये उसी कहानी की शुरुआत है। जब हजारों फैक्ट्रियों और स्टीम इंजनों ने एक साथ 24 घंटे कोयला जलाना शुरू किया तो आसमान धुएं से काला पड़ गया, शहर धुंध में डूब गए, नदियों में केमिकल घोला जाने लगा। इंसान ने पहली बार इतने बड़े पैमाने पर पर्यावरण को बदलना और बर्बाद करना शुरू किया। ये आज के क्लाइमेट चेंज की ऐतिहासिक शुरुआत थी। आज भी जब क्लाइमेट चेंज को लेकर अंतर्राष्ट्रीय बैठकें होती हैं तो भारत जैसे विकासशील देश यही तक देते हैं कि इस संकट में विकसित देशों का ऐतिहासिक योगदान है। हाँ, वो कहते हैं कि प्रदूषण तो आपने फैलाना शुरू किया था जब आप अमीर बन रहे थे। और वो तर्क बिल्कुल इसी दौर से आता है। और अब आते हैं आखिरी और सबसे विस्फोटक नकारात्मक प्रभाव पर, जिसने आने वाली सदी में दुनिया का नक्शा खून से रंग दिया। वो क्या था? साम्राज्यवाद को बढ़ावा। इसे थोड़ा समझते हैं। इंग्लैंड की फैक्ट्रियों की भूख बहुत ज्यादा थी, उन्हें लगातार कच्चा माल और अपने बने हुए सामान के लिए नए बाजार चाहिए थे। सही। और जब ये जरूरतें अपने देश में पूरी नहीं होती तो आप दूसरे के घर में जाते हैं। अच्छा। इंग्लैंड, फ्रांस, बेल्जियम जैसे औद्योगिक देशों ने यही किया। उन्होंने एशिया और अफ्रीका के देशों पर सिर्फ इसलिए कब्जा किया ताकि वो उनके संसाधनों को लूट सकें और वहां अपना सामान बेच सकें। भारत इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। बिल्कुल। मतलब साम्राज्यवाद को शौक नहीं था बल्कि औद्योगिक क्रांति की सीधी जरूरत थी। फैक्ट्री का इंजन चालू रखने के लिए आपको कॉलोनीज चाहिए ही थी। और इसी जरूरत ने दुनिया को एक बहुत बड़ी तबाही की ओर धकेल दिया। जब जर्मनी जैसी नई औद्योगिक ताकत उभरी तो उसे भी अपनी फैक्ट्रियों के लिए कच्चा माल और बाजार चाहिए थे। लेकिन दुनिया तो पुरानी ताकतें पहले ही बांट चुकी थी। हाँ, तो अब जर्मनी को अपनी जगह बनाने के लिए लड़ना पड़ता। कच्चे माल और बाजारों पर कब्जे की इसी होड़, इसी टकराव ने आगे चलकर
मिलकर पहले और दूसरे विश्व युद्ध की जमीन तैयार की। तो एक तरह से देखें तो औद्योगिक क्रांति ने जो साम्राज्यवाद की भूख पैदा की, उसी का नतीजा थे भयानक विश्व युद्ध। चलिए अब अगला अध्याय देखते हैं, प्रथम विश्व युद्ध। इसकी कहानी 1914 में शुरू नहीं हुई, बल्कि बहुत बहुत पहले शुरू हुई थी। बिल्कुल, इसकी पृष्ठभूमि को समझने के लिए हमें 19वीं सदी के यूरोप में चलना होगा। और कहानी की शुरुआत होती है नेपोलियन बोनापार्ट से। 1799 से 1815 के बीच उसने जो इटली और जर्मनी जैसे कई इलाकों पर आक्रमण किए, उसने अनजाने में वहां राष्ट्रवाद के बीज बो दिए। अच्छा, तो उस समय जर्मनी एक देश नहीं था ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो 300 से ज्यादा छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। इन आक्रमणों ने ही उनमें एक होने की भावना जगाई। और फिर 1871 तक रशिया के नेतृत्व में जर्मनी एक हो गया। हाँ, और सबसे जरूरी बात यह है कि जर्मनी का एकीकरण फ्रांस को एक बहुत बड़ी लड़ाई में हरा कर हुआ था। तो मतलब पैदा होते ही उसने एक नया दुश्मन बना लिया। बिल्कुल, और जर्मनी के पहले लीडर बिस्मार्क इस बात को बहुत अच्छी तरह समझते थे। उनकी विदेश नीति बहुत साफ थी। क्या थी उनकी नीति? पहला, ब्रिटेन से कभी मुकाबला नहीं करना, वो एक सुपर पावर है, उसे छेड़ो मत। और दूसरा, फ्रांस को हमेशा अलग थलग रखो। अलग थलग क्यों? क्योंकि वो फ्रांस को एक घायल शेर मानते थे जो कभी भी मौका मिलते ही हमला कर सकता है। अच्छा, तो इसी नीति के तहत उन्होंने वो सारे गठबंधन, वो अलायंसेस बनाने शुरू किए। हाँ बिल्कुल। फ्रांस को अकेला करने के लिए उन्होंने ऑस्ट्रिया हंगरी और रूस के बीच गठबंधन करवाया। फिर जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली के बीच ट्रिपल अलायंस बनाया। लेकिन 1890 में कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। हाँ, एक बहुत बड़ा मोड़, जब काइजर विल्हेम द्वितीय जर्मनी का लीडर बना। और उसकी सोच बिस्मार्क से बिल्कुल अलग थी। जमीन आसमान का फर्क था। विल्हेम द्वितीय का मानना था कि अगर जर्मनी को एक आर्थिक महाशक्ति बनना है तो उसे उपनिवेश बनाने होंगे, कॉलोनियां चाहिए। और कॉलोनियों का मतलब था ब्रिटेन और फ्रांस के हितों से सीधी टक्कर। सीधी टक्कर, क्योंकि दुनिया की अच्छी जगहों तो वो पहले ही बांट चुके थे। तो अब जर्मनी को सस्ते कच्चे माल और मजदूरों के लिए उनके इलाकों में हस्तक्षेप करना ही पड़ता। और इसी सोच के चलते जर्मनी ने बड़ी नौसेना बनाना शुरू कर दिया। हाँ, और दूसरे देशों के उपनिवेशों में दखल देना भी शुरू कर दिया। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है मोरक्को संकट। हाँ, 1905 और 1911 में। बिल्कुल, जर्मनी और फ्रांस उपनिवेश को लेकर आमने सामने आ गए थे, मतलब युद्ध होते होते बचा। तो इस तनाव भरे माहौल में दुनिया दो गुटों में बट गई थी। हाँ, एक तरफ थी एलाइड पावर्स यानी मित्र राष्ट्र, इनमें रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, सर्बिया थे। बाद में 1917 में अमेरिका भी शामिल हुआ। और दूसरी तरफ थी सेंट्रल पावर्स यानी केंद्रीय शक्तियां। इनमें मुख्य थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑटोमन साम्राज्य और बुल्गारिया। तो युद्ध के जो मुख्य कारण थे उन्हें समझना जरूरी है। 4 कारण गिने जाते हैं ना? हाँ, मोटे तौर पे 4। पहला तो था साम्राज्यवाद यानी इंपीरियलिज्म। जर्मनी जैसी नई ताकतों को अपने उद्योग के लिए संसाधन चाहिए थे, जिसके लिए वो उपनिवेश चाहते थे। बिल्कुल, और ये सीधे सीधे ब्रिटेन और फ्रांस के हितों से टकरा रहा था। दूसरा कारण था राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म। हाँ, और ये बहुत आक्रामक राष्ट्रवाद था। ये सोचती कि किसी भी देश को महान बनने के लिए युद्ध लड़ना ही पड़ता है। आम जनता भी युद्ध को गौरव से जोड़कर देखती थी। अच्छा, और तीसरा था सैन्यवाद, मिलिटरिज्म। हर देश अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा था, हथियारों की एक होड़ सी शुरू हो गई थी। और चौथा, जो शायद सबसे खतरनाक था, वो थी गठबंधन प्रणाली, अलायंस सिस्टम। हाँ, ये तरह का बारूद का जाल था। देशों के बीच ऐसी गुप्त संधियां थी कि अगर एक देश पर हमला होता है तो दूसरा उसकी मदद के लिए युद्ध में कूद पड़ेगा। इसी सिस्टम ने एक छोटे से संकट को विश्व युद्ध में बदल दिया। तो माहौल तो पहले से गर्म था, बस एक चिंगारी की जरूरत थी। और वो चिंगारी लगी जब ऑस्ट्रिया हंगरी के राजकुमार आर्चड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड की बोस्निया में हत्या कर दी गई। हत्या करने वाला एक सर्बियाई राष्ट्रवादी समूह था। बिल्कुल, इससे ऑस्ट्रिया हंगरी सर्बिया पर बहुत नाराज हुआ। उसने सर्बिया को कार्रवाई करने के लिए 1 महीने का समय दिया, लेकिन सर्बिया ने कुछ नहीं किया। तो ऑस्ट्रिया हंगरी सर्बिया पर हमला करना चाहता था। हाँ, पर उसे डर था कि सर्बिया को बचाने के लिए रूस आ जाएगा, क्योंकि दोनों के बीच एक संधि थी। तब उसने जर्मनी से मदद मांगी। हाँ, और जर्मनी ने उसे पूरा समर्थन देने का वादा किया, एक तरह का ब्लैंक चेक दे दिया। और इसी आश्वासन के बाद ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पर हमला कर दिया। और बस यहीं से प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। जैसे ही सर्बिया पर हमला हुआ, रूस उसकी मदद के लिए आगे आया। और रूस के युद्ध में आते ही जर्मनी ने रूस और फ्रांस दोनों पर एक साथ युद्ध की घोषणा कर दी। दोनों पर एक साथ? हाँ, उनके श्लीफन प्लान के मुताबिक उनका प्लान था कि फ्रांस को जल्दी से हराकर फिर रूस से लड़ेंगे। और फ्रांस पर हमला करने के लिए जर्मनी को बेल्जियम से होकर गुजरना पड़ा। हाँ, और बेल्जियम एक तटस्थ देश था। उसकी सुरक्षा के लिए ब्रिटेन के साथ ट्रीटी ऑफ लंदन नाम की एक संधि थी। तो जैसे ही जर्मनी ने बेल्जियम पर हमला किया, ब्रिटेन भी युद्ध में शामिल हो गया और देखते ही देखते ये एक विश्व युद्ध बन गया। युद्ध के दौरान 1917 में 2 बड़ी घटनाएं हुई। हाँ, पहली, रूस में क्रांति हुई और वो युद्ध से बाहर हो गया। और दूसरी ये कि जर्मनी के पनडुब्बी हमलों से परेशान होकर अमेरिका युद्ध में शामिल हो गया। अमेरिका ने कहा कि वो दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए युद्ध में प्रवेश कर रहा है। अमेरिका के आने से तो पलड़ा बिल्कुल ही मित्र राष्ट्रों की तरफ झुक गया होगा। बिल्कुल, एलाइड पावर्स बहुत मजबूत हो गए। ब्रिटेन और अमेरिका की संयुक्त सेनाओं ने सेंट्रल पावर्स को हरा गया और 1918 में युद्ध समाप्त हो गया। युद्ध के बाद वर्साई की संधि हुई, ट्रीटी ऑफ वर्साई। हाँ, और इस संधि ने युद्ध की सारी जिम्मेदारी जर्मनी पर डाल दी। उस पर भारी आर्थिक जुर्माना लगाया गया। हाँ, और उसके कई इलाके भी फ्रांस और ब्रिटेन को दे दिए गए। इस अपमानजनक संधि ने जर्मनी के लोगों में बहुत ज्यादा आक्रोश भर दिया। तो जर्मनी को एक स्प्रिंग की तरह दबा दिया गया था। बिल्कुल, और जब ये स्प्रिंग उछला तो जर्मनी में हिटलर का उदय हुआ, जिसने द्वितीय विश्व युद्ध की नींव रखी। चलिए अब अगला अध्याय देखते हैं, प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव। पहले विश्व युद्ध को द ग्रेट वॉर कहा जाता था, महान युद्ध। कुछ लोग तो इसे सभी युद्धों को समाप्त करने वाला युद्ध भी कहते थे। हाँ, ये नाम बहुत कुछ कहते हैं। किसी ने ये सोचा भी नहीं था कि 1914 में जो ये युद्ध शुरू हुआ, जब वो 1918 में खत्म होगा तो उसके सिर्फ 20 साल बाद ही एक और विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, और शायद सबसे बड़ी विडंबना यही है, जिस युद्ध को युद्ध खत्म करने वाला कहा गया, उसी ने इतिहास के सबसे विनाशकारी मतलब दूसरे विश्व युद्ध की नींव रख दी। तो ज़ाहिर है इतने बड़े युद्ध के प्रभाव भी बहुत गहरे पड़े होंगे। आज हम इसी के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक प्रभावों को समझेंगे। और वर्साई की संधि पर भी बात करेंगे, जिसने एक युद्ध को खत्म तो किया लेकिन दूसरे की जमीन तैयार कर दी। तो शुरुआत आर्थिक प्रभावों से करते हैं। कहते हैं ना, जब जेब पर असर पड़ता है तो असर सबसे गहरा होता है। जेब पर असर ये तो बहुत छोटा शब्द है। इसने तो देशों को दिवालिया होने की कगार पर ला खड़ा किया था। आप अंदाजा लगाइए, ग्रेट ब्रिटेन और जर्मनी जैसे देश, उस समय की सुपर पावर्स, हाँ, उस समय की सबसे बड़ी आर्थिक शक्तियां, उन्होंने अपनी पूरी अर्थव्यवस्था का लगभग 60% हिस्सा सिर्फ युद्ध जीतने में लगा दिया। 60%? जी, इसीलिए कई इतिहासकार इसे मानव इतिहास की सबसे बड़ी मिसकैलकुलेशन कहते हैं। उन्हें लगा था कि ये लड़ाई कुछ महीनों में खत्म हो जाएगी, और ये 4 साल तक खिंच गई। इसका एक बहुत ही चौंकाने वाला उदाहरण जर्मनी से मिलता है। एक तस्वीर है जहां एक महिला लकड़ी की जगह नोटों को जला रही है। हाँ, वो बहुत मशहूर तस्वीर है। वो चूल्हा जलाने के लिए नोटों के बंडलों का इस्तेमाल कर रही थी। ऐसा क्यों? मतलब लकड़ी नोटों से ज्यादा महंगी हो गई थी। बिल्कुल, यही तो है हाइपर इन्फ्लेशन यानी अति मुद्रास्फीति। हुआ ये कि युद्ध के लिए हथियार और उपकरण खरीदने के लिए देशों के पास पैसे नहीं थे, खत्म हो गए थे। तो उन्होंने 2 काम किया। एक, लोगों पर भारी टैक्स लगाए, और दूसरा, जो ज्यादा विनाशकारी साबित हुआ, उन्होंने अंधाधुंध करेंसी छापना शुरू कर दिया। उन्हें लगा कि और नोट छापकर खर्च पूरा कर लेंगे। हाँ, लेकिन जब बाजार में इतना ज्यादा पैसा आ गया तो उसकी कीमत पूरी तरह से गिर गई, कीमतें आसमान छूने लगी और मुद्रा का कोई मूल्य ही नहीं रहा। मतलब कागज का टुकड़ा बस। बस। और यहाँ एक दिलचस्प मोड़ आता है। जब यूरोप के बड़े-बड़े देश आर्थिक रूप से तबाह हो रहे थे तो उन्हें अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए अमेरिका से सामान मंगाना पड़ा था। बिल्कुल, और इसी आर्थिक संकट ने अमेरिका और जापान को नई वैश्विक शक्तियों के रूप में उभरने का मौका दिया। यूरोप कर्जदार बन गया और अमेरिका दुनिया का साहूकार। एक तरह से। हाँ, अब आते हैं राजनीतिक प्रभावों पर। युद्ध ने तो दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया। सबसे बड़ा बदलाव था राजशाही का अंत। ये एक पॉलिटिकल अर्थक्वेक से कम नहीं था। 4 बहुत बड़े साम्राज्य खत्म हो गए। रूस, जहां जार का शासन खत्म हुआ, जर्मनी, जहां कैसर विल्हेम द्वितीय देश छोड़कर भाग गया, ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य,
और ऑटोमन साम्राज्य, ये सब ताश के पत्तों की तरह ढह गए। 4 साम्राज्य एक साथ। तो फिर इन साम्राज्यों के टूटने से जो खाली जगह बनी वहां क्या हुआ? वहां यूरोप में कई नए छोटे छोटे स्वतंत्र देश बने। अच्छा, फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया और युगोस्लाविया जैसे नए देश अस्तित्व में आए। एक समय का जो विशाल ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य था वो टूटकर बस एक छोटा सा देश रह गया। और इसी के साथ अमेरिका एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभरा। एक और बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा मध्य पूर्व पर। ऑटोमन साम्राज्य की हार के बाद उसके जो क्षेत्र थे हाँ, उन्हें ब्रिटेन और फ्रांस ने आपस में बांट लिया और इसी ने भविष्य में उस क्षेत्र में होने वाले कई संकटों की नींव रखी। इसका असर तो भारत पर भी दिखा था। ऑटोमन साम्राज्य के विघटन के कारण ही भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था ना? सही पकड़ा आपने। वो आंदोलन बाद में असहयोग आंदोलन का हिस्सा बना। तो देखिए कनेक्शन कहां से कहां जुड़ रहा है। कमाल है। अब आते हैं सामाजिक प्रभावों पर। इसका समाज पर क्या असर पड़ा? समाज पर भी बहुत गहरा असर पड़ा। देखिए युद्ध में ज्यादातर युवा लड़ रहे थे, मतलब 20 से 45 साल के लोग। हाँ, लाखों की संख्या में उनकी मौत हुई। इससे पूरी जनसांख्यिकी ही बदल गई। इसके परिणाम तो बहुत भयानक हुए होंगे। जन्म दर में गिरावट आई, युवा पुरुषों की आबादी बहुत कम हो गई और समाज में महिलाओं और बुजुर्गों की संख्या बढ़ गई। लेकिन इसी में से एक बड़ा सामाजिक बदलाव भी निकला। वो क्या? जब पुरुष युद्ध में थे तो फैक्ट्रियों और उद्योगों में काम किसने किया? महिलाओं ने। हाँ, महिलाओं ने फैक्ट्रियों में काम करना शुरू कर दिया। समाज में उनकी भूमिका अचानक बहुत महत्वपूर्ण हो गई। और इसी बदलाव के कारण महिलाओं को कई अधिकार भी मिले होंगे। बिल्कुल, अर्थव्यवस्था में उनके योगदान को देखते हुए कई देशों ने उन्हें वोट देने का अधिकार भी दिया। ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी, इन सब जगहों पर। ये तो एक बहुत बड़ा कदम था। हाँ, इसके अलावा जो पुराने बड़े साम्राज्य थे उनमें उच्च वर्ग का दबदबा था। अब नए और छोटे देश बने तो समाज के कमजोर वर्गों को भी राष्ट्र निर्माण में अपनी बात रखने का मौका मिला। तो हमने आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक तीनों प्रभावों को देखा। अब आते हैं उस दस्तावेज पर जिसने इस युद्ध को आधिकारिक तौर पर खत्म किया, वर्साई की संधि। 28 जून 1919। इस संधि का मकसद था भविष्य में ऐसे युद्ध को रोकना, लेकिन इसकी शर्तें बेहद कठोर थीं। और यहीं से सारी समस्या शुरू हुई। हाँ, इस संधि की सबसे बड़ी समस्या ये थी कि इसने युद्ध की पूरी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ जर्मनी पर डाल दी। सिर्फ जर्मनी पर? हाँ, जर्मनी पर 3 मुख्य शर्तें थोपी गई। पहली, युद्ध का दोष, मतलब जर्मनी को युद्ध शुरू करने का एकमात्र दोषी माना गया। दूसरी शर्त क्या थी? जिम्मेदारी जर्मनी को दी गई। ये रकम इतनी ज्यादा थी कि कोई सोच भी नहीं सकता था। और तीसरी? तीसरी थी क्षेत्रों का बंटवारा। जर्मनी के कई इलाके छीनकर फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन जैसे देशों को दे दिए गए। एक मिनट, लेकिन अमेरिका ने तो कोई क्षेत्र नहीं लिया था शायद। सही कहा आपने। अमेरिका ने साम्राज्यवाद विरोधी रुख अपनाते हुए जर्मनी का कोई भी क्षेत्र लेने से साफ इनकार कर दिया था। तो इस संधि ने तो जर्मनी को पूरी तरह से अपमानित और असहाय महसूस कराया होगा। ऐसा लगा होगा जैसे उसके अस्तित्व पे ही सवाल खड़ा कर दिया गया हो। बिल्कुल, और यहीं पर एक विरोधाभास पैदा हुआ। संधि का उद्देश्य था जर्मनी को इतना कमजोर कर देना कि वो फिर कभी सिर न उठा सके। लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा। हाँ, इसी अपमान और अंधकार ने जर्मनी में एडोल्फ हिटलर के उदय के लिए जमीन तैयार की, जिसके कारण दूसरा विश्व युद्ध हुआ। तो चलिए अब अगला चैप्टर देखते हैं, लीग ऑफ नेशंस। पहले विश्व युद्ध की भयानक तबाही के बाद दुनिया को लगा कि भाई एक ऐसा संगठन होना चाहिए जो भविष्य में ऐसी भयानक जंग को रोक सके। बिल्कुल, और इसी सोच के साथ जन्म हुआ लीग ऑफ नेशंस का। एक बहुत बड़ा, बहुत ही आदर्शवादी प्रयोग था ये। हाँ, लेकिन फिर 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। तो सवाल यही है कि ये लीग ऑफ नेशंस आखिर फेल क्यों हुआ? इसकी कहानी शुरू होती है अमेरिकी राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन से। उन्होंने अपने मशहूर 14 पॉइंट्स दिए थे। लीग ऑफ नेशंस की नींव असल में वहीं रखी गई थी। उनका मकसद था कि युद्ध के बाद दुनिया में शांति कैसे लाई जाए। और उन 14 पॉइंट्स में कुछ बातें तो बहुत ही आज भी बहुत जरूरी लगती हैं। जैसे एक था खुली कूटनीति, हाँ। कि देशों के बीच कोई सीक्रेट डील, कोई गुप्त गठबंधन नहीं होगा। बिल्कुल, क्योंकि पहले विश्व युद्ध की एक बड़ी वजह यही गुप्त संध्या थी। सब कुछ पारदर्शी रखने की बात थी। और समुद्र की स्वतंत्रता की भी बात थी। पेरिस में एक शांति सम्मेलन हुआ। हाँ, पेरिस में। इसमें मुख्य रूप से 4 बड़े देश थे, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और इटली। हालांकि इटली ज्यादातर नाराज ही रहा क्योंकि उसे जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए। अच्छा, और यहाँ फ्रांस का रवैया कैसा था? मैंने सुना है कि वो बहुत सख्त थे। बहुत ज्यादा। 1870 में जर्मनी से मिली हार का बदला लेना चाहते थे। मतलब शांति सम्मेलन में भी बदले की भावना थी। बिल्कुल थी, और फ्रांस के दबाव में ही वर्साई की संधि हुई जो जर्मनी पर जबरदस्ती थोपी गई। तो उसमें शर्तें क्या थी? बहुत कठोर शर्तें थी। जर्मनी के कई इलाके छीन लिए गए और युद्ध का पूरा हार जाना वो जर्मनी पर डाल दिया गया। बाप रे। तो इसी माहौल में, इसी पृष्ठभूमि में लीग ऑफ नेशंस के उद्देश्य तय हुए। क्या थे मुख्य उद्देश्य? पहला तो था देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना। ठीक है। फिर था सामूहिक सुरक्षा। सामूहिक सुरक्षा, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब था कि एक देश पर हमला सब पर हमला माना जाएगा, सब मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ, और निरस्त्रीकरण भी एक लक्ष्य था, यानी हथियारों की होड़ कम करना, और सबसे जरूरी विश्व शांति बनाए रखना। उद्देश्य तो बहुत अच्छे थे, लेकिन कुछ घटनाओं ने इसकी कमजोरियों को उजागर कर दिया है ना? बिल्कुल। जैसे 1931 में जब जापान ने चीन के मंचूरिया पर हमला कर दिया। हाँ, वो लीग के लिए पहली बड़ी परीक्षा थी। चीन ने लीग से मदद मांगी होगी। हाँ, चीन मदद के लिए गया, लेकिन लीग कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर सका। क्यों नहीं कर सका? ब्रिटेन और फ्रांस जैसे बड़े देश तो थे सदस्य। वही तो, लेकिन उनके अपने व्यापारिक हित थे जापान के साथ। वो जापान पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाने से बच रहे थे। मतलब अपने व्यापार के लिए उन्होंने एक सदस्य देश को अकेला छोड़ दिया। एक तरह से हाँ, और उन्हें एक और युद्ध का भी डर था, तो उन्होंने बस निंदा की, एक रिपोर्ट बनाई, लेकिन किया कुछ नहीं। और जापान ने क्या किया? जापान बस लीग से बाहर निकल गया और मंचूरिया पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। अच्छा, तो यही देखकर इटली को भी हिम्मत मिली होगी। बिल्कुल यही हुआ। 1935 में इटली ने एबिसिनिया पर हमला कर दिया। आज का इथियोपिया। हाँ, इस बार लीग ने कुछ प्रतिबंध लगाए तो सही, लेकिन वो इतने कमजोर थे कि इटली पर कोई खास असर ही नहीं पड़ा। जैसे तेल और कोयले की सप्लाई पर कोई रोक नहीं लगाई। ये तो मजाक जैसा है। हाँ। और इसी सब के बीच जर्मनी में हिटलर, वो तो खुलेआम वर्साई की संधि को तोड़ रहा था। और फ्रांस और ब्रिटेन तुष्टीकरण की नीति अपना रहे थे। ये तुष्टीकरण की नीति क्या थी? मतलब हिटलर को खुश करने की कोशिश। हाँ, उन्हें लगा कि हिटलर की छोटी मोटी मांगे मान लेने से शायद युद्ध टल जाएगा। वो एक और विश्व युद्ध से बहुत डरते थे। पर ये तो बहुत बड़ी भूल साबित हुई। बहुत बड़ी। तो इन सब घटनाओं के कारण 1938 आते आते लीग ऑफ नेशंस की अहमियत वो लगभग खत्म हो चुकी थी। दुनिया को दिख गया था कि ये संगठन बड़े देशों के सामने बेबस है। तो इसकी असफलता के पीछे जो ठोस कारण थे, अगर हम उन पे बात करें तो सबसे पहला क्या था? क्या ये सच है कि लीग की अपनी कोई सेना नहीं थी? हाँ, ये सबसे बड़ी और शायद सबसे बुनियादी कमी थी। उसकी अपनी कोई आर्मी नहीं थी। किसी भी सैन्य कार्रवाई के लिए उसे सदस्य देशों पर निर्भर रहना पड़ता था। और सदस्य देश क्यों अपनी सेना भेजेंगे किसी और के झगड़े में? वो तो अपने हितों के हिसाब से फैसला लेंगे। बिल्कुल यही हुआ भी। दूसरा बड़ा कारण था धीमी निर्णय प्रक्रिया। फैसले लेने में बहुत समय लगता था। बहुत ज्यादा। और फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देशों का संगठन पर बहुत ज्यादा प्रभाव था। और एक बात मुझे बहुत हैरान करती है कि अमेरिका, हाँ? जिस अमेरिका के राष्ट्रपति ने इसका विचार दिया, वो खुद कभी इसका सदस्य नहीं बना। यही तो विडंबना है। ये लीग के ताबूत में पहली कील थी। दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति के बिना ये संगठन शुरू से ही कमजोर था। और जर्मनी और सोवियत संघ, उन्हें भी लंबे समय तक बाहर रखा गया। तो आप सोचिए, दुनिया के इतने बड़े बड़े देश ही अगर बाहर हैं, तो ये विश्व संगठन कैसे हुआ? सही बात है। और शायद सबसे महत्वपूर्ण कारण हाँ। क्या ये था कि लीग का वर्साई की संधि से जुड़ा होना? बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा कारण था।
कई लोगों को लगता था कि ये संगठन सिर्फ जीतने वाले देशों का एक क्लब है, जिसका काम है जर्मनी पर थोपी गई एक तरफा संधि को लागू करवाना। सही कहा, इसने जर्मनी को हमेशा के लिए लीग का विरोधी बना दिया। और फिर 1930 के दशक की आर्थिक महामंदी भी आ गई। हाँ, उसने तो हालत और बिगाड़ दी है। देशों में राष्ट्रवाद बहुत बढ़ गया, अंतरराष्ट्रीय सहयोग की भावना वो कम हो गई, हर कोई बस अपने देश के बारे में सोच रहा था। तो क्या लीग ऑफ नेशंस को पूरी तरह से एक विफलता माना जाना चाहिए, एक कंप्लीट फेलियर? पूरी तरह से नहीं। देखिए, जिस मुख्य उद्देश्य के लिए वो बना था, यानी दूसरा विश्व युद्ध रोकने में, उसमें तो नाकाम रहा। हाँ, उसमें वो नाकाम रहा, लेकिन उसकी कुछ सकारात्मक देन भी है। जैसे कि सबसे बड़ी देन तो ये है कि इसने संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस के लिए एक मॉडल, एक ब्लूप्रिंट तैयार किया। अच्छा, संयुक्त राष्ट्र को बनाते समय लीग की गलतियों से बहुत कुछ सीखा गया। जैसे यूएन की अपनी पीस कीपिंग फोर्स है जो लीग के पास नहीं थी। बिल्कुल, और लीग द्वारा स्थापित स्थायी अंतरराष्ट्रीय न्यायालय उसने भी सफलतापूर्वक काम किया। और एक और विरासत है जो शायद सबसे स्थायी है। आप अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की बात कर रहे हैं, ILO। हाँ, ILO। वो आज भी दुनिया भर में मजदूरों के अधिकारों और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहा है, और ये उस समय अपनी तरह का पहला संगठन था। तो लीग ऑफ नेशंस की कहानी हमें सिखाती है कि महान विचार भी राष्ट्रीय स्वार्थ और आपसी अविश्वास के सामने कैसे बिखर जाते हैं। हाँ, ये एक चेतावनी की तरह है। आज जब हम संयुक्त राष्ट्र को कई बार बड़े देशों के सामने बेबस देखते हैं तो लीग ऑफ नेशंस की याद आ जाती है ना। सोचने वाली बात है, क्या इतिहास खुद को दोहरा रहा है या हमने वाकई कुछ सबक सीखे? अब अगला चैप्टर देखते हैं, रूसी क्रांति। ये कहानी है 1917 में हुई दो क्रांतियों की, एक फरवरी में और दूसरी अक्टूबर में, और इसके बाद रूस में करीब 3 साल तक एक भयंकर गृह युद्ध चला। बिल्कुल, और उस गृह युद्ध के अंत में 1922 में USSR यानी सोवियत संघ की स्थापना हुई। तो आज हम जरा समझेंगे कि वो कारण क्या थे और ये सब हुआ कैसे। किसी भी क्रांति को समझने के लिए मुझे लगता है हमें उस समय के समाज, अर्थव्यवस्था और राजनीति को देखना होगा। ठीक है, तो सामाजिक कारणों से शुरू करें। हाँ, वहीं से शुरू करते हैं। 20वीं सदी की शुरुआत में जो रूसी समाज था वो पूरी तरह से असमान था। आप उसे एक पिरामिड की तरह सोच सकती हैं। पिरामिड? हाँ, सबसे ऊपर मतलब शिखर पर जार और उनका परिवार और पादरी वर्ग, जिन्हें सारे विशेषाधिकार मिले हुए थे। और उनके ठीक नीचे थे एरिस्टोक्रेट्स और नोबल्स। ये लोग सरकारी दफ्तरों पर काबिज थे और इनका मेन काम था कि पश्चिमी यूरोप से जो लोकतंत्र और स्वतंत्रता के विचार आ रहे हैं उन्हें रूस में आने से रोका जाए। मतलब ये एक तरह की दीवार थे। बिल्कुल, और इस पिरामिड में सबसे नीचे जो सारा बोझ उठा रहे थे वो थे किसान और मजदूर, जिनके पास जमीन बहुत कम थी और अधिकार लगभग 0। एग्जैक्टली, कुछ मुट्ठी भर लोगों के पास सारी जमीन थी और करोड़ों की आबादी के पास कुछ भी नहीं। और इसी माहौल में मुझे लगता है कार्ल मार्क्स और मैक्सिम गोर्की जैसे लोगों के विचार फैल रहे होंगे। हाँ, समाजवाद और साम्यवाद के विचार, ये विचार किसानों और मजदूरों के अधिकारों की बात करते थे, जिससे आम जनता में एक जागरूकता बढ़ रही थी। चलिए अब आर्थिक कारणों पर आते हैं। पैसे की क्या स्थिति थी उस वक्त? उस समय रूस पर जार निकोलस II का शासन था और उन्होंने रूस को कई बहुत महंगे युद्धों में झोंक दिया। जैसे कि 1905 का रूस जापान युद्ध, जिसमें रूस की बहुत शर्मनाक हार हुई थी। और फिर 1914 का प्रथम विश्व युद्ध। हाँ, रूस सर्बिया का समर्थन करने के लिए युद्ध में शामिल हो गया। और युद्ध का मतलब है भारी खर्च। और ये पैसा कहाँ से आ रहा था? खजाना तो खाली हो रहा था, तो सरकार ने टैक्स बढ़ा दिया। और जाहिर है इस टैक्स का सारा बोझ सबसे गरीब वर्ग पर, किसानों और मजदूरों पर। इसके अलावा रूस औद्योगिक रूप से भी काफी पिछड़ा हुआ था, है ना? बहुत ज्यादा। जहां पश्चिमी यूरोप में औद्योगिक क्रांति चल रही थी, रूस बहुत पीछे था। उद्योग कम थे, नौकरियां नहीं थी और भ्रष्टाचार तो मतलब हर लेवल पर था। लोगों में गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। और इसी गुस्से ने फिर एक राजनीतिक रूप ले लिया। बिल्कुल, 1905 में जापान से हारने के बाद जार निकोलस II पर राजनीतिक सुधारों का बहुत दबाव बना, तो उन्होंने ड्यूमा नाम की एक संसद की स्थापना की। ये 1906 से 1911 तक चली। और पीटर स्टोलिपिन को प्रधानमंत्री बनाया गया। तो क्या ड्यूमा और स्टोलिपिन से कुछ हालात बेहतर हुए? कुछ समय के लिए तो लगा था। स्टोलिपिन ने मतलब सीमित शक्तियों के बावजूद कई सुधार किए, जैसे मजदूरों और किसानों की स्थिति में सुधार, कुछ भूमि सुधार। तो लोगों को एक उम्मीद दिखी, हत्या कर दी गई। और उसके बाद उस घटना के बाद विरोध प्रदर्शन फिर से भड़क उठे, सुधारों का वो दरवाजा बंद हो गया। और फिर 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया। 1917 आते तो रूस के 10 से 15 लाख सैनिक मारे जा चुके थे। बहुत बुरी हालत थी और जनता की अब सिर्फ दो मुख्य मांगे थी। पहली, स्टोलिपिन के सुधारों को बहाल किया जाए, और दूसरी सबसे जरूरी कि रूस को प्रथम विश्व युद्ध से बाहर निकाला जाए। इसी दबाव के कारण फरवरी 1917 की क्रांति हुई। हाँ, फरवरी 1917 में जार निकोलस II ने राजगद्दी छोड़ दी और ये थी फरवरी क्रांति। इसके बाद अलेक्जेंडर केरेंस्की के नेतृत्व में एक अस्थायी सरकार मतलब एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनी। इस क्रांति में दो मुख्य गुट थे जहां तक मुझे याद है, मेंशेविक और बोल्शेविक। सही है, और ये जो अस्थायी सरकार थी वो मेंशेविकों के नियंत्रण में थी, लेकिन उन्होंने जनता की जो दो मुख्य मांगे थी, चुनाव कराने और युद्ध से हटने की, उन्हें पूरा नहीं किया। और बोल्शेविक जिनका नेतृत्व उस समय लियोन ट्रॉट्स्की कर रहे थे, वो जनता की मांगों के साथ थे। वो चाहते थे कि चुनाव तुरंत हो और युद्ध खत्म हो। बिल्कुल, यहीं से दोनों गुटों में वैचारिक मतभेद बहुत गहरे हो गए। और इसी बीच एक और बड़ी घटना हुई, जनरल कॉर्निलोव का तख्ता पलट का प्रयास। अच्छा। हाँ, जनरल कॉर्निलोव ने इस पॉलिटिकल अस्थिरता का फायदा उठाकर एक मिलिट्री कूप करने की कोशिश की। तब केरेंस्की ने क्या किया? उनकी अपनी सेना तो थी। केरेंस्की ने मदद के लिए बोल्शेविकों से संपर्क किया, अपने दुश्मनों से। हाँ, यही विडंबना थी। बोल्शेविकों की जो अपनी सेना थी, जिसे रेड गार्ड्स कहा जाता था, उसने कॉर्निलोव के तख्ता पलट को नाकाम कर दिया। और इस घटना ने मेंशेविकों को बहुत कमजोर कर दिया और बोल्शेविकों को एक मजबूत ताकत के रूप में स्थापित कर दिया। वो क्रांति के रक्षक बन गए और यहीं से अक्टूबर क्रांति की नींव पड़ी। बिल्कुल, बोल्शेविकों ने अब खुद को रूस की एकमात्र वैध सरकार घोषित कर दिया। अप्रैल में लेनिन भी रूस वापस आ चुके थे और लेनिन ने आते ही सत्ता पर कब्जा कर लिया। हाँ, अक्टूबर 1917 तक लेनिन और बोल्शेविकों ने पेट्रोग्राड मतलब आज का सेंट पीटर्सबर्ग, उसके सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर नियंत्रण कर लिया, जैसे बैंक, रेलवे स्टेशन, डाकघर, सब कुछ। केरेंस्की देश छोड़कर भाग गए और बोल्शेविकों ने अपनी जीत की घोषणा कर दी। और ये थी अक्टूबर क्रांति। सत्ता में आते ही लेनिन का पहला कदम क्या था? उन्होंने तुरंत रूस को प्रथम विश्व युद्ध से बाहर निकाल लिया। लेकिन क्रांति अभी खत्म नहीं हुई थी, असली लड़ाई तो शायद अब शुरू होनी थी। एकदम सही। इसके बाद रूस में गृह युद्ध यानी सिविल वॉर शुरू हो गया, जो लगभग 3 साल तक चला। ये लड़ाई किनके बीच थी? एक तरफ तो रेड आर्मी थी, हाँ, बोल्शेविकों की रेड आर्मी, और दूसरी तरफ थी व्हाइट आर्मी। व्हाइट आर्मी में कौन कौन थे? व्हाइट आर्मी असल में उन सभी का एक गठबंधन थी जो क्रांति के खिलाफ थे। जार के समर्थक, मेंशेविक, जमींदार और मित्र राष्ट्र भी तो थे जो चाहते थे कि रूस वापस युद्ध में आए। हाँ, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, जापान, सबने व्हाइट आर्मी का साथ दिया। तो इस गृह युद्ध का नतीजा क्या निकला? अंत में 1922 में रेड आर्मी की जीत हुई और इसी जीत के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। हाँ, 1922 में सोवियत संघ यानी USSR का गठन हुआ और इसी के साथ रूसी क्रांति समाप्त हुई और रूस कार्ल मार्क्स के विचारों पर आधारित दुनिया का पहला कम्युनिस्ट राज्य बना। तो चलिए अब अगला चैप्टर देखते हैं, हिटलर का उदय। 1918 में जब पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ तो जर्मनी पर वर्साय की संधि थोपी गई और ये संधि इतनी सख्त थी कि उसने जर्मनी को इस हाल में पहुंचा दिया था कि लग रहा था अब ये देश बचेगा या नहीं। सेना लगभग खत्म, जमीन छीन ली थी और इतना भारी जुर्माना कि मतलब चुकाने में कई पीढ़ियां लग जाती। मित्र राष्ट्रों को लगा कि चलो उन्होंने जर्मनी को हमेशा के लिए तोड़ दिया है, लेकिन देखिए सिर्फ 20 साल बाद 1939 में वही जर्मनी दुनिया का सबसे भयानक युद्ध शुरू कर देता है। तो सवाल ये है कि इन 20 सालों में आखिर ऐसा हो क्या गया और इस पूरे बदलाव के पीछे सिर्फ एक ही नाम था, एडोल्फ हिटलर। और यहाँ सबसे दिलचस्प सवाल यही है कि एक मामूली सा पूर्व सैनिक जिसे कोई खास पसंद भी नहीं करता था, वो जर्मनी का सबसे शक्तिशाली तानाशाह बना कैसे? अक्सर लोगों को लगता है कि पूरी जर्मन जनता ने उसे सिर पे बिठा लिया होगा, लेकिन सच तो यह है कि उसे कभी भी मतलब प्रचंड बहुमत मिला ही नहीं। 1932 के सबसे सफल चुनाव में भी नाजी पार्टी को सिर्फ
37% के करीब वोट मिले थे। सत्ता तो उसे जर्मनी के पुराने अनुभवी नेताओं ने खुद अपने हाथों में एक तश्तरी में सजाकर दे दी थी। चलिए इस कहानी को बिल्कुल शुरुआत से पकड़ते हैं। ये शख्स जो पूरी दुनिया को बदलने वाला था, आखिर आया कहां से था? इसकी जड़ें ऑस्ट्रिया में थी, है ना? बिल्कुल, उसका जन्म 1889 में ऑस्ट्रिया में हुआ था और उसका शुरुआती सपना एक कलाकार बनने का था। वो वियना की मशहूर एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स में दाखिला लेना चाहता था, लेकिन उसे 2 बार रिजेक्ट कर दिया गया। सोचिए अगर उसे वहां एडमिशन मिल जाता तो शायद 20वीं सदी का इतिहास कुछ और ही होता। तो इस नाकामी के बाद ही वो राजनीति की तरफ मुड़ा होगा। हाँ, इसके बाद वो जर्मनी के म्यूनिक शहर चला गया, लेकिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ आया पहले विश्व युद्ध के साथ। उसने जर्मन सेना में भर्ती होकर बड़ी बहादुरी से लड़ाई लड़ी। युद्ध ने उसे एक मकसद दिया। जब 1918 में जर्मनी हार गया तो उसे गहरा सदमा लगा। उसे लगा कि जर्मनी को धोखा दिया गया है। इसी गुस्से के साथ वो वापस म्यूनिक लौटा और यहीं से उसकी राजनीतिक पारी शुरू होती है, उस छोटी सी पार्टी के साथ। सही कहा, उसने एक बहुत छोटी पार्टी ज्वाइन की जिसका नाम था जर्मन वर्कर्स पार्टी। बाद में इसी का नाम बदलकर नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी यानी नाजी पार्टी रखा गया। यहाँ एक बात समझनी जरूरी है, नाजी पार्टी एक राजनीतिक संगठन था, लेकिन नाजीवाद हिटलर की अपनी विचारधारा थी। ये सिर्फ चुनाव लड़ने का एजेंडा नहीं था, ये दुनिया को देखने का एक पूरा नजरिया था, एक ऐसा फ्रेमवर्क कि जब वो सत्ता में आएगा तो जर्मनी और दुनिया को कैसा बना देगा। और उसे सत्ता पाने की पहली कोशिश बहुत जल्दी कर दी थी। 1923 में उसने म्यूनिक में सत्ता पर कब्जा करने की एक दुस्साहसी कोशिश की। अपने एसए संगठन मतलब निजी सेना के सदस्यों के साथ एक सरकारी सभा में धावा बोल दिया और ऐलान कर दिया कि राष्ट्रीय क्रांति शुरू हो गई है। ये कोशिश पूरी तरह से नाकाम रही। इसे बियर हॉल पुच के नाम से जाना जाता है। हिटलर को गिरफ्तार कर लिया गया और उस पर देशद्रोह का मुकदमा चला, लेकिन यहीं पर उसकी किस्मत पलट गई। वो कैसे? मुकदमे की सुनवाई ने उसे रातों रात पूरे जर्मनी में मशहूर कर दिया। उसने अदालत को ही अपने प्रचार का मंच बना लिया। उसे 5 साल की सजा हुई, लेकिन वो जेल में सिर्फ 9 महीने रहा। और इन्हीं 9 महीनों में उसने अपनी कुख्यात किताब माइन काम्फ यानी मेरा संघर्ष लिखी। हाँ, और ये कोई साधारण किताब नहीं थी, ये एक तरह का घोषणा पत्र था। उसने इसमें साफ साफ बिना किसी लाग लपेट के लिख दिया था कि सत्ता में आने पर वो क्या क्या करेगा। वर्साई की संधि को फाड़ देगा, यहूदियों से सारे अधिकार छीन लेगा और जर्मनी को एक विशाल साम्राज्य बनाएगा। हैरानी की बात यह है कि लोगों ने इसे पढ़ा और शायद किसी ने उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। बिल्कुल। तो जेल से बाहर आने के बाद क्या हुआ? क्या उसकी लोकप्रियता बनी रही? नहीं, यहीं पर कहानी में एक और मोड़ आता है। 1925-26 के आसपास जर्मनी की अर्थव्यवस्था अमेरिकी कर्जों की मदद से थोड़ी पटरी पर आने लगी। जैसे ही लोगों के हालात सुधरे, हिटलर और उसकी कट्टरपंथी बातें अप्रासंगिक होने लगी। नाजी पार्टी चुनावों में बहुत बुरा प्रदर्शन कर रही थी। अच्छा। हाँ, इससे एक बात साफ होती है, हिटलर का उदय कोई तयशुदा घटना नहीं थी। वो पूरी तरह से हालातों पर निर्भर था। लेकिन फिर आए वो हालात जिसने सब कुछ बदल दिया। 1929 की महामंदी। आने तक के पैसे नहीं थे। ये तो किसी भी सरकार के लिए एक बुरे समय जैसा रहा होगा। और उस समय की वाइमार रिपब्लिक सरकार इस संकट से निपटने में पूरी तरह नाकाम रही। वो कमजोर और बटी हुई थी। लोगों का गुस्सा आसमान छू रहा था। इस निराशा और हताशा के माहौल ने हिटलर के लिए एक शानदार मौका तैयार कर दिया। मतलब एक मसीहा के तौर पर उभरने का मौका। हाँ, वो लोगों के सामने उभरा और कहा, ये नेता नाकाम है, मैं तुम्हें संकट से बाहर निकालूंगा। और उसकी लोकप्रियता फिर से तेजी से बढ़ने लगी। ये थोड़ा अजीब है कि जब देश अच्छा कर रहा था तो हिटलर को कोई नहीं पूछा था, और जैसे ही सब कुछ बर्बाद हुआ वो हीरो बन गया। यही तो राजनीति है, निराशा में लोग तारणहार ढूंढते हैं। और हिटलर एक जबरदस्त वक्ता था। वो लोगों के डर और उनकी उम्मीदों को एक साथ साधना जानता था। उसने हर किसी को वही सुनाया जो वो सुनना चाहते थे। और इसी के दम पर 1932 के चुनाव में नाजी पार्टी जर्मनी की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। हाँ, सबसे बड़ी पार्टी, लेकिन बहुमत अब भी उनसे दूर था। उनके पास सिर्फ 36.8% वोट थे। तो अगर बहुमत नहीं था तो वो चांसलर कैसे बना? यहीं पर वो ऐतिहासिक भूल हुई होगी। और यही वो पल है जहां इतिहास बदल सकता था। राष्ट्रपति हिंडनबर्ग और उनके सलाहकार जैसे फ्रांस वॉन पापेन हिटलर को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। वो उसे एक खतरनाक चीखने चिल्लाने वाला नेता समझते थे, लेकिन उन्हें लगा कि वो एक चतुर चाल चल रहे हैं। क्या चाल? उनका प्लान था, हिटलर को चांसलर बनाओ, कैबिनेट में उसे अपने लोगों से घेर दो और फिर उसकी लोकप्रियता का फायदा उठाकर अपने रूढ़िवादी एजेंडे को आगे बढ़ाओ। उन्हें लगा कि वो हिटलर को एक कठपुतली की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब उन्होंने उस आग को हवा दी, ये सोचकर कि वो उसे अपनी मर्जी से बचा लेंगे। बिल्कुल, ये सिर्फ एक भूल नहीं थी, ये अपने राजनीतिक अहंकार में की गई सबसे बड़ी गलतफहमी थी। जनवरी 1933 में उन्होंने हिटलर को जर्मनी का चांसलर बना दिया। उन्होंने खुद ही सत्ता उस भेड़िए के हाथ में सौंप दी। और चांसलर बनते ही उसने सबसे पहला काम लोकतंत्र की जड़ों पर हमला करने का किया, उस इनेबलिंग एक्ट के जरिए। हाँ, लेकिन सवाल ये उठता है कि लोकतांत्रिक संसद खुद को खत्म करने वाला कानून कैसे पास कर सकती है? क्या किसी ने विरोध नहीं किया? यही तो सबसे हैरान करने वाली बात है। विरोध बिल्कुल हुआ, लेकिन तब तक माहौल पूरी तरह बदल चुका था। चांसलर बनने के ठीक 1 महीने बाद जर्मन संसद भवन यानी राइक्सटॉग में आग लग गई। हिटलर ने तुरंत इसका फायदा उठाया। उसने इसे कम्युनिस्ट साजिश बताया और डर का ऐसा माहौल बना दिया कि लोगों को एक मजबूत नेता की जरूरत महसूस होने लगी। उसने राष्ट्रपति हिंडनबर्ग से आपातकालीन शक्तियां ले ली और अपने राजनीतिक विरोधियों को जेल में डालना शुरू कर दिया। तो इनेबलिंग एक्ट पर वोटिंग इसी डरे माहौल में हुई। हाँ, वोटिंग वाले दिन हिटलर ने अपने ऐसे स्टॉर्म ट्रूपर्स से पूरे संसद भवन को घेर लिया था। विरोधी पार्टियों के नेताओं को डराया धमकाया गया। कई कम्युनिस्ट और सोशल डेमोक्रेट नेताओं को तो वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लेने दिया गया। तो ये तरह से बंदूक की नोक पर लोकतंत्र की हत्या थी। बिल्कुल, इस एक्ट ने हिटलर को संसद की मंजूरी के बिना 4 साल तक कोई भी कानून बनाने की असीमित शक्ति दे दी। कुछ ही हफ्तों में उसने नाजी पार्टी को छोड़कर बाकी सभी राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध लगा दिया। जर्मनी में लोकतंत्र का अध्याय समाप्त हो गया। तो अगर हम इस पूरी कहानी को संक्षेप में देखें तो इसके उदय के पीछे कौन से मुख्य स्तंभ थे? आपने कहा था कि 4 बड़े कारण थे। पहला तो वर्साई की संधि होगी। हाँ, पहला और सबसे बड़ा कारण वर्साई की संधि का अपमान। ये सिर्फ एक आर्थिक या सैन्य संधि नहीं थी, ये जर्मनी के राष्ट्रीय गौरव पर एक गहरा जख्म था। इसने जर्मन लोगों में एक सामूहिक असंतोष और बदले की भावना पैदा की जो सालों तक सुलगती रही। हिटलर ने इसी सुलगती हुई आग पर पेट्रोल डालने का काम किया। मतलब एक तरफ तो इस संधि का भारी दबाव था जिसने लोगों में गुस्सा भर दिया, लेकिन देश के अंदर सरकार क्या कर रही थी? क्या वाइमर रिपब्लिक इस गुस्से को संभाल नहीं पाई? यही दूसरा कारण होगा। बिल्कुल, दूसरा कारण था वाइमर रिपब्लिक की आंतरिक कमजोरी। लोगों की नजर में ये वही सरकार थी जिसने उस अपमानजनक संधि पर दस्तखत किए थे। बहुत से लोग उसे शुरू से ही एक गद्दार सरकार के तौर पर देखते थे। इसके अलावा उसकी चुनाव प्रणाली में भी एक कमी थी। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की वजह से किसी एक पार्टी को बहुमत मिलना लगभग नामुमकिन था, जिससे हमेशा कमजोर गठबंधन सरकारें बनती थी जो जल्दी जल्दी गिर जाती थी। इस राजनीतिक अस्थिरता ने लोगों का लोकतांत्रिक व्यवस्था से ही विश्वास उठा दिया। सही बात है। और फिर इस पहले से ही कमजोर और बीमार व्यवस्था पर 1929 की महामंदी ने आखिरी वार किया। सही पकड़ा, ये तीसरा और शायद सबसे तात्कालिक कारण था। इस मंदी ने लोगों को आर्थिक रूप से तोड़ दिया। जब लोगों की नौकरियां चली जाती हैं, जब वो अपने बच्चों का पेट नहीं भर पाते, तो वो लोकतंत्र और आजादी जैसे आदर्शों के बारे में नहीं सोचते। वो एक ऐसे मजबूत नेता की तलाश में होते हैं जो कोई चमत्कार कर सके, और हिटलर ने खुद को उसी उद्धारकर्ता के रूप में पेश किया। ठीक है, तो पहले 3 कारणों ने स्टेज तैयार कर दिया, गुस्सा, एक कमजोर सरकार और आर्थिक तबाही। लेकिन इस स्टेज पर हीरो बनकर उभरने के लिए हिटलर ने जिस चीज का इस्तेमाल किया वो था चौथा कारण, प्रोपेगेंडा। ये सिर्फ पोस्टर लगाने से तो कहीं ज्यादा होगा। बहुत ज्यादा। ये 24/7 चलने वाला मनोवैज्ञानिक हमला था जिसे उसके मंत्री जोसेफ गेबल्स ने एक विज्ञान में बदल दिया था। अच्छा। आप रेडियो खोलते तो हिटलर की आवाज, सिनेमा घर जाते तो न्यूज रील में नाजी पार्टी की कामयाबियां, स्कूल में बच्चों की किताबों में यहूदी विरोधी कार्टून। अच्छा, मतलब एक पूरी मिनिस्ट्री बना दी थी इसके लिए।
समझिए। हाँ, राइक मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक एनलाइटनमेंट एंड प्रोपेगेंडा। Okay. काम ही था जनता की सोच को कंट्रोल करना। तो ये काम कैसे करता था? वो अलग अलग लोगों तक अपना संदेश कैसे पहुंचाते थे? उन्होंने इसे एक कला बना दिया था। सिद्धांत सरल था, आसान नारे जिन्हें बार बार दोहराया जाए और एक दुश्मन की पहचान करना जिस पर सारा गुस्सा उतारा जा सके। उन्होंने हर वर्ग को वही सपना बेचा जो वो देखना चाहता था। जैसे? पूंजीपतियों और उद्योगपतियों को उन्होंने कम्युनिज्म के भूत से डराया। उन्हें यकीन दिलाया कि सिर्फ नाजी ही उन्हें रूस जैसी क्रांति से बचा सकते हैं। मजदूरों को उन्होंने देश के हीरो के रूप में चित्रित किया। पोस्टरों में मजदूर और सैनिक कंधे से कंधा मिलाकर खड़े दिखाए जाते। और मध्यम वर्ग जो सबसे ज्यादा पिसा था, उसे उन्होंने महंगी वॉल्क्सवैगन कारों और एक बेहतर समृद्ध जीवन का सपना दिखाया। और सबसे खतरनाक हिस्सा, एक साझा दुश्मन बनाना। हाँ, और ये उनके प्रोपेगेंडा का सबसे जहरीला और सबसे असरदार पहलू था। उन्होंने जर्मनी की हर समस्या, चाहे वो युद्ध में हार हो, वर्साई की संधि हो या आर्थिक मंदी हो, सबके लिए यहूदियों को जिम्मेदार ठहरा दिया। उन्हें पैसे का लालची, देशद्रोही और जर्मन नस्ल के दुश्मन के रूप में पेश किया गया। इसने नफरत के आधार पर लोगों को एकजुट करने का एक बहुत आसान रास्ता दे दिया। बिल्कुल, जब आपके पास बलि का बकरा होता है तो आप अपनी गलतियों को देखना बंद कर देते हैं। ये सिर्फ राजनीति नहीं थी, ये लोगों के दिमाग पर कब्जा करने की कला थी। सत्ता पर पूरी तरह कब्जा करने और जर्मनी को अपनी विचारधारा के हिसाब से ढालने के बाद हिटलर ने अपनी असली मंशा जाहिर की। 1 सितंबर 1939 को उसने पोलैंड पर हमला कर दिया और इसी के साथ दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। लेकिन 1945 आते आते बाजी पूरी तरह पलट चुकी थी। सोवियत सेना बर्लिन के दरवाजे पर खड़ी थी। 30 अप्रैल 1945 को हिटलर ने अपने बंकर में आत्महत्या कर ली और इसी के साथ उसके उदय का वो भयानक अध्याय भी समाप्त हो गया। इस पूरी कहानी को देखने पर यह सब समझना आसान लगता है कि ये सब कैसे हुआ। वर्साई की संधि, आर्थिक मंदी, प्रोपेगेंडा, सारे संकेत साफ दिखते हैं, पर ये सोचने पर मजबूर करता है कि ये डर, राजनीतिक अहंकार और छोटे छोटे समझौतों की सीढ़ियों पर चढ़कर कोई तानाशाही कैसे लोकतंत्र को पूरी तरह निकल सकती है। शायद सबसे खतरनाक कदम वही होता है जब लोग खुद को यकीन दिला लेते हैं कि वो उस ताकत को नियंत्रित कर सकते हैं जिसे असल में नियंत्रित किया ही नहीं जा सकता। अब अगला चैप्टर देखते हैं, इटली में मुसोलिनी और फांसीवाद का उदय। ये कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसने अपने देश को उसके गौरवशाली अतीत मतलब रोमन साम्राज्य की ऊंचाइयों पर वापस ले जाने का सपना दिखाया। एक ऐसा करिश्माई नेता जिसे इटली की जनता ने सचमुच से आंखों पर बिठाया। और फिर उसी जनता ने उसे इतनी नफरत की कि उसकी मौत के बाद उसके शरीर को मिलान शहर के चौराहे पर उल्टा लटका दिया गया। तो सवाल यह है कि एक राष्ट्रीय नायक से एक ऐसे खलनायक तक का सफर आखिर तय कैसे हुआ? आज की हमारी पड़ताल इसी पर है। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं प्रथम विश्व युद्ध के बाद के इटली से। 1915 में इटली ने पाला बदला था। हाँ, पहले वो जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ था, लेकिन फिर मित्र देशों यानी ब्रिटेन और फ्रांस के साथ आ गया। और ये एक वादे पर हुआ था। बिल्कुल, और वादा था कि युद्ध जीतने के बाद इटली को नए क्षेत्र मिलेंगे। इटली के लाखों सैनिक इस युद्ध में मारे गए, लेकिन जब 1919 में पेरिस में शांति समझौता हुआ तो ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ने अपने वादे पूरे नहीं किए। तो मतलब इटली जीता तो, लेकिन उसे लगा कि उसके साथ धोखा हुआ है। एग्जैक्टली, इसे इटली में म्यूटिलेटेड विक्ट्री यानी अपंग जीत कहा गया। इस अपमान ने पूरे देश में एक जहर सा घोल दिया। सैनिक वापस आए तो उनके पास नौकरियां नहीं थी, महंगाई आसमान छू रही थी और सरकार बिल्कुल कमजोर थी। हर तरफ अराजकता का माहौल था। हाँ, हड़तालें, दंगे, देश में एक राजनीतिक खाली बना गया था। और कहते हैं कि ऐसा ही माहौल एक शक्तिशाली नेता के उदय के लिए सबसे उपजाऊ जमीन तैयार करता है। और वही हुआ। इसी उथल पुथल के बीच से उभरा बेनिटो मुसोलिनी। वो खुद विश्व युद्ध में एक सैनिक रह चुका था और एक कमाल का वक्ता था। उसके भाषणों में आग थी, ऐसा कहते हैं। बिल्कुल, उसने लोगों से कहा, ये कमजोर लोकतंत्र, ये भ्रष्टाचार, इसी ने हमें अपमानित किया है। इटली को फिर से महान बनाना है, एक नया रोमन साम्राज्य बनाना है और इसके लिए एक मजबूत नेता की जरूरत है। और जाहिर है उसने जनता को यकीन दिलाया कि वो मजबूत नेता वही है। हाँ, उसने लोगों की नब्ज पकड़ ली थी। 1919 में उसने अपना एक ग्रुप बनाया, ब्लैक शर्ट्स। अच्छा, ये ब्लैक शर्ट्स कौन थे? ये ज्यादातर पूर्व सैनिक थे जो सड़कों पर कम्युनिस्टों और समाजवादियों को ढूंढ ढूंढ कर पीटते थे, उनकी सभाओं को भंग करते थे। तो एक तरह से वो सड़कों पर अपनी ताकत दिखा रहा था, लेकिन उसे समर्थन कहां से मिल रहा था? यहाँ एक दिलचस्प बात है, उस समय रूस में कम्युनिस्ट क्रांति हो चुकी थी, तो इटली के अमीर उद्योगपतियों, जमींदारों को डर था कि कहीं इटली अगला रूस ना बन जाए। अच्छा, तो उन्होंने मुसोलिनी का समर्थन किया। हाँ, उन्हें लगा कि मुसोलिनी और उसके ब्लैक शर्ट्स कम्युनिस्टों को रोकने का एक अच्छा जरिया है। उन्हें लगा कि वो मुसोलिनी को इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन असल में वो खुद इस्तेमाल हो रहे थे। बिल्कुल, इसी समर्थन के दम पर 1921 में मुसोलिनी ने अपनी नेशनल फासिस्ट पार्टी की स्थापना की। चलिए अब इस फांसीवाद को थोड़ा समझते हैं। जब हम कहते हैं फांसीवादी राज्य तो इसका मतलब क्या है? इसके कोर प्रिंसिपल्स क्या है? देखिए, फासिस्ट को समझने के लिए इसके 5 मुख्य स्तंभों को देखना होगा। पहला और सबसे जरूरी है शक्ति का पूर्ण केंद्रीकरण। मतलब लोकतंत्र, चुनाव, संसद, ये सब खत्म। सब खत्म, सारी शक्ति एक नेता के हाथ में होनी चाहिए। लेकिन लोग अपनी सारी शक्ति एक ही नेता को क्यों सौंप देंगे? यही तो फासिस्ट का दूसरा स्तंभ है, एक तानाशाह में अटूट विश्वास। नेता को एक सुपरमैन की तरह पेश किया जाता है। यह प्रचार किया जाता है कि वो कभी गलत हो ही नहीं सकता और वो जो भी करेगा राष्ट्र की भलाई के लिए ही करेगा। हाँ, उसकी हर आज्ञा का पालन करना ही देशभक्ति है। सवाल पूछना देशद्रोह है। ठीक है, और अर्थव्यवस्था का क्या? क्या सब कुछ सरकार का होता है जैसा कम्युनिज्म में? और यही तीसरा स्तंभ आता है निजी संपत्ति पर राज्य का नियंत्रण। फासिस्ट कहता है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी रहेगी, लेकिन वो काम वैसे ही करेंगी जैसा राज्य चाहेगा। अच्छा, मतलब मालिक आप हैं, लेकिन आपकी संपत्ति का इस्तेमाल कैसे होगा ये नेता तय करेगा। एग्जैक्टली। और चौथा स्तंभ है अति राष्ट्रवाद, अल्ट्रा नेशनलिज्म। हाँ, राष्ट्रीय भगवान है, राष्ट्रीय धर्म है, व्यक्ति की कोई पहचान नहीं है, उसकी पहचान सिर्फ राष्ट्र से है। और इसी वजह से सेना का महत्व बहुत ज्यादा होगा। और वही पांचवा और सबसे खतरनाक स्तंभ है सैन्यवाद या मिलिटरिज्म। यह सोच की शांति और बातचीत कमजोरी की निशानी है। महान बनने के लिए युद्ध करना जरूरी है। हाँ, दूसरे कमजोर देशों को जीतो और उनके संसाधनों पर कब्जा करो। विस्तारवाद ही महानता का सबूत है। तो इन 5 स्तंभों के साथ मुसोलिनी ने अपनी पार्टी बना ली, लेकिन वो सत्ता में कैसे आया? रोम शुरू हुआ तो हजारों लोग उसके साथ हो लिए और सरकार डर गई। सरकार घबरा गई, मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। इटली के राजा विक्टर इमैनुअल तृतीय को डर था कि देश में गृह युद्ध छिड़ जाएगा, तो उन्होंने मुसोलिनी को ही प्रधानमंत्री बना दिया। हाँ, उन्हें लगा कि ये कम बुरा विकल्प है और यही उन्होंने ऐतिहासिक गलती कर दी। उन्होंने मुसोलिनी को सरकार बनाने का न्योता दे दिया। मतलब बिना एक भी गोली चलाए सिर्फ धमकी और शक्ति प्रदर्शन से मुसोलिनी प्रधानमंत्री बन गया। हाँ, महज 39 साल की उम्र में। लेकिन वो यही रुकने वाला नहीं था। 1924 के चुनावों में उसके ब्लैक शर्ट्स ने हिंसा और धोखाधड़ी का माहौल बनाया और पार्टी जीत गई। फासिस्ट पार्टी को 66% वोट मिले और इसके तुरंत बाद 1925 तक उसने सारे विरोधी नेताओं को जेल में डाल दिया, प्रेस की आजादी खत्म कर दी और खुद को इटली का एकमात्र नेता इल दुचे घोषित कर दिया। तो अब मुसोलिनी के हाथ में पूरी ताकत थी, उसने इसका इस्तेमाल कैसे किया, खासकर अर्थव्यवस्था को लेकर? उसने एक अनोखी आर्थिक नीति अपनाई जिसे उसने तीसरा रास्ता कहा। यह न तो पूंजीवादी था न कम्युनिस्ट। उसने हर इंडस्ट्री के लिए एक कॉर्पोरेशन बनाया। ये कॉर्पोरेशन का आइडिया क्या था? देखिए, कागज पर तो ये आइडिया बहुत अच्छा लगता था, एक बोर्ड जिसमें फैक्ट्री के मालिक भी हों और मजदूर यूनियन के लोग भी, और वो सब मिलकर वेतन और उत्पादन तय करें। सुनने में तो अच्छा लग रहा है, पर असलियत में इन सारे कॉर्पोरेशनों पर फासिस्ट पार्टी का पूरा कंट्रोल था। ये सबको नियंत्रित करने का एक चालाक तरीका था। लेकिन इसका एक बड़ा असर तब दिखा जब 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आया। ऐसे मुसोलिनी ने बड़े पैमाने पर सरकारी खर्च से पब्लिक कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करवाया। नई सड़कें, पुल, स्टेडियम। इससे कच्चे माल की मांग बढ़ी, फैक्ट्रियों में उत्पादन बढ़ा और लोगों को नौकरियां मिलती रहीं। बिल्कुल, अर्थव्यवस्था का पहिया घूमता रहा। लेकिन इस आर्थिक स्थिरता की कीमत आजादी थी। एग्जैक्टली। अखबारों में वही छपता था जो सरकार चाहती थी। स्कूलों में बच्चों को सिखाया जाता था मुसोलिनी इज ऑलवेज राइट। मैंने उसकी वो तस्वीरें देखी हैं जहां वो बिना शर्ट के खेतों में काम कर रहा है। हाँ, ये एक सोची समझी इमेज थी खुद को एक मैन ऑफ द पीपल दिखाने की। ये प्रोपेगेंडा का एक बेहतरीन उदाहरण था। ठीक है, तो देश
के अंदर तो उसने कंट्रोल जमा लिया था, लेकिन फासीवाद का एक जरूरी हिस्सा विस्तारवाद भी है। तो क्या ये हमें उसकी विदेश नीति में भी देखने को मिला? यानी इटली की सेना को हरा दिया था। मुसोलिनी उसी राष्ट्रीय अपमान का बदला लेना चाहता था, और ये एक बहुत क्रूर युद्ध था, बेहद क्रूर। उसने हवाई जहाज, तोपखाने और यहाँ तक कि प्रतिबंधित जहरीली गैस का भी इस्तेमाल किया। और इसी समय जर्मनी में हिटलर भी ताकतवर हो रहा था। इन दोनों का रिश्ता कैसा था? शुरू में मुसोलिनी हिटलर को अपना जूनियर पार्टनर समझता था, लेकिन जल्द ही पासा पलट गया। 1939 में मुसोलिनी ने हिटलर के साथ पैक्ट ऑफ स्टील पर हस्ताक्षर किए। ये एक सैन्य गठबंधन था। हाँ, एक आक्रामक सैन्य गठबंधन, जिसका मतलब था कि अगर जर्मनी युद्ध शुरू करता है तो इटली को उसका साथ देना ही होगा। इस एक समझौते ने मुसोलिनी की किस्मत को हिटलर से हमेशा के लिए जोड़ दिया। और फिर द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। हाँ, जब 1 सितंबर 1939 को हिटलर ने पोलैंड पर हमला किया तो मुसोलिनी युद्ध के लिए तैयार नहीं था। वो इंतजार करता रहा। हाँ, लेकिन जब 1940 में उसे लगा कि हिटलर फ्रांस को हराने वाला है तो वो जीतने वाली टीम का हिस्सा बनने के लिए युद्ध में कूद पड़ा, जो कि एक बहुत बड़ी गलती साबित हुई। बहुत बड़ी। इटली की सेना युद्ध के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। उसने ग्रीस पर आक्रमण किया, लेकिन बुरी तरह हार गया और जर्मन सेना को उसे बचाने आना पड़ा। और फिर शायद सबसे बड़ी गलती हुई सोवियत संघ पर हमला। हाँ, 1941 में जब हिटलर ने सोवियत संघ पर हमला किया तो मुसोलिनी ने अपनी वफादारी साबित करने के लिए लाखों इतालवी सैनिक भेज दिए, जहां भयानक ठंड में वो मारे गए। लगभग 1 लाख इतालवी सैनिक मारे गए या लापता हो गए। इस घटना का इटली की जनता पर क्या असर हुआ होगा? ये एक टर्निंग पॉइंट था। अब इटली के हर घर में गुस्सा था। लोगों को लगा कि हिटलर के युद्ध के लिए हमारे बेटे क्यों मर रहे हैं। आइल दुचे इज ऑलवेज राइट वाला नारा अब एक मजाक बन चुका था। तो अब अंत की शुरुआत हो चुकी थी। बिल्कुल। 1943 तक मित्र देशों की सेनाएं इटली के सिसिली द्वीप पर उतर चुकी थी। इटली के शहरों पर रोज बमबारी हो रही थी। और तब राजा ने अपना दांव चला। हाँ, जुलाई 1943 में फासिस्ट ग्रैंड काउंसिल ने ही मुसोलिनी के खिलाफ वोट कर दिया। अगले दिन राजा ने उसे प्रधानमंत्री पद से बर्खास्त करके गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। हिटलर ने उसे बचाया था। हाँ, हिटलर ने एक स्पेशल कमांडो ऑपरेशन में मुसोलिनी को छुड़वा लिया और उसे उत्तरी इटली ले गया, जो जर्मन सेना के कब्जे में था। वहां उसे कठपुतली सरकार का प्रमुख बना दिया। पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बहुत देर। वो अब एक हारा हुआ नेता था। और उसका अंतिम अंत कैसे हुआ? अप्रैल 1945 तक जर्मनी युद्ध हार रहा था। मुसोलिनी ने अपनी प्रेमिका के साथ स्विट्जरलैंड भागने की कोशिश की। उसने एक जर्मन सैनिक की वर्दी पहन रखी थी, लेकिन उसे पहचान लिया गया और उसे गोली मार दी गई। हाँ, 20 अप्रैल 1945 को। और फिर वो हुआ जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। अगले दिन उसी मिलान शहर में जहां से उसने अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की थी, उसके शरीर को सार्वजनिक रूप से उल्टा लटका दिया गया। हाँ, जो इटली की जनता के 2 दशकों के दबे हुए गुस्से और नफरत को दिखा रहा था। ये घटना इस बात का एक शक्तिशाली प्रतीक बन गई कि जो नेता राष्ट्र के नाम पर सारी शक्ति अपने हाथ में लेता है और राष्ट्र को युद्ध और बर्बादी में झोंक देता है, उसका अंत राष्ट्र के हाथों ही कितना भयानक हो सकता है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि राष्ट्रवाद और तानाशाही के बीच की रेखा कितनी पतली होती है। तो चलिए अब अगला अध्याय देखते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध, कारण और घटनाएं। पहले विश्व युद्ध को खत्म हुए अभी सिर्फ 20 साल ही हुए थे कि दुनिया ने एक और महायुद्ध देखा, जो पहले वाली से कहीं ज्यादा विनाशकारी और व्यापक था। और दुनिया साफ तौर पर 2 खेमों में बढ़ चुकी थी। हाँ, एक तरफ ध्रुवीय राष्ट्र यानी जर्मनी, इटली और जापान, और दूसरी तरफ मित्र राष्ट्र अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और सोवियत संघ। तो चलिए इस पर एक गहन चर्चा करते हैं कि आखिर ये सब हुआ कैसे। तो सवाल यही है कि इसकी जड़ें कहाँ थी? मुझे लगता है इसका जवाब पहले विश्व युद्ध के अंत में ही छिपा है। बिल्कुल सही। इसकी नींव जो है वो पहले विश्व युद्ध के बाद हुई वर्साई की संधि में ही रख दी गई थी। ट्रीटी ऑफ वर्साई। हाँ, स्रोत इसे सिर्फ एक संधि नहीं बल्कि एक तरह से आरोपों का दस्तावेज कहते हैं। अच्छा। जर्मनी को न सिर्फ युद्ध के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराया गया, बल्कि उस पर इतना भारी आर्थिक जुर्माना लगाया गया कि उसकी अर्थव्यवस्था मतलब पूरी तरह से चरमरा गई। लेकिन पैसे से ज्यादा मुझे लगता है जर्मन लोगों को वॉर गिल्ट क्लॉज से तकलीफ हुई। मतलब सारा दोष उन पर मर दिया गया था। बिल्कुल, ये एक मनोवैज्ञानिक जख्म था। इसने उनके राष्ट्रीय स्वाभिमान को कुचल दिया था। तो मतलब ये घायल शेर को जंजीरों में जकड़ने जैसा था। घायल शेर एकदम सही उपमा है। और जैसे ही पकड़ ढीली हुई, उसने पलटवार कर दिया। और इसी अपमान और आर्थिक बदहाली के माहौल से एडोल्फ हिटलर का उदय हुआ। उसने लोगों को कोई जटिल आर्थिक नीति नहीं दी, बस एक सीधा साधा वादा किया, जर्मनी का खोया हुआ गौरव वापस दिलाने का। और उस वक्त के हताश जर्मन लोगों के लिए ये वादा किसी अमृत जैसा था। और ये आग सिर्फ जर्मनी में ही नहीं जल रही थी, इटली की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी, है ना? हाँ, इटली जीता तो मित्र राष्ट्रों की तरफ से था, लेकिन उसे लगा कि जीत की मेज पर उसे धोखा मिला है। उसे जमीन के जो टुकड़े देने का वादा किया गया था वो पूरे नहीं हुए। सही कहा। और इसी धोखे और असंतोष की लहर पर सवार होकर सत्ता में आया बेनिटो मुसोलिनी। उसने भी गौरवशाली अतीत की याद दिलाई, रोमन साम्राज्य की। हाँ, और एक बार फिर इटली को वैसी ही महान शक्ति बनाने का सपना दिखाया। 1925 आते आते वो इटली का निर्विवाद तानाशाह बन चुका था। तो यूरोप में 2 तानाशाह सत्ता में आ चुके थे, लेकिन दुनिया के दूसरे कोने में जापान की भूमिका भी बहुत अहम थी। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। अक्सर इस युद्ध को यूरोपीय नजरिए से देखा जाता है। 20वीं सदी की शुरुआत में जापान एक अलग थलग देश था, लेकिन फिर वो एक आधुनिक औद्योगिक शक्ति बना। लेकिन एक समस्या थी, जापान एक द्वीप है, प्राकृतिक संसाधनों की भारी कमी थी, खासकर तेल और रबर। तो अपनी बढ़ती इंडस्ट्री और सेना के लिए उसे इन संसाधनों की सख्त जरूरत थी। और इसका एक ही समाधान था, साम्राज्यवाद। बिल्कुल। उसने सबसे पहले अपने सबसे बड़े पड़ोसी चीन पर हमला किया। और यहीं पर 1905 में हुई रूस जापान की लड़ाई का जिक्र आता है, जो एक बहुत बड़ा मोड़ था। हाँ, जब रूस को जापान के बढ़ते प्रभाव से डर लगा तो उसने जापान पर हमला किया। लेकिन 1905 में एक छोटे से द्वीप देश जापान ने रूस जैसी बड़ी शक्ति को हरा दिया। इस जीत ने जापान का आत्मविश्वास आसमान पर पहुंचा दिया और इसके बाद उसने पूरे प्रशांत महासागर में अपना दबदबा बनाना शुरू कर दिया। फिलीपींस और सिंगापुर जैसे क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। हाँ, जो सीधे सीधे अमेरिकी और ब्रिटिश हितों को चुनौती दे रहा था। ठीक है, तो पृष्ठभूमि तैयार थी, लेकिन वो कौन सी चिंगारियां थीं जिन्होंने आग लगा दी? सबसे पहली और सबसे बड़ी थी 1929 की महामंदी, द ग्रेट डिप्रेशन, जिसने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को घुटनों पर ला दिया था। हाँ, करोड़ों लोग बेरोजगार हुए। इस हताशा में लोग हिटलर जैसे नेताओं की ओर आकर्षित हुए जो बड़े बड़े वादे कर रहे थे। और साम्राज्यवाद की विचारधारा को भी बल मिला। बिल्कुल। जर्मनी, इटली और जापान तीनों का मानना था कि महान बनने का एकमात्र तरीका दूसरे देशों पर कब्जा करना और उनके संसाधनों का उपयोग करना है। साम्यवाद का डर भी एक वजह थी, है ना? हाँ, ये एक ऐसा कारण है जिस पर कम बात होती है। रूस में 1922 की क्रांति के बाद पश्चिमी यूरोप के पूंजीपतियों को डर था कि साम्यवाद उनके देशों में भी फैल सकता है। तो उन्होंने हिटलर और मुसोलिनी जैसे शक्तिशाली नेताओं का समर्थन किया। एक तरह से हाँ, उन्होंने सोचा कि ये लोग साम्यवाद को रोक सकते हैं। और यहीं से तुष्टीकरण की नीति यानी पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट की शुरुआत होती है, जो मित्र राष्ट्रों की सबसे बड़ी भूल थी। ब्रिटेन और फ्रांस पहले विश्व युद्ध से इतना नुकसान उठा चुके थे कि वे दूसरा युद्ध नहीं चाहते थे। तो जब हिटलर ने ऑस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया जैसे छोटे क्षेत्रों पर कब्जा किया तो उन्होंने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। उन्होंने सोचा कि शायद वो इतने में मान जाएगा, लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी भूल थी। हाँ, इसी नीति ने हिटलर को और भी ज्यादा साहसी बना दिया। आखिरकार जब उसने पोलैंड से डैनजिग बंदरगाह की मांग की, तब ब्रिटेन और फ्रांस को समझ आया कि हिटलर की भूख का कोई अंत नहीं है। उन्होंने मना कर दिया और 1 सितंबर 1939 को हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। और यहीं से द्वितीय विश्व युद्ध की आधिकारिक शुरुआत हुई। हिटलर ने एक नई तकनीक अपनाई जिसे ब्लिट्जक्रीग या बिजली की गति से युद्ध कहते हैं। इसमें होता क्या था? इसमें जमीन और हवा से एक साथ जोरदार हमला किया जाता था। टैंक डिवीजन आगे बढ़ते थे और आसमान से बमबारी होती थी। मतलब दुश्मन को संभलने का मौका ही नहीं मिलता था। बिल्कुल। और 1940 तक उसने 9 यूरोपीय देशों को अपने अधीन कर लिया था। केवल ब्रिटेन ही उसके खिलाफ खड़ा था। हाँ, और इसके बाद हुई ब्रिटेन की लड़ाई, बैटल ऑफ ब्रिटेन। इसकी क्या खासियत थी? ब्रिटेन एक द्वीप है तो जमीनी हमला मुश्किल था। हिटलर ने उसे हवाई बमबारी से चुकाने की कोशिश की। ये लड़ाई 3 महीने तक चली। लेकिन
ब्रिटेन के बेहतरीन रडार सिस्टम की वजह से हिटलर जीत नहीं पाया। सही, ये उसकी पहली बड़ी हार थी। और जब यूरोप में ये सब चल रहा था तब अमेरिका युद्ध में कैसे शामिल हुआ? अमेरिका ने जापान के विस्तार को रोकने के लिए उसकी तेल की सप्लाई बंद कर दी थी, जो जापान की 80% जरूरत पूरी करती थी। हाँ, तो इसके जवाब में जापान ने अमेरिकी नौसैनिक अड्डे पर्ल हार्बर पर अचानक हमला कर दिया। और इस हमले के बाद अमेरिका आधिकारिक तौर पर युद्ध में शामिल हो गया। तो अब ये युद्ध पूरी तरह से वैश्विक हो चुका था। तो धुरी राष्ट्रों के खिलाफ पासा कैसे पलटा? युद्ध का सबसे बड़ा मोड़ पूर्वी मोर्चे पर आया जब हिटलर ने सोवियत संघ पर हमला किया, जिसे ऑपरेशन बारबरोसा कहा गया। और यहाँ 2 लड़ाइयां निर्णायक साबित हुई। पहली, लेनिनग्राद की घेराबंदी। हिटलर की सेना ने इस शहर को लगभग 800-900 दिनों तक घेर कर रखा, ताकि लोग भूखमरी से मर जाए और शहर पर कब्जा हो जाए। और दूसरी थी स्टेलिनग्राड की लड़ाई। शिकस्त दी। ये हिटलर के लिए एक बहुत बड़ा सैन्य और मनोवैज्ञानिक झटका था। तो पूर्व में जर्मनी के पीछे हटने के बाद पश्चिम में मित्र राष्ट्रों ने क्या किया? उन्होंने ऑपरेशन नेपच्यून लॉन्च किया, जिसे डी डे के नाम से भी जाना जाता है, और यूरोप को आजाद कराना शुरू किया। हाँ, फ्रांस, बेल्जियम और अन्य देश एक एक करके आजाद हुए। आखिरकार अप्रैल 1945 में बर्लिन पर मित्र राष्ट्रों का कब्जा हो गया और हिटलर ने आत्महत्या कर ली। तो यूरोप में युद्ध समाप्त हो गया। जापान का क्या हुआ? पर्ल हार्बर के बाद अमेरिका ने मिडवे और ग्वाडलकनाल जैसी महत्वपूर्ण लड़ाइयों में जापान को हराया। 1945 तक जापान लगभग हार चुका था, लेकिन फिर भी अमेरिका ने अगस्त 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिरा दिए। इसका मकसद सिर्फ युद्ध जीतना नहीं था, तो फिर क्या था? ये पर्ल हार्बर का बदला लेना और दुनिया को, खासकर सोवियत संघ को, अपनी ताकत दिखाना था। इस बमबारी के बाद 15 अगस्त 1945 को जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया और इसी के साथ द्वितीय विश्व युद्ध पूरी तरह से समाप्त। चलिए अब अगला चैप्टर देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र का गठन। द्वितीय विश्व युद्ध की तबाही के बाद दुनिया के नेताओं ने फैसला किया कि भविष्य में ऐसे युद्धों को रोकने के लिए एक संगठन की जरूरत है। लेकिन संयुक्त राष्ट्र एकदम से नहीं बना। इसकी कहानी तो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ही शुरू हो गई थी। पर इससे पहले प्रथम विश्व युद्ध के बाद लीग ऑफ नेशंस बनाया गया था, वो क्यों असफल हुआ? देखिए, लीग ऑफ नेशंस के असफल होने के कई मुख्य कारण थे। सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह थी बड़ी शक्तियों की अनुपस्थिति। मतलब अमेरिका, जिसके राष्ट्रपति का ये आइडिया था, वो खुद इसमें शामिल नहीं हुआ। अच्छा। हाँ, और सिर्फ अमेरिका नहीं, सोवियत संघ और जर्मनी जैसे देश भी शुरू में बाहर थे, तो इससे संगठन पर जो भरोसा होना चाहिए वो कम हो गया। ये तो ऐसा हुआ कि नियम बनाने वाला ही खेल से बाहर है। बिल्कुल। और दूसरी बड़ी समस्या थी वर्साई की संधि का प्रभाव। जर्मनी और इटली जैसे देशों को लगता था कि लीग ऑफ नेशंस सिर्फ वर्साई की जो कठोर संधि थी उसको लागू करने के लिए बनाया गया है। उन्होंने इसे कभी निष्पक्ष माना ही नहीं। और शायद एक बड़ी वजह ये भी थी कि लीग के पास अपनी कोई ताकत नहीं थी, कोई सेना नहीं थी। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। लीग के पास अपनी कोई सैन्य शक्ति नहीं थी, तो फिर वो अपने फैसले लागू कैसे करवाता? वो नहीं करवा सकता था। अगर जापान ने चीन पर आक्रमण किया तो लीग सिर्फ निर्देश दे सकता था, उसे लागू नहीं करवा सकता था। उसे सदस्य देशों की सेनाओं पर ही निर्भर रहना पड़ता था। और वो देश खुद भी शायद एक और युद्ध नहीं चाहते थे। सही बात है। फ्रांस और ब्रिटेन, जो 2 प्रमुख सदस्य थे, उनकी सोच थी कि हिटलर को ज्यादा छिड़ा ना जाए। क्यों? क्योंकि कहीं फिर से युद्ध न छिड़ जाए। वो पहले विश्व युद्ध के असर से अभी तक उभर नहीं पाए थे। उनकी एक पूरी पीढ़ी खत्म हो गई थी। तो ये साफ है कि एक नए मजबूत संगठन की जरूरत थी। तो इसकी नींव कैसे रखी गई? लंदन घोषणा जून 1941 में, जब हिटलर की शक्ति अपने चरम पर थी, तब मित्र राष्ट्रों ने, एलाइड पावर्स ने सेंट जेम्स पैलेस में एकजुट होकर आक्रमणता के खिलाफ लड़ने का संकल्प लिया। ये एक सांकेतिक शुरुआत थी, कह सकते हैं। हाँ, एक तरह से। लेकिन जो असल वैचारिक नींव रखी गई वो थी अगस्त 1941 में अटलांटिक चार्टर में। अच्छा, ये तो मशहूर मीटिंग है जो एक जहाज पर हुई थी। जी, ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल और अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के बीच। और यहीं पर पहली बार एक ऐसे संगठन की बात की गई जो दुनिया में शांति स्थापित कर सके। और इसके बाद फिर एक ठोस ढांचा बनाने की कोशिश हुई होगी। बिल्कुल, वो हुआ अक्टूबर 1944 में डम्बर्टन ओक्स सम्मेलन में। ये बड़ा कदम था। बहुत बड़ा। वॉशिंगटन डीसी के पास हुई इस बैठक में अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत संघ और चीन, जिन्हें बिग 4 कहा गया। सालिया, यहाँ संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्य, उसके सिद्धांत और उसकी संरचना पर पूरी चर्चा हुई। मतलब लगभग सब कुछ तय हो गया था। लगभग सब कुछ। लेकिन एक बहुत बड़ा मुद्दा अटक गया। वो क्या था? सुरक्षा परिषद में वोटिंग प्रक्रिया कैसी होगी, खासकर वीटो पावर को लेकर। ये तो आज भी सबसे बड़ा मुद्दा है। हाँ, तो इस पर सहमति नहीं बन पाई और मामला अटक गया। तो फिर ये कैसे सुलझा? इसके लिए 3 सबसे बड़े नेताओं को मिलना पड़ा। फरवरी 1945 में याल्टा सम्मेलन में रूजवेल्ट, चर्चिल और स्टालिन। जी, तब तक मित्र राष्ट्र युद्ध जीतने की कगार पर थे, तो माहौल थोड़ा अलग था। इसी सम्मेलन में वोटिंग के मुद्दे को सुलझा लिया गया और सुरक्षा परिषद की संरचना को अंतिम रूप दिया गया। और फिर आखिरी मोहर लगी सैन फ्रांसिस्को में। बिल्कुल, अप्रैल 1945 में सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन हुआ। यहाँ 50 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और संयुक्त राष्ट्र के चार्टर को, उसके मुख्य सिद्धांतों और संरचना को अंतिम रूप दिया। और फिर आधिकारिक तौर पर इसका गठन हुआ। हाँ, दूसरा विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस की स्थापना हुई। और इसका मुख्य उद्देश्य एक और सिर्फ एक, कि तीसरे विश्व युद्ध को हर हाल में रोकना। तो क्या संयुक्त राष्ट्र अपने इस मुख्य उद्देश्य में सफल रहा है? देखिए, इस पर बहुत बहस होती है, लेकिन अगर तथ्यों को देखें तो हाँ, एक तरह से सफल रहा है। कैसे? लीग ऑफ नेशंस के विपरीत संयुक्त राष्ट्र अब तक तीसरे विश्व युद्ध को रोकने में कामयाब रहा है। दुनिया किसी बड़े वैश्विक युद्ध में शामिल नहीं हुई है। ये बात तो सही है, लेकिन आज इसमें सुधार की बात क्यों हो रही है? खासकर भारत की तरफ से इतनी मजबूती से आवाज क्यों उठ रही है? क्योंकि समय बदल गया है और संगठन को भी बदलने की जरूरत है। 1945 की दुनिया और आज की दुनिया में जमीन आसमान का फर्क है। सुधार के मुख्य बिंदु क्या है? सबसे बड़ा और सबसे जरूरी सुधार है सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी का विस्तार। यूएनएससी में अभी भी सिर्फ 5 स्थायी सदस्यों P5 का ही दबदबा है। ये 1945 की सच्चाई थी, आज की नहीं। और इसमें प्रतिनिधित्व की भी भारी कमी है। बिल्कुल, एशिया जैसा विशाल महाद्वीप जहां दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी है, वहां से सिर्फ चीन को स्थायी सदस्यता मिली है। और भारत का तर्क यही है कि उसे भी स्थायी सदस्य बनाया जाना चाहिए। हाँ, भारत का तर्क बहुत मजबूत है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, एक परमाणु शक्ति और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था। और चीन का वीटो पावर तो भारत के लिए एक लगातार सिरदर्द बना हुआ है। सही कहा। चीन अक्सर अपने वीटो पावर का इस्तेमाल कर पाकिस्तान स्थित आतंकवादियों को वैश्विक आतंकवादी घोषित करने के भारत के प्रस्तावों को रोक देता है। ये इसका सीधा असर है। सुरक्षा परिषद के अलावा और क्या कमियां हैं? दूसरा बड़ा मुद्दा है इसका पुराना ढांचा। मतलब संयुक्त राष्ट्र का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो अभी भी 1945 के मॉडल पर आधारित है। दुनिया बहुत बदल चुकी है, समस्याएं बदल चुकी हैं, आतंकवाद, क्लाइमेट चेंज, साइबर वॉरफेयर। तो संगठन के सिद्धांतों और संरचना में भी बदलाव की जरूरत है। और शायद विकासशील देशों की भूमिका को लेकर भी सवाल उठते हैं। हाँ, ये तीसरा और बहुत अहम बिंदु है। ये मांग की जा रही है कि संगठन को सही मायने में बहुपक्षीय यानी मल्टीलैटरल बनाया जाए। और सबके बराबर की आवाज हो। बिल्कुल, एक ऐसी व्यवस्था जहां भारत जैसी उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की भी उतनी ही भूमिका हो जितनी पश्चिमी या विकसित देशों की है। तो ये कुछ प्रमुख सुधार हैं जिनकी मांग की जा रही है ताकि संयुक्त राष्ट्र आज की दुनिया के लिए और ज्यादा प्रासंगिक बन सके। तो चलिए, शीत युद्ध 1945 में जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ तो लगा कि दुनिया में अब शांति होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बंदूकों और टैंकों की लड़ाई तो खत्म हो गई, पर एक नई तरह की जंग शुरू हुई, विचारधारा की जंग। एक तरफ था अमेरिका और उसकी पूंजीवादी सोच, और दूसरी तरफ सोवियत यूनियन और उसका साम्यवाद। और ये सब किताबी बातें नहीं थी, ये दुनिया को देखने के मतलब 2 बिल्कुल अलग नजरिए थे। पूंजीवाद कहता था कि इंसान की तरक्की उसकी अपनी मेहनत, काबिलियत और मुनाफे से होती है और यही कंपटीशन समाज को आगे बढ़ाता है। वहीं साम्यवाद का मानना था कि समाज की भलाई के लिए निजी संपत्ति ही खत्म कर देनी चाहिए, क्योंकि यही सारी असमानता की जड़ है। सब कुछ सरकार का हो ताकि वो सबको बराबर बांट सके। तो टकराव तो होना ही था।
लेकिन एक बात मेरे दिमाग में हमेशा आती है, जी। युद्ध तो ब्रिटेन और फ्रांस ने भी जीता था, फिर वो सुपर पावर क्यों नहीं बन पाए? सारी लाइमलाइट अमेरिका और सोवियत पर ही क्यों आ गई? ये बहुत अच्छा सवाल है और इसके दो मुख्य कारण हैं जो दो अलग अलग महाद्वीपों में छिपे हैं। यूरोप में हिटलर को हराने का सबसे बड़ा श्रेय सोवियत यूनियन की रेड आर्मी को जाता है। अच्छा। 1941 में जब हिटलर ने ऑपरेशन बारबरोसा के तहत सोवियत पर हमला किया तो इतिहासकार मानते हैं कि ये उसकी सबसे बड़ी सामरिक गलती थी। सबसे बड़ी गलती क्यों? क्या इसलिए कि नेपोलियन ने भी रूस पर हमला करके यही गलती की थी? इतिहास जैसे खुद को दोहरा रहा था। बिल्कुल, आपने सही पकड़ा। नेपोलियन की तरह ही हिटलर ने भी रूस की सबसे बड़ी ताकत को कम आंका, वहां का मौसम और जमीन। सोवियत के इलाके बहुत बड़े और मुश्किल है और वहां की ठंड वो तो जानलेवा होती है। उस ठंड में लड़ने का अनुभव सिर्फ सोवियत सेना को था। हिटलर की सेनाएं वहां फंस गई और तबाह हो गई, तो इसी एक हमले ने युद्ध का रुख पलट दिया। यूरोप में हीरो बना सोवियत यूनियन और कहानी का दूसरा हिस्सा वो अमेरिका से जुड़ा है। हाँ, प्रशांत महासागर में जापान एक बहुत बड़ी ताकत बन चुका था और उसने मतलब मित्र देशों की नाक में दम कर रखा था। जापान को घुटनों पर लाने का काम अमेरिका ने किया। ओके। दोनों के बीच दर्जनों भयानक नौसैनिक लड़ाइयां हुई और अंत में जब अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए तो जापान ने सरेंडर कर दिया। इस एक कदम ने दुनिया को अमेरिका की सैन्य ताकत दिखा दी, एक ऐसी ताकत जो पहले किसी ने नहीं दिखी थी। तो मतलब ये सिर्फ सैन्य जीत की वजह से नहीं था, युद्ध के बाद इन देशों की आर्थिक हालत भी एक बड़ा कारण थी, क्योंकि ब्रिटेन और फ्रांस तो युद्ध जीतकर भी एक तरह से कंगाल हो चुके थे, है ना? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। युद्ध ने पुरानी यूरोपीय ताकतों को आर्थिक रूप से बिल्कुल तोड़ दिया था। बिल्कुल सही बात है। वहीं अमेरिका की जमीन पर कोई लड़ाई नहीं हुई थी तो उसकी इंडस्ट्री फल फूल रही थी। सही बात है। और सोवियत यूनियन भारी नुकसान के बावजूद पूर्वी यूरोप पर अपना दबदबा बना चुका था। तो दुनिया के मंच पर बस यही दो खिलाड़ी बचे थे जिनके पास असली ताकत थी। और यहीं से दुनिया दो गुटों में बंटना शुरू हो गई, एक तरफ अमेरिका का गुट और दूसरी तरफ सोवियत का। हाँ, और ये बंटवारा सिर्फ कागज पर नहीं था, इसे सैन्य गठबंधनों से पक्का किया गया। 1949 में अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के देशों ने मिलकर बनाया नेटो, यानी नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका सिद्धांत बहुत साफ था, हम में से किसी एक पर हमला सब पर हमला माना जाएगा। और सोवियत यूनियन ने इसे अपने लिए सीधी चुनौती के तौर पर देखा होगा। बिल्कुल, उन्हें लगा कि पश्चिम उन्हें घेर रहा है, तो उनका जवाब भी उतना ही मजबूत रहा होगा फिर। उनका जवाब देना जरूरी था और वही जवाब ठीक 6 साल बाद 1955 में वॉर्सो पैक्ट के रूप में आया। इसमें सोवियत यूनियन और पूर्वी यूरोप के उसके सहयोगी देश शामिल थे। तो अब दुनिया का नक्शा साफ तौर पर दो रंगों में बंट चुका था। हाँ, एक तरफ नेटो का नीला रंग और दूसरी तरफ वॉर्सो पैक्ट का लाल। दुनिया दो खेमों में थी और दोनों ही परमाणु हथियारों से लैस। अब बस एक चिंगारी की देर थी। और वो चिंगारी 1962 में क्यूबा में लगी। वो 13 दिन जिन्हें आज हम क्यूबन मिसाइल संकट के नाम से जानते हैं, जब दुनिया सचमुच परमाणु युद्ध के मुहाने पर खड़ी थी। बिल्कुल, क्यूबा अमेरिका के फ्लोरिडा से बस कुछ ही किलोमीटर दूर एक छोटा सा द्वीप है जहां फिदेल कैस्ट्रो का कम्युनिस्ट शासन था। जाहिर है वो सोवियत का करीबी दोस्त था। अक्टूबर 1962 में अमेरिका के एक जासूसी विमान U-2 ने कुछ तस्वीरें ली और उन्हें देखकर व्हाइट हाउस में हड़कंप मच गया। तस्वीरों में साफ दिख रहा था कि सोवियत यूनियन क्यूबा में न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइलें तैनात कर रहा है। अमेरिका के दरवाजे पर परमाणु मिसाइलें, लेकिन सोवियत ने इतना बड़ा जोखिम उठाया क्यों? क्या ये सिर्फ तुर्की में तैनात अमेरिकी मिसाइलों का बदला था? असल में ये सोवियत का एक बहुत बड़ा और सोचा समझा पलटवार था। अमेरिका पहले ही तुर्की और इटली में सोवियत की तरफ मिसाइलें तान चुका था, तो सोवियत लीडर निकिता ख्रुश्चेव को लगा कि ये ताकत का संतुलन बिगाड़ने जैसा है। अच्छा। तो क्यूबा में मिसाइलें लगाकर वो न सिर्फ इस बढ़त को बराबर कर रहे थे बल्कि अमेरिका को उसी के खेल में मात दे रहे थे। तो अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के पास रास्ते थे, उन्होंने सीधे क्यूबा पर हमला क्यों नहीं कर दिया? देखिए, हमले पर चर्चा हुई लेकिन डर ये था कि अगर एक भी मिसाइल क्यूबा से लॉन्च हो गई तो वॉशिंगटन या न्यूयॉर्क जैसे शहर मिनटों में नक्शे से गायब हो सकते थे और ये जोखिम कोई नहीं लेना चाहता था। तो उन्होंने क्या किया? कैनेडी ने एक बीच का रास्ता चुना, नेवल ब्लॉकेड यानी नौसैनिक घेराबंदी। अमेरिकी नौसेना के जहाजों ने क्यूबा को चारों तरफ से घेर लिया ताकि कोई भी सोवियत जहाज मिसाइलें या दूसरा सामान लेकर वहां पहुंच न सके। और दुनिया ने अपनी सांसें थाम ली, क्योंकि अब अमेरिकी और सोवियत जहाज आमने सामने थे। वो 13 दिन इतिहास के सबसे तनावपूर्ण दिन थे। अंत में पर्दे के पीछे की कूटनीति काम आई। ख्रुश्चेव और कैनेडी के बीच गुप्त बातचीत हुई। Okay. सोवियत इस बात पर मान गया कि वो क्यूबा से मिसाइल हटा लेगा बशर्ते अमेरिका ये वादा करे कि वो कभी क्यूबा पर हमला नहीं करेगा। लेकिन एक गुप्त समझौता भी हुआ जिसे कई सालों तक छिपा कर रखा गया। वो क्या था? गुप्त समझौता ये था कि अमेरिका भी कुछ महीनों बाद तुर्की से अपनी जुपिटर मिसाइलें चुपचाप हटा लेगा। दुनिया को लगा कि अमेरिका की जीत हुई है, लेकिन असल में दोनों ही पक्ष थोड़ा थोड़ा पीछे हटे थे और इस तरह इंसानियत के सिर पर मंडरा रहा सबसे बड़ा खतरा टल गया। ये वाकई दिलचस्प है कि इस पूरे 46 साल के दौर में अमेरिका और सोवियत ने एक दूसरे पर सीधे एक गोली तक नहीं चलाई। लड़ाई तो हुई पर किसी और की जमीन पर। बिल्कुल, इसे ही प्रॉक्सी वॉर कहते हैं, यानी छद्म युद्ध। मतलब अमेरिका और सोवियत ने सीधे एक दूसरे से लड़ने के बजाय कोरिया, वियतनाम और अफगानिस्तान जैसे देशों में एक दूसरे के समर्थित गुटों को हथियार, पैसा और ट्रेनिंग देकर लड़वाया। तो असली जंग तो इन देशों की जमीन पर हो रही थी और जाने भी वहीं के लोगों की जा रही थी। सही बात है। इसके सबसे बड़े उदाहरण कौन कौन से थे? पहला था कोरियाई युद्ध 1950 से 53 तक। इस युद्ध ने कोरिया को दो हिस्सों में बांट दिया, सोवियत समर्थित नॉर्थ कोरिया और अमेरिका समर्थित साउथ कोरिया, और ये बंटवारा आज तक कायम है। और एक बड़ा टेंशन पॉइंट भी है। जी। फिर आया वियतनाम युद्ध। ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये एक सांस्कृतिक और राजनीतिक भूचाल था। अमेरिका के लिए ये हार बहुत बड़ी थी, है ना? बहुत बड़ी। इस हार ने न सिर्फ मैदान पर अमेरिका की साख गिराई बल्कि अमेरिका के अंदर भी देश को बांट दिया था। लोगों का अपनी सरकार पर से भरोसा उठ गया था और इसने सोवियत को ये प्रचार करने का मौका दिया कि देखो पूंजीवाद का पतन निश्चित है। और फिर सोवियत ने भी यही गलती अफगानिस्तान में जाके की। हाँ, 1979 में अफगानिस्तान पर सोवियत का आक्रमण उनके लिए वियतनाम साबित हुआ। वो 10 साल तक वहां फंसे रहे, उन्हें भारी नुकसान हुआ और आखिरकार उन्हें अपनी सेना वापस बुलानी पड़ी। और इस युद्ध ने सोवियत की अर्थव्यवस्था को खोखला कर दिया। बिल्कुल, और उसकी इज्जत को भी धक्का पहुंचाया। और इसके ठीक 2 साल बाद 1991 में सोवियत यूनियन खुद ही टूट गया। तो मतलब बड़े खिलाड़ी शतरंज खेल रहे थे लेकिन मोहरे इन देशों के आम लोग बन रहे थे। लेकिन फिर से वही सवाल, इतनी दुश्मनी के बावजूद इन दोनों ने कभी सीधी लड़ाई क्यों नहीं की? जरूर परमाणु हथियारों की वजह से होगा। बिल्कुल, इसका जवाब एक सिद्धांत में छिपा है जिसे कहते हैं लॉजिक ऑफ डिटरेंस, यानी डर का तर्क। इसे सरल शब्दों में कैसे समझें? इसे ऐसे समझिए कि अगर आयरन मैन और हल्क आपस में लड़े तो कौन जीतेगा ये कहना मुश्किल है, पर ये तय है कि पूरा शहर तबाह हो जाएगा। नुकसान दोनों को होगा। मतलब कोई भी असल में नहीं जीत पाएगा। सही समझे। सीधी लड़ाई तब होती है जब एक देश को लगता है कि वो दूसरे से बहुत ज्यादा ताकतवर है और आसानी से जीत जाएगा, लेकिन यहाँ दोनों को पता था कि सामने वाला भी उतना ही मजबूत है। और सबसे बड़ा फैक्टर थे परमाणु हथियार। दोनों के पास इतने न्यूक्लियर बम थे कि वो पूरी दुनिया को कई बार खत्म कर सकते थे। इसे एक नाम दिया गया मैड, यानी म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, जिसका मतलब है आपसी सुनिश्चित विनाश। हाँ, मतलब अगर मैंने तुम पर हमला किया तो तुम मुझे तबाह कर दोगे और अगर तुमने मुझ पर हमला किया तो मैं तुम्हें तबाह कर दूंगी। हम दोनों में से कोई नहीं बचेगा। इसी पागलपन भरे डर ने ही दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध से बचाए रखा। और फिर 1991 में बर्लिन की दीवार गिरी, सोवियत संघ 15 देशों में टूट गया और शीत युद्ध का ये लंबा बर्फीला दौर खत्म हो गया। खत्म तो हो गया, लेकिन यहाँ एक विचार छोड़ जाते हैं।
कई जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट का मानना है कि दुनिया अब कोल्ड वॉर 2.0 में दाखिल हो चुकी है। अच्छा। हाँ, इस बार भी एक तरफ अमेरिका है, लेकिन सोवियत की जगह अब चीन ने ले ली है। विचारधारा की लड़ाई अब भी है, बस उसका रूप बदल गया है। दोनों ही देश टेक्नोलॉजी, व्यापार और कूटनीति के जरिए एशिया, अफ्रीका और यूरोप में अपना प्रभाव बढ़ाने की होड़ में लगे हैं। सोचने वाली बात यह है कि पहले शीत युद्ध और आज के इस नए दौर में क्या समानताएं हैं और क्या अंतर है, खासकर ऐसी दुनिया में जहां अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे से इतनी ज्यादा जुड़ी हुई हैं। चलिए अब अगला अध्याय देखते हैं, गुटनिरपेक्ष आंदोलन यानी द नॉन अलाइंड मूवमेंट। तो बात है 1947 की। भारत को अभी आजादी मिली है और दुनिया वो एक तरह से दो हिस्सों में बटी हुई है। शीत युद्ध, कोल्ड वॉर का दौर है। एक तरफ है सोवियत संघ और उसकी साम्यवादी मतलब कम्युनिस्ट विचारधारा, और दूसरी तरफ संयुक्त राज्य अमेरिका और उसकी पूंजीवादी यानी कैपिटलिस्ट विचारधारा। बिल्कुल, और दोनों ही गुट मतलब वो भारत जैसे नए देशों को अपने पाले में करना चाहते थे। सही बात है, लेकिन भारत जैसे जो नए स्वतंत्र देश थे वो किसी भी गुट में शामिल होकर अपनी स्वायत्ता, अपनी ऑटोनॉमी खोना नहीं चाहते थे। अच्छा। और यहीं से आप कह सकते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी नाम की नींव पड़ी। तो इसका सीधा सा मतलब क्या था? इसका सीधा सा मतलब था, ना हम सोवियत गुट में हैं, ना अमेरिकी गुट में। हमारे लिए भारत का हित, भारत का नेशनल इंटरेस्ट सर्वोपरि है। तो फिर इस आंदोलन की शुरुआत की किसने? मतलब ये जो चेहरे थे इसके पीछे, ये नाम शायद परीक्षा के हिसाब से भी जरूरी हो सकते हैं। बिल्कुल, इसमें 5 संस्थापक सदस्य माने जाते हैं। 5 जी। यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति थे जोसेफ ब्रोज टीटो। भारत से तो जवाहरलाल नेहरू थे। हाँ, भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। फिर मिस्र के राष्ट्रपति गमाल अब्दुल नासिर। इंडोनेशिया से सुकर्णो। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो। और घाना के प्रधानमंत्री क्वामे एनक्रुमा। ये 5 नाम बहुत अहम है। और इस आंदोलन की मतलब एक औपचारिक शुरुआत कहां और कब हुई? देखिए, इसकी नींव दो महत्वपूर्ण पड़ाव में रखी गई। पहला था 1955 में इंडोनेशिया का बांडुंग सम्मेलन। ये एक एशियाई अफ्रीकी सम्मेलन था जहां पहली बार गुटनिरपेक्षता के इस विचार पर गंभीरता से चर्चा हुई। तो ये एक तरह से पहली मीटिंग थी, कह सकते हैं। लेकिन जो पहला आधिकारिक शिखर सम्मेलन हुआ वो हुआ 1961 में बेलग्रेड में, यूगोस्लाविया में। अच्छा, तो बेलग्रेड से इसकी ऑफिशियल शुरुआत हुई। जी। तो इस आंदोलन के मुख्य उद्देश्य क्या थे? इसके दो प्रमुख उद्देश्य थे। पहला तो जाहिर है दोनों महाशक्तियों के जो सैन्य गुट थे उनसे दूर रहना, जैसे नेटो और वार्सो पैक्ट। बिल्कुल, और अपने राष्ट्रीय हितों को सबसे ऊपर रखना। और दूसरा उद्देश्य था एशिया और अफ्रीका के जो नए स्वतंत्र देश थे जिन्हें तब थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज कहा जाता था, उनको आंदोलन में शामिल करना, ताकि एक मजबूत आवाज बन सके। हाँ, एक मजबूत आवाज। लेकिन कुछ आलोचक तो ये भी कहते थे कि भारत नैम का इस्तेमाल करके मतलब अंतर्राष्ट्रीय मामलों से एक तरह से भाग रहा है। हाँ, ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। नैम का मतलब दुनिया से अलग थलग रहना कभी नहीं था। अच्छा। बल्कि भारत ने तो विश्व शांति के लिए सक्रिय रूप से काम किया। शीत युद्ध के जो तनाव थे, जैसे कोरिया युद्ध हुआ या क्यूबा मिसाइल संकट, हाँ, ये क्यूबा मिसाइल संकट, इन सब में भारत ने तनाव कम करने की कोशिश की। फर्क सिर्फ इतना था कि भारत ये सब किसी गुट का हिस्सा बने बिना कर रहा था। एक निष्पक्ष आवाज की तरह। एक निष्पक्ष आवाज की तरह, बिल्कुल। तो ठीक है, ये तो हुई आदर्शों की बात, लेकिन गुटनिरपेक्ष रहने से भारत को फायदा क्या हुआ, मतलब रणनीतिक तौर पर? देखिए, इससे भारत के दो बहुत बड़े हित सत्य थे। पहला, राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देना। मतलब भारत ऐसे अंतर्राष्ट्रीय निर्णय ले सकता था जो उसकी जनता के लिए फायदेमंद हो, भले ही वो किसी महाशक्ति को पसंद ना आए। इसका कोई आज के समय का उदाहरण है? सबसे अच्छा उदाहरण तो आज का ही है। भारत आज रूस से सस्ता तेल खरीद रहा है, जबकि उसके अमेरिका से भी बहुत अच्छे संबंध है। ये इसी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का नतीजा है। और दूसरा बड़ा फायदा? दूसरा था रणनीतिक स्वतंत्रता। अगर कोई एक महाशक्ति भारत पर दबाव बनाने की कोशिश करती तो भारत के पास दूसरी महाशक्ति से बात करने का विकल्प हमेशा खुला रहता था। जब भारत ने सोवियत संघ के साथ एक मैत्री संधि पर हस्ताक्षर किए, तब तो इस नीति की बहुत आलोचना हुई। बिल्कुल हुई। और उस समय के संदर्भ को, कॉन्टेक्स्ट को समझना बहुत जरूरी है। क्या था उस समय? 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध होने वाला था और अमेरिका उस समय खुलकर पाकिस्तान का समर्थन कर रहा था। अच्छा। तो इस स्थिति को संतुलित करने के लिए भारत को एक शक्तिशाली सहयोगी की जरूरत थी, सैन्य और राजनयिक समर्थन की। तो क्या ये संधि गुटनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं था? कई लोगों ने तो ये कहा। लेकिन भारत का तर्क था कि ये संधि सोवियत गुट में शामिल होने के बराबर नहीं थी। तो फिर क्या थी ये केवल एक विशिष्ट संकट के दौरान रणनीतिक समर्थन सुनिश्चित करने के लिए थी। भारत ने साफ किया कि संधि के बावजूद उसके अमेरिका के साथ भी संबंध अच्छे बने रहेंगे और वो किसी के प्रभाव में नहीं आएगा। बिल्कुल, वो किसी के प्रभाव में नहीं आएगा। चलिए अब सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। आज शीत युद्ध खत्म हो चुका है, सोवियत संघ नहीं रहा, तो क्या नैम आज भी प्रासंगिक है? ये सबसे अहम सवाल है और मेरा मानना है कि आज या और भी ज्यादा प्रासंगिक है। और भी ज्यादा? वो कैसे? कई विशेषज्ञ मानते हैं कि हम एक शीत युद्ध 2.0 के दौर में हैं, जो अमेरिका और चीन के बीच चल रहा है। हाँ, जो अमेरिका और चीन के बीच चल रहा है। इस नए दौर में नैम कई वैश्विक समस्याओं का समाधान प्रस्तुत कर सकता है। अच्छा, जैसे कि किन क्षेत्रों में? कम से कम 4 मुख्य क्षेत्र हैं। पहला है विश्व शांति। आप देखिए, रूस, यूक्रेन या इजराइल हमास जैसे जो संघर्ष हैं, हाँ, इनमें तो दुनिया बटी हुई है। बिल्कुल, इनको सुलझाने के लिए नैम एक निष्पक्ष मंच बन सकता है जहां सभी पक्ष आकर बात कर सकें। और दूसरा है ग्लोबल साउथ की आवाज बनना। ये जो विकासशील देश है, ग्लोबल साउथ, हाँ, इनके स्वास्थ्य, शिक्षा, अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों को उठाने का ये एक बहुत शक्तिशाली मंच है। इनकी आवाज अक्सर संयुक्त राष्ट्र जैसे बड़े संगठनों में कहीं दब जाती है। सही बात है। और तीसरा है जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज। नैम ऐसे समाधानों पर जोर दे सकता है जो सिर्फ कागज पर न रहे बल्कि जमीन पर भी लागू हो, जमीन पर भी प्रभावी ढंग से लागू हो। ठीक है। और चौथा है आतंकवाद का मुकाबला। ये दुनिया के सभी देशों को अपने आपसी मतभेद भुलाकर आतंकवाद जैसे एक आम खतरे के खिलाफ एकजुट होने का अवसर दे सकता है। जब सभी देश एक साथ आकर इस साझा खतरे के खिलाफ लड़ेंगे तभी सच्ची विश्व शांति स्थापित हो सकती है और दुनिया एक बेहतर जगह बन सकती है। भारत नैम के माध्यम से इस प्रयास का नेतृत्व कर सकता है। तो चलिए अब आखिरी चैप्टर सोवियत संघ का विघटन देखते हैं। हाँ, ये इतिहास का एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ है। बिल्कुल, मतलब सोचिए 1945 के बाद दुनिया की 2 सबसे बड़ी ताकतों में से एक पूरा साम्राज्य जो आधी दुनिया पर असर रखता था, हाँ, और वो 1991 में अचानक मतलब ताश के पत्तों की तरह बिखर गया, बिना किसी बड़ी लड़ाई या भारी हमले के। वही तो, दुनिया के नक्शे से एक सुपर पावर का नामो निशान ही मिट गया। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये हुआ कैसे। और ये सवाल आज भी बहुत जरूरी है। इसे समझने के लिए हमें कहानी की शुरुआत में जाना होगा, 1917 की रूसी क्रांति में, जब लेनिन के नेतृत्व में दुनिया की पहली कम्युनिस्ट सरकार बनी थी। हाँ, बिल्कुल, एक ऐसा वादा था जहां सारी सत्ता और संपत्ति मजदूरों और किसानों के हाथ में होगी। लेकिन ये आदर्शवाद ज्यादा दिन टिका नहीं। अच्छा। 1924 में लेनिन के बाद जब स्टालिन सत्ता में आए तो उन्होंने सोवियत संघ की, आप कह सकते हैं कि आत्मा ही बदल दी। स्टालिन का नाम आते ही एक अलग ही तस्वीर दिमाग में बनती है। उन्होंने ऐसा क्या किया था? देखिए, स्टालिन का लक्ष्य एक ही था, सोवियत संघ को किसी भी कीमत पर एक सैन्य और औद्योगिक महाशक्ति बनाना। ओके। और इसके लिए उन्होंने 2 बड़े कदम उठाए। पहला, पंचवर्षीय योजनाएं, मतलब 5 ईयर प्लान्स, जिनसे उद्योगों पर जबरदस्त जोर दिया गया। और दूसरा था कृषि का सामूहिकीकरण, जिसे कलेक्टिवाइजेशन कहते हैं, मतलब किसानों से उनकी निजी जमीनें छीनकर उन्हें सामूहिक खेती के लिए मजबूर किया गया। लेकिन इसका नतीजा तो बहुत भयानक हुआ होगा। बहुत भयानक। किसानों ने इसका जबरदस्त विरोध किया, जाहिर है। और उस विरोध को कुचलने के लिए स्टालिन ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। इसी वजह से इतिहास के सबसे भयानक अकालों में से एक पड़ा। लाखों लोग भूखमरी से मर गए। स्टालिन ने एक ऐसा टोटलिटेरियन यानी सर्वसत्तावादी राज्य बना दिया था जहां सरकार के खिलाफ एक शब्द बोलना भी मौत को दावत देना था। मतलब कोई राजनीतिक अधिकार नहीं थे लोगों के पास, कुछ भी नहीं। एक अनुमान है कि सिर्फ 1936 से 38 के बीच उन्होंने करीब 6 लाख लोगों को मरवा दिया था। 6 लाख
सिर्फ 2 सालों में। इसका मतलब तो ये हुआ कि जिस मजबूत साम्राज्य की हम बात कर रहे हैं उसकी नींव बेहद कमजोर थी। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। यही सोवियत संघ के पतन का सबसे बड़ा आंतरिक कारण था। दशकों तक लोगों के मन में एक दबा हुआ गुस्सा था। और आर्थिक हालत कैसी थी उस समय? क्या आम लोगों की जिंदगी बेहतर हो रही थी? यही पर दूसरी बड़ी समस्या थी। पूरी अर्थव्यवस्था पर सरकार का नियंत्रण था। मतलब सब कुछ सरकार करती थी। हाँ, क्या बनेगा, कितना बनेगा, कितने में बिकेगा, सब कुछ। तो तरक्की की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। नतीजा ये हुआ कि दुकानों पर सामान की कमी होने लगी, लंबी लंबी लाइनें लगती थी। और जब यही लोग पश्चिमी यूरोप को देखते होंगे तब तो उन्हें बहुत फर्क महसूस होता होगा। जमीन आसमान का फर्क। उन्हें दिखता था कि सीमा के उस पार दुकानें सामान से भरी हैं, लोग अपनी मर्जी से जी रहे हैं, उनके पास आजादी है। ये देखकर तो गुस्सा और बढ़ता होगा। बिल्कुल, उन्हें लगने लगा था कि साम्यवादी व्यवस्था ने उन्हें दुनिया की दौड़ में बहुत पीछे छोड़ दिया है। और इसी बीच मैंने ये भी सुना है कि सोवियत संघ अपना सारा पैसा हथियारों पर लुटा रहा था। ये सिर्फ सच नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा कारण था। सोचिए, जिस सैन्य ताकत के दम पर वो दुनिया में अपनी धाक जमाए हुए थे, वही ताकत अंदर से उसे खोखला कर रही थी। एकदम सही। अमेरिका के साथ शीत युद्ध की वजह से हथियारों की एक ऐसी होड़ शुरू हो गई थी जिसका कोई अंत नहीं था। तो सारा बजट सेना, न्यूक्लियर हथियार, मिसाइलों पर जा रहा था। हाँ, और इसका मतलब ये था कि देश के अंदर बुनियादी ढांचा जैसे अस्पताल और स्कूल वो सब बदहाल थे। लोगों में नाराजगी लगातार बढ़ रही थी। तो अंदरूनी तौर पे तो सिस्टम पर दबाव बहुत ज्यादा था। बाहर की दुनिया का इस पर क्या असर हो रहा था? बाहरी मोर्चे पर भी सोवियत संघ गलतियां कर रहा था। अपनी विचारधारा फैलाने के लिए वो दूसरे देशों के मामलों में बहुत दखल दे रहा था। जैसे पूर्वी यूरोप के देश। हाँ, उन देशों की कम्युनिस्ट सरकारों को बनाए रखने के लिए भारी पैसा खर्च कर रहा था। लेकिन सबसे बड़ी और महंगी गलती उसने 1979 में की। अफगानिस्तान पर हमला। बिल्कुल, अफगानिस्तान पर आक्रमण। उन्हें लगा था कि ये एक छोटा ऑपरेशन होगा, लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। ये युद्ध तो बहुत लंबा चला था। 10 साल। और अफगानिस्तान सोवियत संघ के लिए एक ऐसा दलदल बन गया जिसमें वो धंसता ही चला गया। इसे अक्सर सोवियत संघ का वियतनाम भी कहा जाता है। सोवियत संघ का वियतनाम, ये बहुत सटीक तुलना है। इसका असर क्या हुआ? असर बहुत गहरा था। पहला, इसने कमजोर अर्थव्यवस्था की कमरी तोड़ दी। दूसरा, हजारों सोवियत सैनिक मारे गए जिससे देश के अंदर युद्ध के खिलाफ माहौल बनने लगा। और तीसरा ये कि सोवियत सेना की जो अजय होने की छवि थी वो टूट गई। दुनिया ने देखा कि एक सुपर पावर एक छोटे से देश में उलझकर रह गया है। तो इस पूरे माहौल में 1985 में एक नया नेता आता है, मिखाइल गोर्बाचेव। उन्हें एक उम्मीद की तरह देखा गया था, है ना? बिल्कुल, गोर्बाचेव एक नई पीढ़ी के नेता थे। वो समझते थे कि अगर सोवियत संघ को बचाना है तो बड़े सुधार करने ही होंगे। वो जानते थे कि सिस्टम अंदर से सड़ चुका है। हाँ, इसीलिए उन्होंने 2 बड़ी नीतियां लागू की। पहली थी ग्लासनोस्त यानी खुलापन। खुलापन, इसका क्या मतलब था? इसका मतलब था राजनीतिक आजादी, लोगों को बोलने की, सरकार की आलोचना करने की आजादी, मीडिया पर से सेंसरशिप हटा दी गई। अच्छा। और उनकी दूसरी बड़ी नीति थी पेरेस्ट्रोइका यानी पुनर्गठन। इसका मकसद था बंद अर्थव्यवस्था को खोलना। ये तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है। एक नेता सिस्टम को बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट यही आता है, सुधारों की वजह से ही सिस्टम तबाह हो जाता है। ये कैसे हुआ? यही इसके पतन का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। आप इसे ऐसे समझिए कि एक हवाई जहाज है जो बहुत ऊंचाई पे उड़ रहा है और अंदर दबाव बहुत ज्यादा है। ठीक है। गोर्बाचेव ने ताजी हवा के लिए छोटी सी खिड़की खोलने की कोशिश की, लेकिन दबाव में इतना अंदर था कि खिड़की खुलते ही जहाज की पूरी दीवार ही उड़ गई। वाह, मतलब इरादा अच्छा था लेकिन नतीजा विनाशकारी हो गया। ठीक है हुआ। आम जनता के लिए ये सुधार बहुत धीमे थे, उन्हें तुरंत नतीजे चाहिए थे। और उल्टा पुराना आर्थिक ढांचा ढह गया और नया उतनी जल्दी बन नहीं पाया। हाँ, तो महंगाई बढ़ गई, मुश्किलें और बढ़ गई, तो आम जनता निराश हो गई। और कम्युनिस्ट पार्टी के जो कट्टरपंथी लोग थे, उनके लिए ये सुधार बहुत ज्यादा तेज थे। उन्हें लगा कि गोर्बाचेव सब कुछ बर्बाद कर रहे हैं और उनके हाथ से सत्ता और ताकत जा रही है। तो गोर्बाचेव बीच में फंस गए। बिल्कुल, ना उन्हें आम जनता का समर्थन मिला, ना ही अपनी पार्टी के लोगों का। तो उनकी ग्लासनोस्ट यानी खुलेपन की नीति ने उस दबे हुए गुस्से को बाहर निकाल दिया जिसे सिस्टम संभाल नहीं पाया। एकदम, जैसे ही डर का माहौल खत्म हुआ, सोवियत संघ के अलग अलग गणराज्यों में राष्ट्रवाद की भावना भड़क उठी। और फिर एक के बाद एक सब गिरने लगे। हाँ, डोमिनोज की तरह शुरुआत 1989 में पूर्वी यूरोप से हुई। पोलैंड, हंगरी, रोमानिया, इन सब ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। और फिर उसी साल बर्लिन की दीवार गिरा दी गई। हाँ, वो इतिहास की एक बहुत बड़ी घटना थी। वो दीवार जो सिर्फ 2 देशों को नहीं बल्कि 2 विचारधाराओं को बांटती थी। मैं कल्पना कर सकती हूँ कि उसका मनोवैज्ञानिक असर कितना गहरा पड़ा होगा। बहुत गहरा। इसके बाद आज सोवियत संघ के अंदर तक पहुंच गई। 1990 तक एस्टोनिया, लिथुआनिया और लातविया जैसे बाल्टिक देशों ने भी खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया। और फिर 1991 में कट्टरपंथियों ने आखिरी दाव खेला, वो तख्ता पलट की कोशिश। हाँ, अगस्त 1991 में। उन्हें लगा कि अगर गोर्बाचेव को नहीं हटाया गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने गोर्बाचेव को नजरबंद कर दिया और मॉस्को में टैंक उतार दिए। जी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लोगों ने जबरदस्त विरोध किया। उस समय रूस के एक और नेता बोरिस येल्सिन हीरो बनकर उभरे। अच्छा, उन्होंने क्या किया? वो एक टैंक पे चढ़ गए और लोगों से इस तख्ता पलट का विरोध करने की अपील की। हजारों लोग सड़कों पर उतर आए और सेना ने गोली चलाने से इनकार कर दिया। हाँ, 3 दिन में ही ये कोशिश नाकाम हो गई। लेकिन इस घटना ने कम्युनिस्ट पार्टी की बची खुची इज्जत भी मिट्टी में मिला दी। और फिर अंत कैसे हुआ? इस घटना ने ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। अब रूस, यूक्रेन और बेलारूस जैसे बड़े गणराज्यों को भी समझ आ गया कि इस संघ को एक साथ रखना नामुमकिन है। तो उन्होंने क्या किया? दिसंबर 1991 में इन तीनों देशों के नेताओं ने मिलकर एक समझौता किया और एक नया संगठन बनाया, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। और साथ ही ये भी कह दिया कि सोवियत संघ अब नहीं रहा। हाँ, उन्होंने बस घोषित कर दिया कि सोवियत संघ का अब कोई अस्तित्व नहीं है। और गोर्बाचेव? उनके पास कुछ करने को बचा ही नहीं था। वो एक ऐसे देश के राष्ट्रपति थे जो अब था ही नहीं। आखिरकार 25 दिसंबर 1991 को उन्होंने इस्तीफे का ऐलान किया और क्रेमलिन से सोवियत संघ का लाल झंडा हमेशा के लिए उतार लिया गया। तो वापस उसी सवाल पर आते हैं, क्या ये कहना सही होगा कि सोवियत संघ के टूटने का एकमात्र कारण मिखाइल गोर्बाचेव थे? नहीं, ये कहना इतिहास को बहुत ज्यादा सरल बनाना होगा। जैसा हमने देखा, समस्याएं दशकों से जमा हो रही थी। वो एक टाइम बॉम्ब की तरह था। और गोर्बाचेव ने अनजाने में उसका टाइमर और तेज कर दिया। हाँ, वो एक उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट थे, एकमात्र कारण नहीं। इसमें एक और पहलू है कि जो अमीर गणराज्य थे जैसे रूस और यूक्रेन, वो अलग क्यों होना चाहते थे? ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। रूस और यूक्रेन जैसे विकसित गणराज्यों को लगता था कि वो मध्य एशिया के कम विकसित गणराज्यों का बोझ उठा रहे हैं। मतलब उनके संसाधन गरीब राज्यों पे खर्च हो रहे थे। बिल्कुल, उन्हें लगा कि अगर वो इस बोझ से आजाद हो जाएं तो वो ज्यादा तेजी से तरक्की कर सकते हैं। तो गोर्बाचेव की विरासत को हम कैसे देखें, हीरो या विलेन? इसका कोई एक जवाब नहीं है। पश्चिमी दुनिया और उन करोड़ों लोगों के लिए जिन्हें आजादी मिली, गोर्बाचेव एक हीरो है। लेकिन रूस के कई लोगों के लिए जो एक सुपर पावर पर गर्व करते थे, वो एक विलन है। उनकी विरासत हमेशा जटिल ही रहेगी। तो आज हमने देखा कंप्लीट वर्ल्ड हिस्ट्री। उम्मीद है ये वीडियो को पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए द स्टडी जोन को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत जल्द मिलते हैं एक और मास्टर वीडियो के साथ। नमस्कार।